तो चलिए हमारे सेगमेंट 1 यानी इस गहरे विश्लेषण के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। अगर सोचा जाए तो पुराने जमाने में ना स्मार्टफोन थे, ना क्लाउड स्टोरेज। हाँ, और ना ही कोई डिजिटल हार्ड ड्राइव जैसी चीज थी। बिल्कुल। फिर भी आज हम इतनी आसानी से इस बात पर बहस कर लेते हैं कि हजारों साल पहले किस राजा ने क्या खाया। उसकी सेना कैसे चलती थी, उसके दरबार में क्या साजिश रची जा रही थी। वही तो। ये सब आखिर हमें पता कैसे चलता है? बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मध्यकालीन भारत के इतिहास की इतनी सटीक तस्वीर आखिर कैसे बन गई? ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। दरअसल इतिहास का निर्माण हवा में तो होता नहीं है। ये उन छोटी छोटी ईंटों से बनता है जो हमारे पूर्वज अनजाने में या जानबूझकर हमारे लिए छोड़ गए। और इन्हीं निशानियों को हम स्रोत या सोर्सेस कहते हैं ना। एकदम सही। ये स्रोत इतिहास की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर हमारे पास ये स्रोत ना हो तो इतिहास और किसी परिकथा या कल्पना में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और यही वजह है कि जो स्टूडेंट्स किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी या यूपीएससी, उनके लिए इन स्रोतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर तैयारी करने वाले लोग तारीखें और राजाओं के नाम रटने लगते हैं, पर जब तक ये ना समझ आए कि वो जानकारी आई कहाँ से, तब तक इतिहास बोझ ही लगता है। सही कहा। स्रोतों के इस ज्ञान से पूरा मध्यकालीन इतिहास एक सुलझी हुई कहानी बन जाता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ये समझना जरूरी है कि इन स्रोतों को किस तरह बांटा गया है। और इसी के साथ हम अपने सेगमेंट 2 पर आते हैं, जहां से हम इन स्रोतों के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन को समझेंगे। इतिहासकारों ने अपने इस जासूसी के काम को आसान बनाने के लिए इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा है। एक तरह से ये दो अलग-अलग गवाहों की तरह हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल। पहला हिस्सा है लिखित या साहित्यिक स्रोत, जिसे हम लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। जिसमें उस वक्त की किताबें, फरमान, कविताएं और दरबार के रोजनामचे शामिल होते हैं। वही। दूसरा हिस्सा है भौतिक या पुरातत्वीय स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें वो चीजें आती हैं जिन्हें छुआ जा सकता है, जैसे शिलालेख, सिक्के और पुरानी इमारतें। और जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षाओं में सीधे तौर पर पूछा जाता है कि कौन सा स्रोत किस कैटेगरी में आता है। सही याद दिलाया। और दोनों ही स्रोतों की अपनी अलग ताकत और कमजोरियां हैं। दोनों मिलकर ही इतिहास का पूरा चित्र बनाते हैं। मतलब दोनों को मिलाकर देखने का फायदा ये होता है कि सच्चाई छुप नहीं पाती। सोचिए, किसी राजा के दरबारी कवि ने अपनी किताब में लिख दिया कि उसके राजा के पास सोने का पहाड़ था, और वहां की जनता दुनिया में सबसे अमीर थी। ये तो आपका साहित्यिक स्रोत हो गया। पर जब वहां खुदाई हुई तो पता चला कि वहां तो तांबे के भी ठीक से सिक्के नहीं चल रहे थे और लोग मिट्टी के झोपड़ों में रह रहे थे। यहाँ पुरातात्विक स्रोत ने लिखित स्रोत की असलियत बता दी। इसलिए जहाँ लिखित स्रोत हमें लोगों के विचार बताते हैं, वहीं पुरातात्विक स्रोत मूल सच्चाई की तस्दीक करते हैं। ये बहुत सटीक उदाहरण था। तो चलिए अपने सेगमेंट 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो पूरी तरह से साहित्यिक स्रोतों यानी लिटरेरी सोर्सेस पर केंद्रित है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौर में लिखा कितना कुछ गया था। बिल्कुल। मध्यकालीन भारत और विशेषकर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को समझने के लिए साहित्यिक स्रोत एक विशाल भंडार है। और एक बहुत जरूरी तथ्य जो ध्यान रखने लायक है, वो ये कि इस दौर के ज्यादातर सरकारी और प्रशासनिक दस्तावेज फारसी यानी पर्शियन भाषा में लिखे गए थे। सही कहा। फारसी उस वक्त दरबार की मुख्य भाषा थी। और इस फारसी साहित्य में कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्होंने अकेले दम पर उस दौर की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख दी है। एक बहुत बड़ा नाम आता है जियाउद्दीन बरानी का। उनकी किताब तारीख़ फिरोज शाही बहुत मशहूर है। और इसकी खासियत यह है कि वो सिर्फ राजाओं की तारीफ नहीं करती, वो उस वक्त के दरबार की राजनीति, वहाँ की साजिशों और आम जनता की हालत का भी जिक्र करती है। यानी बरानी एक तरह से उस दौर के सबसे बड़े इंसाइडर थे। एकदम। उसी तरह अगर शुरुआती दिल्ली सुल्तानों की जानकारी निकालनी हो तो मिन्हाजुस सिराज की लिखी तबकाते नासिरी एक बेहतरीन स्रोत बन जाती है। ये किताबें किसी आंखों देखे हाल से कम नहीं है। और जब हम आगे बढ़कर मुगल काल में पहुंचते हैं तो स्रोतों की ये दुनिया और भी बड़ी हो जाती है। वहाँ अबुल फजल का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने अकबरनामा लिखा और उसका एक बेहद जरूरी हिस्सा है। हाँ, ये तो उस काल का एक मुकम्मल सेंसस और रूल बुक है। इस किताब में प्रशासन, राजस्व यानी रेवेन्यू प्रणाली और मनसबदारी के बारे में इतनी गहराई से लिखा है। इसकी डिटेल तो वाकई हैरान कर देने वाली है। यहाँ तक लिखा है कि मुर्गे की कीमत क्या थी, सेना की टुकड़ियां कैसे काम करती थीं। ये उस दौर का प्रशासनिक स्प्रेडशीट लगता है।
स्प्रेडशीट, ये बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। पर दूसरी तरफ कुछ ऐसी किताबें भी हैं जहां शासक ने खुद अपने हाथों से अपना इतिहास लिखा। जिसे हम फर्स्ट हैंड अकाउंट कहते हैं। बाबरनामा इसका एक लाजवाब उदाहरण है। बाबर ने अपना अनुभव खुद लिखा। और स्वयं लिखा गया इतिहास इतिहासकारों के लिए एक अमोल खजाना होता है, क्योंकि इसमें किसी दरबारी की चौपलूसी नहीं होती। बाबर ने बाबरनामा में भारत के मौसम, फूल पौधों और यहाँ की धूल मिट्टी तक की आलोचना और तारीफ दोनों की है। इससे हमें एक शासक के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिलता है। हालांकि जब शासक खुद लिखता है तो गलतियां छुपाने की कोशिश भी रहती है, पर उसकी सोच साफ दिखती है। बिल्कुल। अब इन देशी स्रोतों की समृद्धि के बाद हम अपने सेगमेंट 4 की तरफ बढ़ते हैं, यात्रियों के विवरण यानी ट्रैवलर्स अकाउंट्स। ये भाग किसी रोचक कहानी से कम नहीं है। सही कहा। एक और नजर थी जो भारत को देख रही थी, और वो थी इन विदेशी यात्रियों की नजर। दूर दूर से यात्री यहाँ आ रहे थे। और चूंकि वो यहाँ के रीति रिवाजों से अनजान थे, तो उन्हें हर छोटी चीज नई और अजीब लगती थी, जिसे वो बड़े विस्तार से दर्ज करते थे। इन यात्रियों के आगमन का सिलसिला क्रमबद्ध रूप से चलता रहा। सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण नाम अल-बिरमुनी का है, जो महमूद गजनवी के दौर में भारत आए थे। उनकी पुस्तक किताबुल हिंद बहुत प्रसिद्ध है। और इस किताब की खासियत ये है कि ये सिर्फ राजनीति पर नहीं, बल्कि भारतीय धर्म, विज्ञान और समाज पर गहराई से बात करती है। अल-बिरूनी ने यहाँ के ज्ञान को समझने के लिए पहले संस्कृत भाषा सीखी थी। सोचिए, एक भाषा सीखना ताकि आप वहाँ के समाज को समझ सकें। इससे उनकी किताब की विश्वसनीयता कितनी बढ़ जाती है। उसके बाद एक और यात्री का नाम आता है जिनकी कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह है। आप इब्न बतूता की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए इब्न बतूता। सोचिए, एक व्यक्ति मोरक्को से निकलता है, हजारों मील का सफर करके दिल्ली पहुंचता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान उनकी विद्वता से इतना प्रभावित होता है कि उन्हें सीधा दिल्ली का काजी यानी मुख्य न्यायाधीश बना देता है। उनकी लिखी हुई पुस्तक रेहला उस वक्त के पोस्टल सिस्टम यानी डाक सिस्टम का इतना सटीक वर्णन करती है कि आज भी पढ़कर हैरानी होती है कि संदेश इतनी तेजी से कैसे पहुंचते थे। इब्न बतूता की नजरों से हम बाजारों की चहल पहल साफ देख पाते हैं। आगे चलकर मुगल काल में तो यात्रियों का एक पूरा झुंड भारत आया, जैसे औरंगजेब के दौर में फ्रांसवा बर्नियर आए। जिन्होंने मुगल दरबार और यहाँ की जमीन के मालिकाना हक पर खासकर चर्चा की। साथ ही निकोलो मनुची और जॉन बाप्टिस्ट टावर्नियर जैसे यात्रियों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था का चित्र खींचा। पर यहाँ एक पेच है। एक क्रिटिकल थिंकिंग का नजरिया अपनाना जरूरी है। ये यात्री कभी-कभी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर भी लिखते थे। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। उन्हें वापस जाकर अपने देश में कहानियां सुनानी होती थीं, इसलिए वो एग्जैजरेट करते थे। जैसे तावनिया एक हीरे के व्यापारी थे, तो उन्हें यहाँ का खजाना बहुत बड़ा दिखा होगा, पर शायद आम जनता की गरीबी ना दिखी हो। इसलिए सच्चाई जानने के लिए इतिहासकारों को इनके विवरण की तुलना दूसरे स्रोतों से करनी पड़ती है, और यहीं पर पुरातात्विक स्रोत हमारी सबसे बड़ी मदद करते हैं। और इसके साथ हम सेगमेंट 5 पर आते हैं, जो शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस के बारे में है। पुरातात्विक स्रोतों की शुरुआत यहीं से होती है। किताबों में मिलावट हो सकती है, स्याही मिट सकती है, लेकिन पत्थरों, स्तंभों और तांबे की प्लेटों पर उकेरी गई लिपियां आसानी से बदली नहीं जा सकती। यानी ये आधिकारिक रिकॉर्ड होते थे, इसलिए शिलालेख सबसे भरोसेमंद स्रोत हैं। इनमें कोई छापलूसी या बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई कहानी नहीं मिलती। बिल्कुल। और इनमें सबसे खास थे भूमि अनुदान यानी लैंड ग्रांट्स, विशेषकर तांबे की प्लेटों पर लिखे गए अनुदान, जिन्हें ताम्रपत्र कहा जाता था। ये एक तरह से उस जमाने के प्रॉपर्टी के कागजात थे। जब गांव को ब्राह्मणों या मंदिरों को दान में दिया जाता था, तो उसका पूरा विवरण इन प्लेटों पर लिखा जाता था। इनसे सिर्फ जमीन के मालिक का ही नहीं, बल्कि राजा की उपाधियों और कर व्यवस्था यानी टैक्स एग्जेम्पशंस का पता चलता है। ये प्रशासनिक जानकारी का एक ठोस स्रोत है। अब जमीन और कर व्यवस्था की बात आई है, तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? सीधे अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े प्रतीक की तरफ चलते हैं। हम आते हैं सेगमेंट 6 पर, सिक्के यानी कॉइन्स। सिक्कों का अध्ययन अपने आप में कहानियों का खजाना है। सिक्के राजा के नाम, उपाधि, धर्म और उस वक्त की आर्थिक स्थिति का सबसे साफ आईना होते हैं। अगर बाजार में चांदी के सिक्के चल रहे हैं तो राज्य अमीर है। अगर सस्ते धातु के हैं तो समझो खजाना खाली हो चुका था। दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति को सिक्कों ने ही तो आकार दिया था। हाँ, इस दौर में चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलता था। और इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक का
एक बेहद जरूरी और दिलचस्प तथ्य, उनकी टोकन करेंसी। तुगलक के टोकन करेंसी की कहानी तो बिल्कुल आज की आर्थिक मंदियों जैसी लगती है। उसने चांदी की कमी देखकर आदेश दिया कि अब तांबे और पीतल के सिक्कों की कीमत चांदी के बराबर होगी। लेकिन सबसे बड़ी भूल ये थी कि टकसाल यानी सरकारी मिंट पर कोई कंट्रोल नहीं रखा गया। नतीजा क्या हुआ? हर घर एक मिंट बन गया। लोगों ने घर के बर्तन पिघलाकर सिक्के बनाने शुरू कर दिए। असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन हो गया और अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी। एक सिक्के ने पूरा राजकाज हिला दिया। यही सिक्कों की ताकत होती है। आगे चलकर मुगल काल में इन सिक्कों में सुधार आया, सोने की मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलने लगा। और यहाँ पे परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था जिस रुपये पर चलती है, उसकी शुरुआत दरअसल शेरशाह सूरी ने की थी। बिल्कुल, और उनका चांदी का रुपया इतना विश्वसनीय था कि मुगलों और यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी वही स्टैंडर्ड अपनाया। साथ ही सिक्कों पर फारसी भाषा और इस्लामी उपाधियों का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है। सिक्कों के बाद अब हम आते हैं अपने सेगमेंट 7 पर, जो है वस्तुकला और स्मारक यानी आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स। इसे इतिहास का शांत गवाह कहा जाता है। ये इमारतें बोलती तो नहीं है, पर अपना पूरा इतिहास बयान कर देती हैं। इन इमारतों से कला, तकनीक, धर्म और संस्कृति के मिलन को समझा जा सकता है। मध्यकालीन भारत इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ इंडो इस्लामिक वास्तुकला का जन्म हुआ, जिसमें भारतीय और फारसी शैलियों का अनोखा मिलन दिखता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है बड़े गुंबद यानी डोम्स, मेहराब यानी आर्चेज और मीनारें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो कुतुब मीनारी है। इसे देखकर समझ आता है कि ये किसी एक राजा की देन नहीं है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें मरम्मत करवाई। दिल्ली सल्तनत में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अलाई दरवाजा भी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और मुगल काल में आते आते तो वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, जैसे हुमायूं का मकबरा, जिसे हाजी बेगम ने अकबर के समय बनवाया था। ये दिखाता है कि उस दौर में शाही महिलाओं का निर्माण में कितना बड़ा योगदान था। उसके बाद शाहजहां के दौर में ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद बने। ये सब दरअसल मुगल सत्ता और आर्थिक ताकत का प्रतीक थे। इन सब बातों को समझने के बाद अब वक्त है एक त्वरित संशोधन का। चलिए सेगमेंट 8 में एक क्विक एसएससी रिवीजन करते हैं ताकि सुनने वालों के दिमाग में तथ्य पक्के हो जाएं। एग्जाम के लिए कड़ियां जोड़ना बहुत जरूरी है। लिखित स्रोतों में याद रखिए बरानी की तारीख फिरोज शाही, अबुल फजल की आईने अकबरी और स्वयं बाबर की बाबरनामा। साथ ही विदेशी यात्रियों में अलबिरूनी की किताबुल हिंद और इब्न बतूता की रिहला। और पुरातात्विक स्रोतों में भूमि अनुदान वाले शिलालेख, तंका और रुपया जैसे सिक्के, जहां रुपया शेर शाह सूरी ने शुरू किया, और ऐबक से जुड़ी कुतुब मीनार जैसी इमारतें। इन तथ्यों का आपस में कनेक्शन याद रखने से परीक्षा में आसानी से मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव यानी सेगमेंट 9 आउटरो पर पहुंच चुके हैं। अगर हम इन सब को बड़े नजरिए से देखें तो स्रोत सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इनके बिना इतिहास बन ही नहीं सकता। इन्हीं स्रोतों के सहारे हम उस दौर की राजनीति, समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। और इस फाउंडेशन को मजबूत करके ही पूरा मध्यकालीन इतिहास समझा जा सकता है। ये स्रोत वो ईंटें हैं जिनसे हमारे अस्तित्व की इमारत खड़ी हुई है। एकदम सही। जरा चर्चा को खत्म कर, आज से ठीक 1000 साल बाद जब इतिहासकार हमारी जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे तो उनके पास कौन से स्रोत होंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स और डिलीट किए हुए मीम्स को विदेशी यात्रियों के विवरण की तरह पढ़ा जाएगा, या हमारे डिजिटल बैंक रिकॉर्ड्स को पुराने सिक्कों की तरह परीक्षा जाएगा? कहाँ डिजिटल डेटा सच होगा और कहाँ मैनिपुलेट किया गया होगा, ये फ्यूचर के इतिहासकारों के लिए एक नई पहेली होगी। बहुत अहम है। तो हमारा इतिहास उद्देश्य प्राचीन भारत के अंत और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, जिसे अर्ली मिडीवल इंडिया भी कहते हैं, हाँ एग्जैक्टली, उसकी नींव को समझना है, विशेषकर राजा हर्ष और उनके पुष्यभूति राजवंश के संदर्भ में। मतलब ये इतिहास का वो दौर है जहां एक युग खत्म हो रहा था और एक नया युग आकार ले रहा था। सही कहा। और आज की ये चर्चा बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम लेक्चर की तरह होगी। एकदम सही। हम सारी जानकारी एक क्रमबद्ध तरीके से स्लाइड बाय स्लाइड सीक्वेंस में कवर करेंगे ताकि सारे ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से स्पष्ट हो सकें। तो बिना किसी फालतू बातचीत के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं।
शुरू करते हैं सेगमेंट 1 से, जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम इस आम खंड को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज है। कहानी 6वीं शताब्दी के आसपास शुरू होती है। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था। बिल्कुल, एक समय था जब गुप्त साम्राज्य ने उत्तर भारत को मजबूती से बांध रखा था, लेकिन उनके पतन के बाद एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया। एक तरह से सत्ता का पूरी तरह से राजनीतिक बिखराव या पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो गया था। कोई मजबूत केंद्रीय शक्ति नहीं बची थी। और जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके नीचे के छोटे पौधों को धूप मिलने लगती है। इस बिखराव के बीच कई छोटे क्षेत्रीय राज्यों ने जन्म लिया। और इतिहास के इसी कालखंड को प्रारंभिक मध्यकालीन भारत कहा जाता है। एकदम सही। और इसी उथल-पुथल के बीच पुष्यभूति राजवंश की एंट्री होती है, जिसे वर्धन राजवंश भी कहा जाता है। ये स्थापित करना बहुत जरूरी है कि इस वंश और राजा हर्ष को समझे बिना इस पूरे कालखंड को नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल। तो अब आते हैं हमारी दूसरी स्लाइड पर, सेगमेंट 2, पुष्यभूति राजवंश। यहाँ एक कंफ्यूजन अक्सर होता है, पुष्यभूति और वर्धन। हाँ, लेकिन ये दोनों नाम एक ही शाही परिवार के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इस वंश की नींव रखने वाले संस्थापक का नाम ही पुष्यभूति था। लेकिन इस वंश का पहला सबसे शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। उसकी राजधानी थानेसर थी, जो वर्तमान हरियाणा में है। और एग्जाम के लिहाज से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। राजधानी थानेसर याद रखनी है। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद बड़े बेटे राज्यवर्धन ने गद्दी संभाली, लेकिन दुश्मनों ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। ये वंश के लिए बहुत बड़ा संकट था। और फिर सबसे अहम ऐतिहासिक तथ्य आता है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 CE में हर्ष ने राजगद्दी संभाली। 606 CE, ये साल दिमाग में छप जाना चाहिए। बिल्कुल। मात्र 16 साल की उम्र में हर्ष को साम्राज्य का भार उठाना पड़ा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्लाइड की तरफ। सेगमेंट 3, हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 CE तक। ये 41 साल का लंबा और बहुत ही प्रभावशाली शासनकाल था। और गद्दी पर बैठते ही जो सबसे बड़ी घटना हुई वो थी राजधानी का बदलाव। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज शिफ्ट कर ली। कन्नौज उस समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र बन चुका था। इसके बाद हर्ष के सैन्य अभियानों की शुरुआत हुई। उसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ तक कि उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक उसका प्रभाव फैल गया। ऐसा लगा कि फिर से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया है। लेकिन फिर एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है, दक्कन का सपना। हाँ, हर्ष ने दक्कन यानी दक्षिण की तरफ भी अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की। पर वहां चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया। नर्मदा नदी के तट पर एक भयंकर युद्ध हुआ और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस हार ने साबित कर दिया कि हर्ष की ताकत सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित थी। दक्षिण का रास्ता उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। तो अब फोकस करते हैं सेगमेंट 4 पर, प्रशासन व्यवस्था। हर्ष का प्रशासन बहुत ही सुव्यवस्थित था। ये एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्की या केंद्रीकृत राजशाही थी, जहां राजा सबसे ऊपर था, लेकिन उसकी मदद के लिए मंत्री होते थे। और एग्जाम के नजरिए से प्रशासन की शब्दावली सबसे महत्वपूर्ण है। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। और इन प्रांतों को आगे जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था। भुक्ति और विषय, ये दोनों शब्द बहुत अहम हैं। अब बात करते हैं राजस्व की। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से भूमि राजस्व या लैंड रेवेन्यू पर टिकी थी। किसानों से उनकी उपज का छठा हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। 1/6 यह अनुपात याद रखना है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव हो रहा था। ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को जमीन दान में दी जाने लगी थी। सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि वहां से टैक्स वसूलने का अधिकार भी। और इस सब की रक्षा के लिए सेना बहुत विशाल थी, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। तो प्रशासन के बाद अब आते हैं सेगमेंट 5 पर, एक बहुत ही खास विदेशी मेहमान की कहानी, चीनी यात्री ह्वेनसांग। यहाँ एक सख्त चेतावनी है। ह्वेनसांग को गुप्त काल के चीनी यात्री फाहियान के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। फाहियान पहले आया था और ह्वेनसांग हर्ष के काल में भारत आया। ह्वेनसांग ने हर्ष के साम्राज्य में कई साल बिताए। उसने बहुत बारीकी से सब कुछ देखा। उसने हर्ष के प्रशासन, धर्म, शिक्षा और सामाजिक जीवन का बहुत गहराई से वर्णन किया है।
उसने हर्ष को एक बहुत ही मेहनती और न्यायप्रिय राजा बताया है। साथ ही ह्वेनसांग ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की, जो उस समय शिक्षा का एक बहुत बड़ा वैश्विक केंद्र बन चुका था, अपने चरम पर था। ह्वेनसांग के विचारों का हर्ष पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे हम आते हैं हमारी छठी स्लाइड पर। सेगमेंट 6, धार्मिक नीति या रिलीजियस पॉलिसी। हर्ष के धर्म में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। शुरुआत में वो भगवान शिव का पक्का भक्त था, यानी एक शैव अनुयायी, लेकिन बाद में उसने महायान बौद्ध धर्म को अपना लिया और वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा समर्थक बन गया। लेकिन यहाँ एक बात गहराई से समझने वाली है। बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद हर्ष बाकी सभी धर्मों का बहुत सम्मान करता था। वो पूरी तरह से धार्मिक रूप से सहिष्णु था, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। इसके प्रमाण हमें उसके द्वारा आयोजित की गई विशाल धार्मिक सभाओं से मिलते हैं। उसने कन्नौज और प्रयाग में बहुत बड़े आयोजन किए थे। प्रयाग की सभा में तो वो हर 5 साल में अपनी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि अपने कपड़े तक धार्मिक संस्थानों और गरीबों को दान कर देता था। ये उसकी धार्मिक निष्ठा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब बढ़ते हैं सेगमेंट 7 की तरफ, संस्कृति और साहित्य। हर्ष के बारे में एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है, वो सिर्फ एक शक्तिशाली राजा नहीं था, वो खुद एक महान विद्वान और लेखक भी था। उसने खुद संस्कृत में 3 बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये तीनों नाम साहित्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जब राजा खुद इतना बड़ा विद्वान हो तो दरबार में भी विद्वानों की कमी नहीं थे। बिल्कुल, हर्ष के दरबारी विद्वानों में सबसे प्रमुख नाम बाणभट्ट का है, जिसने हर्ष की ऐतिहासिक जीवनी लिखी, जिसे हर्षचरित कहा जाता है। परीक्षाओं के लिए ये तथ्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाणभट्ट की हर्षचरित। और इसी काल में शिक्षा का भी बहुत विकास हुआ। जैसा हमने पहले बताया, नालंदा विश्वविद्यालय एक ग्लोबल एजुकेशन हब बन गया था, जो उस समय की सांस्कृतिक और शैक्षिक समृद्धि को साफ साफ दर्शाता है। तो अब हमारी आखिरी स्लाइड का समय आ गया है, सेगमेंट 8, त्वरित रिवीजन या क्विक एसएससी रिवीजन। अब तक कवर किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का तेजी से रिवीजन करते हैं, ताकि सारी जानकारी दिमाग में छप जाए। सबसे पहला पॉइंट, 606 सी। इस साल हर्ष का राज्याभिषेक हुआ था। दूसरा, कन्नौज। हर्ष ने थानेसर से अपनी नई राजधानी कन्नौज शिफ्ट की थी। तीसरा पॉइंट, ह्वेनसांग। ये वो चीनी यात्री है जो विशेष रूप से हर्ष के काल में भारत आया था। चौथा, बाणभट्ट। ये हर्ष का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित लिखी। पांचवां, पुष्यभूति और वर्धन। ये दोनों एक ही राजवंश के नाम हैं। और आखिरी अहम पॉइंट, पुलकेशन द्वितीय, चालुक्य वंश का राजा जिसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। एकदम परफेक्ट रिवीजन। तो इस पूरी गहन चर्चा के बाद अब हम इसके ऐतिहासिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अगर पूरे लेक्चर को समेटें तो हर्ष उत्तर भारत का अंतिम सबसे महान शासक था। 647 सीई में उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के साथ ही प्राचीन भारत से प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का ये ट्रांजिशन फेज पूरा हो गया। हर्ष के मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक बिखराव फिर से लौट आया। कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था जिसने आगे चलकर क्षेत्रीय राजपूत राज्यों के उदय को जन्म दिया। और प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की शुरुआत हुई, जहां कन्नौज के लिए कई राजवंश आपस में लड़ते रहे। तो ये था हर्ष और उसके कालखंड का पूरा जहन में आता है। विश्लेषण। इतिहास हमेशा अगर और मगर के सवालों से भरा होता है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि अगर दक्कन के युद्ध में पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को नहीं हराया होता तो क्या होता? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हर्ष दक्षिण भारत को भी जीत लेता और पूरा उत्तर दक्षिण एक ही मजबूत साम्राज्य के अधीन आ जाता, तो क्या भारत के मध्यकालीन इतिहास की कहानी पूरी तरह से अलग नहीं होती? एक अखंड भारत। क्या बाद की सदियों में बाहरी आक्रमणकारियों के लिए ऐसे एक विशाल और अखंड भारत को भेदना मुमकिन हो पाता? ये इतिहास का वो पहलू है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। आज का हमारा टॉपिक है अर्ली मिडीवियल इंडिया, यानी प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के क्षेत्रीय राज्य। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा और एक बड़ा खूनी संघर्ष शामिल है। और जो लोग स्टेट पीसीएस या एसएससी जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो आज की ये चर्चा एकदम अचूक हथियार साबित होने वाली है। एग्जैक्टली, क्योंकि इस टाइम पीरियड से एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें सॉल्व करने का एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है जो हम आज डिकोड करेंगे। देखिए, इतिहास को सिर्फ तारीखों और राजाओं की लिस्ट के रूप में देखना ना थोड़ा बोरिंग अप्रोच है।
असल में ये कॉजेज और इफेक्ट्स की एक पूरी सीरीज है, एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह। थ्रिलर, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया आपने। हाँ, और नॉलेज की असली कीमत तभी है जब हम सिर्फ ये ना रटें कि क्या हुआ, बल्कि ये समझें कि क्यों हुआ। जब हम इन हिस्टोरिकल पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो एग्जाम के क्वेश्चंस कोई रहस्य नहीं रह जाते। वो एक लॉजिकल कहानी का हिस्सा लगने लगते हैं। तो चलिए इस हिस्टोरिकल गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 647 सीई में। 647 सीई, जब हर्षवर्धन की डेथ हुई थी। हाँ, हर्षवर्धन जो उत्तर भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे। अब जरा उस वक्त के पॉलिटिकल सिनेरियो को इमेजिन करते हैं। एक इतने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूलर के जाने के बाद उत्तर भारत में अचानक से एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम आ गया। यानी सत्ता का शून्य। सही कहा। कोई ऐसा बड़ा एम्पायर बचा ही नहीं था जो पूरे नॉर्थ इंडिया को एक साथ बांध कर रख सके। हर तरफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन होने लगा, राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा। और पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का एक बहुत ही बेसिक रूल है, सत्ता कभी भी लंबे समय तक वैक्यूम में नहीं रहती। बिल्कुल, कोई ना कोई तो आएगा उस जगह को लेने। एग्जैक्टली। जिधर भी ये वैक्यूम बनता है, कोई नई ताकत उसे भरने के लिए तेजी से आगे आती है। हर्ष के बाद ठीक यही हुआ। कोई एक विशाल एम्पायर तो तुरंत खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन इस खालीपन का फायदा उठाकर 3 अलग-अलग डायरेक्शन से 3 बड़ी रीजनल पावर्स का उदय हुआ। अगर हम इंडिया के मैप को ध्यान में रखें तो ईस्ट में खासकर बंगाल और बिहार के एरियाज में पाल राजवंश ने अपनी जड़ें मजबूत की। पालाज इन द ईस्ट, हाँ। और वहीं वेस्ट इंडिया और राजपुताना के हिस्सों में प्रतिहार राजवंश ने एक मजबूत दीवार खड़ी की। और अगर साउथ की तरफ डेक्कन प्लेटो को देखें तो वहां राष्ट्रकूट राजवंश एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आया। ये एक बहुत ही अमेजिंग पॉलिटिकल इक्वेशन थी। ये तीनों ही महाशक्तियां अपने अपने ज्योग्राफिकल एरियाज में बिल्कुल सेफ थीं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन तीनों की एम्बिशन का सेंटर सिर्फ एक ही था। एक ही शहर था जिसने इन तीनों की रातों की नींद उड़ा रखी थी, और वो शहर था कन्नौज। कन्नौज। हाँ, इन तीनों राजवंशों ने सिर्फ इस एक शहर पर अपना कंट्रोल करने के लिए आपस में जो सदियों लंबी लड़ाई लड़ी, उसी को हिस्ट्री में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को डीपली समझे बिना ना अर्ली मेडिवल इंडिया को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज्योग्राफी, कल्चरल अचीवमेंट्स और वॉर स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है। एसएससी और पीसीएस में डायरेक्टली पूछा जाता है कि फाउंडर कौन था, कैपिटल कहाँ थी, उनका आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। सही बात है। इसलिए आज हमारा मेन टारगेट यही है कि हम इन तीनों पावर्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को एक एक करके समझें और फिर उस महायुद्ध को एनालाइज करें जिसने आने वाले कई 100 सालों के लिए भारत का फ्यूचर तय कर दिया था। तो इस हिस्टोरिकल जर्नी की शुरुआत हम लोग ईस्ट से करते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं पाल राजवंश पर। ठीक। aha मोमेंट है स्टूडेंट्स के लिए। आमतौर पे होता क्या है, सत्ता या तो हेरिडिटरी होती है जहां राजा का बेटा राजा बनता है, या फिर कोई पावरफुल वॉरियर आकर तख्ता पलट कर देता है। तलवार के जोर पर। हाँ, तलवार के जोर पर। लेकिन 8th सेंचुरी के बंगाल में सिचुएशन बहुत अलग थी। हर्षा की डेथ के बाद वहां इतनी ज्यादा एनार्की फैल गई थी जिसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट में मत्स्य न्याय कहा गया है। मत्स्य न्याय यानी लॉ ऑफ फिशेस, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। एग्जैक्टली। पावरफुल लोग कमजोरों को कुचल रहे थे, तो इस डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वहां के लोकल चीफ्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बहुत ही यूनिक स्टेप लिया। उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ के शांति बनाने के लिए गोपाला को अपना राजा चुन लिया। उन्हें इलेक्ट किया गया। 8th सेंचुरी इंडिया में एक रूलर का इलेक्शन होना, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी का एक बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है। और यही रीजन है कि एग्जाम्स में ये फैक्ट सीधा पूछा जाता है। क्वेश्चन एग्जामिनर को यही चेक करना होता है कि स्टूडेंट्स को पता है या नहीं कि कौन सा रूलर इलेक्ट हुआ था, ना कि उसने फोर्स से पावर ली थी। गोपाला के बाद फिर पावर आई धर्मपाला के हाथों में, जिन्होंने ना सिर्फ इस एम्पायर की बाउंड्रीज को एक्सपैंड किया, बल्कि कन्नौज के उस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में पाल डायनेस्टी को एक मेजर कंटेंडर बना दिया। और धर्मपाला की फाउंडेशन पर उनके सक्सेसर देवापाला ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। अगर पाल एम्पायर के सबसे ग्लोरियस फेज और मैक्सिमम एक्सपेंशन की बात करें
तो वो देवापाला का ही टाइम था। उनकी आर्मी हिमालय से लेकर विंध्या तक इजीली मूव करती थी। लेकिन एक बहुत जरूरी पॉइंट यहाँ ये है कि पाल डायनेस्टी को हिस्ट्री में सिर्फ उनके मिलिट्री पावर के लिए याद नहीं किया जाता। उनका सबसे परमानेंट इम्पैक्ट उनके कल्चर और रिलीजन पर रहा है। हाँ, पाल रूलर्स बुद्धिज्म के, और उसमें भी स्पेसिफिकली महायान बुद्धिज्म के बहुत बड़ी सपोर्टर्स थे। उन्होंने एजुकेशन को जो प्रमोट किया वो किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट से कम नहीं था। अगर हम उन क्वेश्चंस को देखें जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं, तो नालंदा और विक्रमशिला जैसे फेमस महाविहारास, इन ग्लोबल एजुकेशन सेंटर्स को पाल किंग्स का ही सपोर्ट मिला था। इसके लिए उन्होंने अपनी कैपिटल्स भी केयरफुली चूज की। शुरू में उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी और बाद में डिप्लोमेटिक रीजन से उन्होंने इसको मुंगेर शिफ्ट कर लिया। तो अगर इन सब फैक्ट्स को एक सिंपल फॉर्मूला या ट्रिक में सेट करें तो याद रखना आसान हो जाता है। हाँ, ट्रिक क्या बनेगी इसकी? पाल डायनेस्टी का नाम आते ही दिमाग में एक चेन बननी चाहिए। पाल, एरो, बंगाल, फिर वहां से एरो, महायाना बुद्धिज्म, फिर एरो, नालंदा और विक्रमशिला, और फाइनली एक इलेक्टेड फाउंडर गोपाला। पाल, बंगाल, बुद्धिज्म, नालंदा। परफेक्ट। ये चंकिंग टेक्निक रिवीजन के वक्त बहुत फास्ट काम आती है। अब जब ईस्ट की पिक्चर क्लियर हो गई है तो मैप पर वेस्ट की तरफ चलते हैं। वेस्ट इंडिया? हाँ, जब ईस्ट में पाल किंग्स एजुकेशन सेंटर्स बना रहे थे, ठीक उसी वक्त वेस्ट इंडिया में एक बिल्कुल अलग तरह की मिलिट्री शील्ड तैयार हो रही थी। यहाँ उदय हो रहा था प्रतिहार राजवंश का। प्रतिहार, जिन्हें गुर्जरा प्रतिहारास भी कहा जाता है। इनका एरिया काफी बड़ा था। वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में इस डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने वाले रूलर थे नागा भाटा फर्स्ट। लेकिन पूरे प्रतिहार हिस्ट्री में जो नाम सबसे ज्यादा फेमस है और पावर के साथ लिया जाता है वो है मिहिरा भोजा। मिहिरा भोजा सच में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उनकी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ने उन्हें अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर बना दिया था। और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल लिया था, आदि वराह का। वराह यानी वाइल्ड बोर का अवतार लिया था। मिहिरा भोजा का ये टाइटल लेना एक क्लियर मैसेज था कि वो खुद को धर्म और सोसाइटी का प्रोटेक्टर मानते थे। यानी वो क्लियरली शो कर रहे थे कि वो एक हिंदू रूलर हैं और सोसाइटी को केओस से बचा रहे हैं। और अपनी इस पावर को प्योर नॉर्थ इंडिया पर एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने भी अपनी कैपिटल उसी स्ट्रेटेजिक सिटी को बनाया, कन्नौज। हाँ, कन्नौज। उनके लिए ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर नहीं बल्कि उनकी सुप्रीमेसी का सिंबल बन गया था। लेकिन एक बात यहाँ क्लियरली समझनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रतिहारास की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस सिर्फ कन्नौज पर राज करने तक लिमिटेड नहीं है। अगर मैक्रो लेवल पर देखें तो उन्होंने इंडिया की ज्योग्राफी को एक बहुत बड़े एक्सटर्नल थ्रेट से बचाया था। आप अरब इन्वेजन्स की बात कर रही हैं। बॉर्डर्स पर एक मजबूत दीवार बनकर अरब अटैक्स का डटकर सामना किया और उन्हें भारत के इंटीरियर पार्ट्स में घुसने से रोक दिया। ये सच में एक बहुत क्रूशियल हिस्टोरिकल पॉइंट है। उस वक्त उमैयाद कैलिफेट की आर्मी दुनिया की सबसे फास्ट और एग्रेसिव आर्मीज में मानी जाती थी। अगर प्रतिहारास ने वहां एक शील्ड की तरह उन्हें रोका ना होता तो भारत का मिडिवल हिस्ट्री शायद कई 100 साल पहले ही पूरी तरह चेंज हो गया होता। उन्होंने बाकी इंडिया को डेवलप होने का टाइम दिया। क्या अमेजिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स थे उस टाइम के। तो इसको भी एक मेमोरी ट्रिक में रैप करते हैं। प्रतिहारा सुनते ही याद आना चाहिए वेस्टर्न इंडिया की शील्ड, मिहिरा भोजा जिनका टाइटल आदिवाराह था, हिंदू धर्म के फॉलोअर और अरब इन्वेडर्स को रोकने वाली दीवार। परफेक्ट। अब ईस्ट और वेस्ट को पीछे छोड़ते हुए हम मूव करते हैं भारत के सदर्न और सेंट्रल पार्ट में, यानी डेक्कन के पठारी इलाके में। यहाँ एक अलग ही लेवल का आर्किटेक्चरल और पॉलिटिकल चमत्कार हो रहा था। ये एरिया राष्ट्रकूट राजवंश का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। इस एम्पायर की नींव दंती दुर्गा नाम के रूलर ने रखी थी और इनकी कैपिटल थी मान्यखेता। राष्ट्रकूटास की एक खासियत ये थी कि उन्होंने नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक पॉलिटिकल ब्रिज का काम किया। दंती दुर्गा के बाद ध्रुवा, गोविंदा थर्ड और अमोघ वर्षा जैसे रूलर्स ने इस एम्पायर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अमोघा वर्षा, उनका नाम तो लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत आता है। हाँ, अमोघ वर्षा सिर्फ वॉर्स पर फोकस नहीं करते थे, वो आर्ट और लिटरेचर के बहुत बड़े पेट्रन थे। उन्होंने कन्नाटा लैंग्वेज में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और जब राष्ट्रकूटास के आर्किटेक्चर की बात होती है ना, तो वहाँ ह्यूमन हिस्ट्री की एक ऐसी अचीवमेंट सामने आती है जिस पर आज के इंजीनियर्स को भी यकीन नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ एलोरा के कैलाशा टेम्पल की। ओ, कैलाशा टेम्पल, वो तो बस एक इमारत नहीं बल्कि ह्यूमन डिटर्मिनेशन की पीक है।
एसएससी और पीसीएस में कैलाशा टेम्पल का सवाल बार बार आने का एक खास रीजन है। वो उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, राइट? हाँ, इसका कंस्ट्रक्शन मेथड इसको दुनिया की किसी भी और बिल्डिंग से अलग बनाता है। नॉर्मली कोई भी बिल्डिंग बनानी हो तो हम बेस से जमीन से शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, पत्थर या ईंट एक के ऊपर एक रखते हैं। स्टैंडर्ड तरीका तो यही है। पर राष्ट्रकूटास के स्कल्प्टर्स ने एक पूरी की पूरी सॉलिड बसाल्ट रॉक को चुना और उस पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटना शुरू किया। ऊपर से नीचे, बिना किसी मॉडर्न मशीन के, सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से। एग्जैक्टली उन्होंने लाखों टन पत्थर को काटकर एक विशाल और कॉम्प्लेक्स टेम्पल उसी पहाड़ के अंदर से निकाल दिया। इस टेक्निक को मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कहते हैं, यानी एक ही चट्टान से बना हुआ। उस दौर में ऐसी प्रिसिजन अचीव करना अनबिलीवेबल था। सच में ये सोचना ही कितना माइंड ब्लोइंग है कि ऊपर से नीचे कट करते वक्त अगर एक भी स्ट्रोक गलत लग जाता तो उस पत्थर को वापस जोड़ा नहीं जा सकता था। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये शो करता है कि राष्ट्रकूटास के पास रिसोर्सेज और विजन दोनों कितने एडवांस्ड थे। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस ग्रैंड लेवल के आर्किटेक्चर के साथ साथ उन्होंने अपने स्टेट में एक बहुत ही बढ़िया रिलीजियस बैलेंस बनाए रखा। रिलीजियस टॉलरेंस। हाँ, रिलीजियस टॉलरेंस राष्ट्रकूटा रूल की एक बहुत पॉजिटिव आइडेंटिटी थी। अक्सर क्या होता है कि किंग्स अपने डिक्लेयर किए हुए रिलीजन को ही प्रमोट करते हैं, पर राष्ट्रकूटा रूलर्स ने जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म तीनों को प्रैक्टिकली सपोर्ट किया। उन्होंने सभी सेक्स के स्कॉलर्स को जगह दी। तो राष्ट्रकूटास के लिए भी एक ट्रिक बना लेते हैं। राष्ट्रकूट मतलब डेक्कन एरिया, इनकी कैपिटल मन्यखेता, और एग्जाम का एब्सोल्यूट फेवरेट एलोरा का कैलाश टेम्पल जो मोनोलिथिक है। एकदम पॉइंट पर। तो अब तक हमने इस चेस गेम के तीनों बड़े प्लेयर्स पल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटास की इंडिविजुअली ताकत को समझ लिया है। पर अब टाइम है उस मुद्दे पर आने का जो इस डीप डाइव का सेंट्रल पॉइंट है। वो रीजन जिसने इन तीनों पावर्स को सदियों तक एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया, यानी ट्राइपोर्टाइट स्ट्रगल फॉर कनौज। ये एक ऐसा एनालिटिकल कॉन्सेप्ट है जिस पर थोड़ा डेप्थ में जाना जरूरी है। एक तरफ पालाज हैं जो फारिस में बंगाल में है, दूसरी तरफ राष्ट्रकूटास सुदूर डेक्कन में है, और प्रतिहारास वेस्टर्न बॉर्डर्स पर है। इंडिया इतना बड़ा था, जमीन की कोई कमी नहीं थी। फिर उन्होंने अपना सारा ध्यान आर्मी और वेल्थ सिर्फ एक सिंगल सिटी कनौज के पीछे क्यों बर्बाद कर दिया? कनौज में ऐसी क्या मैग्नेटिक पावर थी? देखिए, इसके पीछे ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल प्रेस्टीज, इन तीनों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन था। पहली बात, हर्षवर्धन के टाइम से ही कनौज नॉर्थ इंडिया की सुप्रीम पावर का सिंबल बन चुका था। ये एक अनरिटन रूल बन गया था। बिल्कुल, कि जो कनौज जीतेगा वही पूरे उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। यानी प्योरली पॉलिटिकल ईगो और लेजिटिमेसी की बात थी। सिर्फ ईगो नहीं, इसकी दूसरी और सबसे स्ट्रॉन्ग वजह थी इसकी ज्योग्राफी। कन्नौज गंगा और यमुना नदियों के दोआब रीजन में बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड था। दोआब यानी दो नदियों के बीच की जमीन, जो सबकॉन्टिनेंट की सबसे फर्टाइल जमीन होती है। तो जो जमीन सबसे फर्टाइल होगी वहाँ एग्रीकल्चर बेस्ट होगा, और जहाँ एग्रीकल्चर बेस्ट होगा वहाँ रेवेन्यू यानी टैक्स सबसे ज्यादा आएगा। बिल्कुल सही। और तीसरा फैक्टर था ट्रेड रूट्स। उस जमाने के सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस रूट्स कन्नौज से होकर गुजरते थे। तो जो कन्नौज को कंट्रोल करता वो बेसिकली इस पूरे रीजन के इकोनॉमी का बॉस बन जाता। मतलब कन्नौज सिर्फ एक शहर नहीं था, वो अपने टाइम का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पावर हाउस था। उत्तरी भारत की तिजोरी की चाबी था वो। और इसी चाबी को पाने की जिद में ये थ्री वे वॉर शुरू हुआ। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जो 2-4 महीने में खत्म हो गई हो। ये 8th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और लगभग 10th सेंचुरी तक चलता रहा। 200 साल लगातार 2 सदियों तक भारत की 3 सबसे पावरफुल आर्मीज सिर्फ एक एरिया के आसपास आपस में ही लड़ती रहीं। और इस 200 साल के स्ट्रगल का रिजल्ट जानते हैं क्या हुआ? ये एक म्यूजिकल चेयर्स की तरह था। कभी पालाज आकर कन्नौज पर कब्जा कर लेते, कभी प्रतिहाराज उन्हें हराकर अपना फ्लैग लगा देते, और कभी राष्ट्रकूटा साउथ से आकर दोनों को पीट कर अपना दबदबा बना लेते। पर परमानेंट कंट्रोल किसी के पास नहीं रहा, राइट? नहीं, कोई भी उसे लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाया। एक जीतता था तो दूसरा अटैक कर देता था। तो इस एंडलेस वॉर का फाइनल आउटकम क्या रहा? वही जो हमेशा वॉर का होता है। इस लंबी लड़ाई ने टेक्निकली किसी को भी रियल विनर नहीं बनाया।
इन युद्धों ने तीनों एम्पायर्स की मिलिट्री और इकोनॉमिक बैकबोन को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अपने ही लोगों और वेल्थ को इस एक जिद में ड्रेन कर देने के कारण ये तीनों इतने वीक हो गए कि अल्टीमेटली उनका डाउनफॉल हो गया। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा लेसन है। अब इस हिस्ट्री के फाइनल इम्पैक्ट पर आने से पहले एग्जाम स्ट्रैटेजी के एंगल से एक कंपैरेटिव रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम हॉल में प्रेशर में ना इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, देखिए, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं तो बेस्ट अप्रोच हमेशा राइट आंसर ढूंढना नहीं होती, बल्कि उन ऑप्शंस को पहचानकर एलिमिनेट करना होती है जो किसी भी एंगल से सही नहीं हो सकते। इस टेक्निक को एलिमिनेशन कहते हैं। और इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के क्वेश्चंस में ये ट्रिक बिल्कुल फेल प्रूफ है। एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन आता है कि कन्नौज के ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कौन-कौन शामिल था और 4 ऑप्शंस में आपको कहीं भी चोला, चेरा, पंड्या या चालुक्य जैसे नाम दिखाई दे तो उसे तुरंत गलत मार्क कर दीजिए। सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये एक बिल्कुल क्लियर 3 प्लेयर मैच था। ईस्ट के पाल, वेस्ट के प्रतिहार और डेक्कन के राष्ट्रकूटास। कोई चौथा एम्पायर इसमें नहीं था। ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन एग्जाम में आपका काफी टाइम बचाएगा। चलिए, अब जो भी हमने डिस्कस किया है उसको एक क्विक मेंटल मैप में सेट करते हैं। मैं रैपिड फायर स्टाइल में टर्म्स बोलूंगा और आप क्विक लिंक्स बताएंगी। जी स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल, लेट्स डू इट। ओके, पाल डायनेस्टी। बंगाल रीजन, इलेक्टेड रूलर गोपाला और महायाना बुद्धिज्म के एजुकेशन सेंटर्स। प्रतिहार डायनेस्टी। वेस्टर्न इंडिया, कन्नौज पर फोकस, अरब इन्वेडर्स को रोकने वाली शील्ड और मिहिर भोजा यानी आदिवाराहा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। डेक्कन प्लेटो, कैपिटल मन्यखेता और एलोरा का मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। कन्नौज की फर्टाइल जमीन के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटास के बीच 200 साल की लड़ाई, जिसने तीनों को बर्बाद कर दिया। ब्रिलियंट। अगर बस ये चेकलिस्ट क्लियर है तो एग्जाम के मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। पर हिस्ट्री सिर्फ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को क्रॉस करने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करें और इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट समझें तो पता चलता है कि इन इवेंट्स ने ना आगे के कई 100 साल का रास्ता सेट कर दिया था। यानी सो व्हाट का आंसर इस सब का इंडिया के फाइनल फ्यूचर पर क्या असर पड़ा? असर वही हुआ जहां से हमने शुरुआत की थी, पावर वैक्यूम। इस स्ट्रगल का सबसे बड़ा रिजल्ट ये निकला कि हर्षवर्धन के बाद नॉर्थ इंडिया को एक साथ रखने वाली कोई बड़ी सेंट्रल अथॉरिटी डेवलप ही नहीं हो सकी। जो ताकतें इंडिया को यूनाइट कर सकती थीं वो आपस में ही लड़ कट कर खत्म हो गईं। और पॉलिटिकल डिवीजन हमेशा फॉरेन पावर्स के लिए एक रेड कार्पेट होता है। जो वेस्टर्न बॉर्डर्स पहले प्रतिहारास के टाइम टोटली सेफ थे, उनके डाउन होने के बाद और बाकी छोटे स्टेट्स के आपस में लड़ने के कारण भारत का डिफेंस कंप्लीटली टूट गया। वेस्टर्न साइड से आने वाले नए टर्किश और अफगान इन्वेडर्स को रोकने के लिए ना कोई ग्रैंड लेवल का अलायंस या दीवार बची ही नहीं थी। तो बेसिकली अर्ली मिडीवल इंडिया की इस फ्रैगमेंटेशन ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। बिल्कुल, ये चीजें कनेक्टेड है। अगर हम कन्नौज की इस ईगो ड्रिवन फाइट को इग्नोर कर दें तो हमें कभी समझ नहीं आएगा कि फॉरेन पावर्स अचानक से इंडिया में इतनी इजीली एंटर कैसे कर गई। उन्होंने एंटर नहीं किया, बेसिकली दरवाजे पहले से टूटे हुए थे। हिस्ट्री की हर बड़ी इवेंट के पीछे ऐसे ही पॉलिटिकल डिसीजंस छुपे होते हैं। तो डीप डाइव की ये फैक्चुअल और एनालिटिकल साइकिल तो हमने कंप्लीट कर लिया है, पर इसको वाइंड अप करने से पहले एक थॉट है जो मेरे माइंड में आ रहा है। हाँ, बताइए। जरा सोचिए कि अगर कन्नौज का भूगोल, वहां का वेल्थ और ज्योग्राफी इन तीनों राजवंशों की आंखों पर पट्टी ना बंद थी। हाँ। अगर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा रूलर्स ने वक्त रहते ये रियलाइज कर लिया होता कि उनका रियल थ्रेट एक दूसरे से नहीं है बल्कि वेस्टर्न बॉर्डर के पार बन रही उन नई फॉरेन पावर्स से। वो एक वैलिड पॉइंट है। क्या होता अगर वो यूनाइट हो जाते? हाँ। अगर 200 साल तक रिसोर्सेज जलाने के बजाय बंगाल का फंड, डेक्कन की ब्रिलियंट इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर और प्रतिहारास की अनमैच्ड मिलिट्री शील्ड, अगर ये तीनों आपस में जुड़ गए होते, एक ग्रैंड अलायंस बना लिया होता, फिर तो रिजल्ट कुछ और ही होता हिस्ट्री का। एग्जैक्टली। क्या तब भी कोई इन्वेडर इंडिया की बाउंड्री को इजीली क्रॉस कर पाता? क्या एक यूनाइटेड, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग सबकॉन्टिनेंट पूरे मीडिएवल वर्ल्ड का मैप ही चेंज नहीं कर देता? हालांकि हिस्ट्री में अगर या मगर की वैसे कोई जगह नहीं होती, जो हुआ वही रियलिटी है। लेकिन इस अगर से हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव और डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर होते हैं। सही बात है।
ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उस टाइम पर पॉलिटिकल एम्बिशन, लॉजिक और ज्योग्राफी पर भारी पड़ गई थी? तो आज की इस 8वीं सदी के आसपास नॉर्थ इंडिया के नक्शे पर नजर डाली जाए ना, तो एक अजीब सा खालीपन नजर आता है। हाँ, एक लंबा पावर वैक्यूम। सही कहा। हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य पूरी तरह बिखर चुका था। उसके बाद कन्नौज पर कब्जा करने के लिए जो ट्रीपार्टेड स्ट्रगल हुआ, गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला वंश के बीच। बिल्कुल, इन तीनों बड़ी ताकतों की आपसी लड़ाई ने इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां सब एक दूसरे से लड़कर थक चुके थे। और कोई एक ऐसी सेना नहीं बची थी जो पूरे नॉर्थ इंडिया को एक सूत्र में बांध सके। एग्जैक्टली। और इस डीप डाइव में हम इसी विषय की गहराई में जाएंगे। अक्सर इतिहास में देखा गया है कि लोग सोचते हैं 1206 में दिल्ली सल्तनत का आना एक अचानक घटा हुआ चमत्कार था, जैसे एक रात पहले राजपूत राज्य थे और अगली सुबह अचानक से एक नया साम्राज्य खड़ा हो गया। पर ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, इस पूरे विश्लेषण का मकसद यही है कि हम 8वीं सदी के अरब आक्रमण से लेकर 1206 सीई तक के सफर को समझें, एक क्लियर क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन के साथ। क्योंकि ये कहानी एक दिन की नहीं, बल्कि कई सदियों के लगातार आक्रमणों और राजनीतिक बदलावों की एक लंबी चेन रिएक्शन थी। और ये चेन रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर के पहले हिस्से में या बैकग्राउंड में इस राजनीतिक खंडन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये पावर वैक्यूम लंबा क्यों नहीं टिक पाया? देखिए, इतिहास का एक नियम है कि शक्ति का खालीपन कभी लंबा नहीं टिकता। जब एक मजबूत केंद्रीय शक्ति गायब होती है तो छोटे राज्य आपस में भिड़ने लगते हैं। यानी राजपूत राज्यों का उदय तो हुआ, पर उनकी ऊर्जा आपस में ही लग गई। सही कहा। उनका धन और सैन्य शक्ति आपस के बॉर्डर डिस्प्यूट्स और शान की लड़ाइयों में जाया हो रहा था। इस दौर में इन राज्यों का पूरा सिस्टम फ्यूडल था। फ्यूडल यानी सामंतवादी व्यवस्था? हाँ, एक बड़ा राजा होता था और उसके नीचे कई छोटे सामंत होते थे। जब युद्ध होता था तो ये सामंत अपनी अपनी सेनाएं लेकर आते थे। इस सिस्टम में एक संयुक्त राष्ट्रीय सेना जैसी कोई चीज थी ही नहीं। और यही सबसे बड़ी कमजोरी थी, है ना? बिल्कुल। इसने आने वाले विदेशी आक्रमणों के लिए एक खुला निमंत्रण दे दिया। एक बिखरा हुआ राज्य हमेशा बाहरी ताकतों को आकर्षित करता है। ये फ्यूडल सिस्टम वाली बात सच में बहुत कुछ एक्सप्लेन करती है। अगर बॉर्डर पर कोई हमला हो रहा है तो वो सिर्फ उस बॉर्डर वाले छोटे राजा की परेशानी मानी जाती थी, ना कि पूरे भारतवर्ष की। हाँ, बाकी राज्य शायद खुशी होते थे कि उनका पड़ोसी और राइवल कमजोर हो रहा है। इस आपसी फूट का सबसे पहला बड़ा नतीजा हमें 712 सीई में देखने को मिलता है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। सही, राजा दाहिर को हराया उसने। ये भारत पर पहला बड़ा इस्लामिक आक्रमण था। पर मैं हमेशा यह सोचता हूं कि अगर 712 में उन्होंने सिंध जीत लिया था तो वो वहां से आगे नॉर्थ इंडिया के दिल तक क्यों नहीं पहुंचे? एग्जैक्टली। अक्सर लोग इसी 712 के आक्रमण को सीधा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मान लेते हैं, पर दोनों के बीच तो सदियों का फासला है। ये इतिहास की सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण दरअसल उमैयद कैलिफेट के विस्तार का एक छोटा सा हिस्सा था। उनका मेन फोकस उस वक्त कुछ और था। हाँ, उन्होंने सिंध और मुल्तान पर कब्जा जरूर किया, लेकिन उनका ये आक्रमण एक भौगोलिक और राजनीतिक दीवार से टकराकर रुक गया। भौगोलिक दीवार यानी थार का रेगिस्तान? बिल्कुल। थार के रेगिस्तान को पार करके एक बड़ी सेना आगे ले जाना उस वक्त बेहद मुश्किल था। और दूसरी जो राजनीतिक दीवार थी वो थे गुर्जरा प्रतिहारा शासक, जिन्होंने आगे बढ़ने के उनके प्रयासों को पूरी तरह विफल कर दिया था। सही कहा। इसलिए अरब शासन सिंध तक ही सिमट कर रह गया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनका आगे का कोई परमानेंट राजनीतिक प्रभाव नॉर्थ इंडिया पर पड़ा ही नहीं। तो इस आक्रमण और दिल्ली सुल्तनत को एक समझना गलत होगा। पूरी तरह गलत। दिल्ली सुल्तनत इस घटना के लगभग 500 साल बाद आई, इसलिए इन दोनों को एक लगातार कड़ी मानना ऐतिहासिक रूप से ठीक नहीं है। तो एक तरह से अरब आक्रमण एक झलक थी, पर असली तूफान आना अभी बाकी था। कहानी में एक लंबा शांति का दौर आता है और फिर हम पहुंचते हैं सीधा 11वीं सदी में। 11वीं सदी, जहां से डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है अफगानिस्तान के गजनी की तरफ, और यहां एंट्री होती है महमूद ऑफ गजनी की। इस इंसान ने 1000 सीई से लेकर 1027 सीई के बीच भारत पर लगभग 17 बार हमला किया। 17 बार एक ही जगह पे हमला करना कोई आम बात नहीं है। लगातार 27 साल तक वो आता रहा, हमला करता रहा और वापस चला जाता रहा।
अब सवाल ये उठता है कि अगर उसके पास इतनी बड़ी मिलिट्री पावर थी कि वो 17 बार यहाँ की सेनाओं को हरा सका, तो उसने यहाँ रुककर अपना साम्राज्य क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसका फोकस इंडिया था ही नहीं। अच्छा, हाँ, महमूद ऑफ गजनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा सेंट्रल एशिया और पर्शियन में थी। वो अपना एम्पायर वहां बड़ा करना चाहता था और वहां सेना मेंटेन करने के लिए उसे फंड चाहिए था। बेहिसाब दौलत की जरूरत थी उसको। उस दौर में भारत का आर्थिक ढांचा समझना पड़ेगा। उस वक्त के मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं थे। वो एक तरह के सेंट्रल बैंक्स थे। एग्जैक्टली बड़ी बड़ी रियासतों के राजा अपना खजाना, लड़ाई में लूटी हुई दौलत और व्यापार का मुनाफा इन मंदिरों में सुरक्षित रखते थे, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे प्रमुख उदाहरण है। इन मंदिरों के पास इतना सोना और चांदी था जिसका अंदाजा लगाना आज भी मुश्किल है। महमूद को ये बात समझ आ चुकी थी, इसलिए उसने सीधे इन अमीर मंदिरों को अपना निशाना बनाया। यानी उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, आओ लूटपाट करो और निकल जाओ। सही पकड़ा आपने। वो एक लुटेरा था, एक रेडर था, शासक नहीं। उसने भारत से लूटी हुई दौलत से गजनी में शानदार लाइब्रेरीज, पैलेसेस और बगीचे बनवाए। वहां की जनता के लिए तो वो एक महान राजा रहा होगा। वो अपने यहाँ एक महान और पढ़ा लिखा शासक माना जाता था, लेकिन भारत के इतिहास में उसका नाम सिर्फ एक आक्रमणकारी के रूप में दर्ज है। ये एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है, एक जगह का हीरो और दूसरी जगह का विलन। पर उसके इन 17 हमलों ने नॉर्थ इंडिया की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। न सिर्फ इकोनॉमी बल्कि एक साइकोलॉजिकल डैमेज भी किया। मैं वही सोच रहा था, लगातार होने वाले इन हमलों ने आने वाली बाहरी ताकतों को एक मैसेज दे दिया कि नॉर्थ इंडिया बेहद अमीर तो है, पर यहाँ की मिलिट्रीज में वो कोऑर्डिनेशन नहीं है जो एक बड़े हमले को रोक सके। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उजागर होने जैसा था। गजनी अपना खजाना भर पर चला गया, पर उसने जो रास्ता दिखाया उस पे करीब 150 साल बाद एक नया शख्स चल पड़ा। 12वीं सदी के आखिरी दौर में मोहम्मद घोरी की एंट्री होती है। और इस बार मकसद बदल जाता है। मोटिव सिर्फ लूटपाट नहीं था। सही दिशा पकड़ी आपने। गजनी और घोरी के बीच का यही मोटिव का अंतर इस पूरे घटनाचक्र का टर्निंग पॉइंट है। गजनी को दौलत चाहिए थी, पर घोरी को क्या चाहिए था? मोहम्मद घोरी का एम्पायर, जो घोरिद एम्पायर था, वो सेंट्रल एशिया में ख्वारिज़मियान एम्पायर से कड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। उन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सिर्फ धन नहीं बल्कि एक सुरक्षित टेरिटरी की जरूरत थी, एक नए राज्य की जरूरत। इसीलिए घोरी जब भारत की तरफ बढ़ा तो उसके दिमाग में एक टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट का प्लान था। वो यहाँ रुकने और एक राजनैतिक ढांचा स्थापित करने के इरादे से आया था। और इसी इरादे ने ग्राउंड सेट किया उन युद्धों के लिए जिन्हें हम तराइन की लड़ाई कहते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो 1191 सीई में हुई। यहाँ घोरी की सेना का सामना होता है राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से। यहाँ पर दोनों तरफ की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है। राजपूत सेना और तुर्किश सेना के बीच का फर्क? हाँ, राजपूत सेना अपने विशाल हाथियों और भारी तलवारों के साथ लड़ती थी। हाथियों की एक पूरी दीवार होती थी जो दुश्मन की लाइंस को कुचल देती थी। और इस पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने इसी ताकत के साथ घोरी की सेना को बुरी तरह हरा दिया था। घोरी खुद बुरी तरह जख्मी हुआ और उसकी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। पर पृथ्वीराज चौहान ने पीछे हटती हुई सेना का पीछा नहीं किया, उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया। मैं हमेशा सोचता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि ये राजपूत युद्ध परंपरा का एक हिस्सा था। वहां भागते हुए दुश्मन पर वार करना शान के खिलाफ माना जाता था। एक स्ट्रिक्ट शिवेलरी कोड था उनका। पर टर्किक नोमैडिक परंपरा में ऐसी कोई कोड ऑफ ऑनर नहीं थी ना। वहां युद्ध सिर्फ जीतने और जिंदा रहने के लिए लड़ा जाता था। घोरी अपनी इस बेइज्जती को भूला नहीं। वो वापस गया और 1 साल तक उसने लगातार नई सेना बनाई। उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसे समझ आ गया था कि सामने से उन हाथियों की दीवार पर हमला करना बेवकूफ़ी है। इसलिए 1192 सीई में जब सेकेंड बैटल ऑफ तरेन हुई तो घोरी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आया। उसने लाइट कैवलरी यानी घुड़सवार तीरंदाजों का इस्तेमाल किया, जो बहुत तेज थे। हाँ, उनके घुड़सवार तेजी से आते, तीर चलाते और वापस भाग जाते, जिसे मिलिट्री हिस्ट्री में फेन रिट्रीट या झूठा पीछे हटना कहते हैं। घोड़ी की सेना ने जानबूझकर भागने का नाटक किया। और राजपूत सेना, जिन्होंने भारी आर्मर पहना हुआ था, उनका पीछा करने के लिए अपनी लाइंस तोड़कर आगे बढ़ी। उनका फॉर्मेशन टूट गया। और जब वो पूरी तरह से थक गए तब घोरी की फ्रेश रिजर्व कैवलरी ने पलटकर हमला कर दिया।
ये इतनी ब्रिलियंट और फेटल स्ट्रैटेजी थी कि इसने पूरे युद्ध का नतीजा ही पलट दिया। 1192 का ये साल, ये सेकेंड बैटल ऑफ द राइन, भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है। पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। और इस एक हार से नॉर्थ इंडिया के दरवाजे टर्किश शासन के लिए पूरी तरह खुल जाते हैं। इस जीत ने सच में शताब्दियों के राजनीतिक ढांचे को उखाड़ फेंका। गजनी ने जो कमजोरी परखी थी, घौरी ने उस पर एक डिसाइसिव चोट की। लेकिन जीत के बाद घौरी को जल्द ही वापस सेंट्रल एशिया लौटना पड़ा, क्योंकि वहां उसके एम्पायर पर नए खतरे मंडरा रहे थे। पर इस बार पिछले आक्रमणकारियों की तरह उसने अपना जीता हुआ इलाका ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। उसने अपने सबसे विश्वसनीय और काबिल जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रभारी बना दिया। गवर्नर बनाकर छोड़ गया वो। गौरी का यहाँ से जाना और ऐबक का पीछे रुककर प्रशासन संभालना, यही वो कड़ी है जो इस मिलिट्री जीत को आगे चलकर एक स्थायी सल्तनत में बदल देती है। फिर आता है 1206 सीई का साल। जब मोहम्मद गौरी की हत्या होती है, तब ऐबक खुद को आजाद घोषित कर देता है और यहाँ से औपचारिक रूप से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ऐबक मामलूक डायनेस्टी की नींव रखता है, जिसे आम भाषा में हम स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, कोई सोचेगा कि एक गुलाम अचानक से इतने बड़े साम्राज्य का राजा कैसे बन गया? भारत में तो हमेशा से रॉयल्टी और ब्लड लाइन का कॉन्सेप्ट था। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हाँ, ये स्लेव का शासक बनना एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था उस वक्त के समाज के लिए। इस बारे में डिटेल में बताएं। देखिए, मामलुक सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था। सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में ये गुलाम हमारे आम धारणा वाले मजदूर नहीं थे। तो वो क्या थे? ये एलीट मिलिट्री स्लेव्स होते थे। इन्हें बचपन में खरीदा जाता था और फिर इन्हें बेहद कड़ी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग दी जाती थी। एक तरह से उन्हें प्योर वॉरियर बनाया जाता था। हाँ, एक शासक अपने सगाई बेटी से ज्यादा इन मामलुक्स पर भरोसा करता था, क्योंकि बेटों में सत्ता के लिए बगावत करने का डर होता था। पर एक मामलुक की पूरी पहचान और ताकत उसके आका से जुड़ी होती थी। उनका सिस्टम पूरे मेरिटोक्रेसी पर आधारित था, यानी जो मामलूक सबसे ज्यादा काबिल होगा वही आगे बढ़ेगा, जनरल बनेगा। और ऐबक घोरी का सबसे काबिल मामलुक था। इसीलिए जब घोरी मरा तो सत्ता का हैंडओवर किसी रक्त संबंधी को होने के बजाय उसके सबसे ताकतवर जनरल को हुआ। ये सच में रक्त संबंधों से ऊपर क्षमता पर आधारित एक राजनीतिक ढांचा था। इसने नॉर्थ इंडिया के उस पुराने फ्यूडल ब्लड लाइन वाले सिस्टम को पूरी तरह हिला दिया होगा। बिल्कुल। ऐबक ने गद्दी पर बैठते ही लगातार अपना कंट्रोल मजबूत किया और एक नई राजनीतिक शक्ति को अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए सिर्फ सेना काफी नहीं होती, उसे सोसाइटी पर अपनी एक विजुअल स्टैम्प भी लगानी पड़ती है ना। सही कहा। और यहाँ वास्तुकला एक बहुत बड़ा अस्त्र बनकर सामने आती है। ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। ये सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं थे, ये नॉर्थ इंडिया के आसमान पर एक ठप्पा था कि एक नया शासन, एक नई ताकत अब यहाँ स्थापित हो चुकी है। और उस कुतुब मीनार के निर्माण में जो न्यूआंसेस छुपे हैं वो और भी गहरे हैं। इसे बनवाने का ऑर्डर एक टर्किक शासक ने दिया था, पर इसके पत्थरों को तराशने वाले और इस पर काविंग करने वाले स्थानीय भारतीय आर्टिजन थे। हिंदुस्तानी कारीगर थे जिन्होंने इस्लामिक कैलीग्राफी को अपने ट्रेडिशनल भारतीय कार्विंग स्टाइल्स के साथ मिक्स किया। ये पहला फिजिकल प्रतीक था इंडो इस्लामिक कल्चर की शुरुआत का। यानी 1206 में स्थापित हुई दिल्ली सल्तनत सिर्फ एक लड़ाई का परिणाम नहीं थी। उसने कल और आज के बीच एक नया सांस्कृतिक रास्ता बनाया। अगर हम इसको थोड़ा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें कि इस सल्तनत के स्थापित होने से एक्चुअल में डेली लाइफ या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज आया। क्योंकि राजा बदलने से अक्सर आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता था पहले। पर दिल्ली सल्तनत अपने साथ पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस लेकर आई। जैसे कि उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में एकता सिस्टम शुरू किया, जहां जमीन रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जनरल्स को दी जाती थी, जिससे आगे चलकर उन्हें एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करनी होती थी। इसने राजपूतों के उस पुराने डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूडल सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। इसके राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रभाव थे। केंद्रीय प्रशासन मजबूत हुआ और फारसी भाषा राजकाज की भाषा बन गई। और जब सेनाएं जगह जगह पर कैंटोनमेंट्स में यानी छावनियों में रुकीं, तो उन छावनियों के आसपास नए बाजार और शहर बसने लगे। इससे एक नई अर्बन इकोनॉमी डेवलप हुई। स्थानीय भाषा और फारसी के मिलन से एक नया लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन शुरू हुआ, जिसके बीज ने आगे चलकर उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा को जन्म दिया। यानी एक मिलिट्री जीत धीरे धीरे एक विशाल सामाजिक बदलाव में तब्दील हो गई।
ये बदलाव आने वाले 300 सालों तक मध्यकालीन भारत की नियति तय करता रहा। चलिए इस पूरे लेक्चर के इन सारे अंशों को एक बार तेजी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये डोमिनो इफेक्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेट्स याद रहें। सबसे पहले राजपूत राज्यों की आपसी फूट और फ्यूडल सिस्टम, जिसने बाहरी ताकतों के सामने एक कमजोर बॉर्डर प्रेजेंट किया। फिर आता है 712 सीई, जहां मोहम्मद बिन कासिम का अरब आक्रमण होता है। दाहिर की हार होती है, पर यह आक्रमण एक झलक देकर सिंध तक ही रुक जाता है। फिर एक लंबा गैप और 11वीं सदी में 1000 से 1027 सीई के बीच महमूद ऑफ गजनी के लगातार 17 हमले। उसने यहाँ राज नहीं किया, पर उसने भारत की भारी संपत्ति लूट ली। और उस संपत्ति लूटने से ज्यादा बड़ा काम ये किया कि यहाँ की सैन्य कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। उसके बाद 12वीं सदी के आखिर में मोहम्मद गोरी ने उस रास्ते का इस्तेमाल किया। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में घोरी हारता है, पर 1192 की दूसरी लड़ाई में अपनी नई और तेज घुड़सवार टैक्टिक्स से राजपूत सेना को हरा देता है। ये एक टर्निंग पॉइंट था। और अंत में 1206 सी में घोरी की मौत होती है, जिसके बाद उसके एलीट मामलुक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और नॉर्थ इंडिया का इतिहास एक नई दिशा में मुड़ गया। हर तिथि एक कड़ी थी जो अगली कड़ी से मजबूती से जुड़ी हुई थी। ये पूरा क्रम इस बात को साबित करता है कि पावर वैक्यूम आखिरकार किसी न किसी नई फोर्स से भर ही जाता है। ये क्रोनोलॉजी जब सामने रखी जाती है तो कई पुराने मिथक टूट जाते हैं। इतिहास अचानक हुए किसी चमत्कार या हादसे से नहीं बनता। उसके पीछे दशकों की तैयारी, आपसी टकराव, रिसोर्सेज की लूट और लगातार टैक्टिकल इनोवेशंस लगते हैं। दिल्ली सल्तनत का उदय उसी स्लो बर्निंग आग का एक विस्फोट था। एक ऐसी आग जिसे इस उपमहाद्वीप के पुराने राज्यों ने अपनी आपसी फूट की वजह से खुद जलने दिया। और 1206 के बाद तो फिर दिल्ली एक ऐसी ताकतवर राजधानी बन गई जहां से नए नियम तय होने लगे। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर ही ट्रांसफॉर्म हो गया। इस पूरे ऐतिहासिक घटना चक्र का विश्लेषण करने के बाद एक बेहद गहरा सवाल उठता है, जो हमें पुराने समय की स्थितियों को नई नज़र से देखने पर मजबूर करता है। वो सवाल क्या है? सोचिए कि अगर नॉर्थ इंडिया के उन राज्यों ने अपने छोटे छोटे स्वाभिमान और जमीन के टुकड़ों के डिस्प्यूट्स को भुलाकर एक मजबूत संगठित केंद्रीय सेना बनाई होती, अगर उनके पास भी घुड़सवारी और तीरंदाजी का वो चुस्त सिस्टम होता जो उनके दुश्मनों के पास था, तो क्या तब भी 1192 का युद्ध हारने की कोई गुंजाइश थी? वही तो। अगर वो आपसी दीवार कभी न टूटती, तो क्या आज हमारी फसली मिश्रित भाषाएं, हमारी कलाकृतियां और हमारे शहरों की ऐसी शक्ल होती जैसी आज है? ये वाकई सदियों तक चलने वाला एक बटरफ्लाई इफेक्ट था। कैसे राजनीतिक दिशा का एक हल्का सा मोड़ किसी पूरे महाद्वीप के सांस्कृतिक अस्तित्व को सदियों तक प्रभावित कर सकता है। ये सच में चिंतन का विषय है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये हमारी आज की पहचान का आधार है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई सिर्फ तारीखों के पर्वत के पीछे की इस लंबी कहानी को इस तरह से समझना बहुत फायदेमंद रहते हैं। इस सफर अगर कल्पना की जाए एक ऐसे व्यक्ति की जो अपना जीवन एक गुलाम के रूप में शुरू करता है, जिसे बाजार में एक आम वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जाता है, और वही व्यक्ति आगे चलकर एक ऐसे विशाल साम्राज्य की नींव रखता है जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल देता है। ये सुनने में किसी फिल्म या थ्रिलर नॉवेल की कहानी लगती है, पर ये हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी और ठोस सच्चाई है। बिल्कुल। और आज के इस पहले सेगमेंट यानी हमारे इंट्रोडक्शन में हमारा फोकस उसी दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश पर है जिसे गुलाम वंश या ममलूक डायनेस्टी कहा जाता है। इनका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 सीई तक रहा। हाँ, और आज के इस लेक्चर का असली मिशन सिर्फ तारीखें या राजाओं के नाम रटना नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को समझना है जिसने इस सल्तनत को इतने भयंकर विद्रोहों के बीच भी टिकने दिया। उस दौर में जहां जन्म और खून से राजा तय होते थे, वहां एक गुलाम का गद्दी पर बैठना समाज को आसानी से हजम नहीं होने वाला था। सही कहा। शासकों को सत्ता सिर्फ हासिल नहीं करनी थी, बल्कि उसे हर दिन साबित करना था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट यानी बैकग्राउंड की तरफ। यहाँ कहानी शुरू होती है 1206 सीई से। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो चुकी थी और एक बहुत बड़ा सत्ता का खालीपन पैदा हो गया था। और इस खालीपन को भरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वो मूल रूप से गोरी का एक तुर्क गुलाम और सिपह सालार था। 1206 में
उसने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने खुद को तुरंत बड़ी उपाधियों से नहीं नवाजा। उसने मलिक और सिपह-सालार जैसी उपाधियों से ही काम चलाया। मतलब वो जानता था कि बाकी तुर्की सरदार उसे अपने बराबर का ही मानते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट कूटनीति थी। इसके अलावा ऐबक ने वास्तुकला में भी बड़ा योगदान दिया। जैसे उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, मशहूर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया और उसे उसकी अत्यधिक उदारता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता था, यानी लाखों का दान देने वाला। बिल्कुल। और एग्जाम के नजरिए से एक और जरूरी बात यहाँ आती है। ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बल्कि लाहौर को बनाया था। ये उसका कोई शौक नहीं था, बल्कि उसे उत्तर पश्चिम से मध्य एशियाई ताकतों के हमलों का लगातार डर रहता था। वो अपनी सीमाएं सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन यहाँ इतिहास एक बहुत बड़ी विडंबना पेश करता है। ऐबक ने इतनी चालाकी से नींव रखी, पर उसे इस साम्राज्य को मजबूत करने का मौका ही नहीं मिला। 1210 सीई में पोलो, जिसे उस समय चौगान कहा जाता था, वो खेलते समय वो घोड़े से गिरा और उसकी अचानक मौत हो गई। और इसी अचानक मौत ने इस नई नवेली सल्तनत को फिर से एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे बाहर निकलने का रास्ता हमें दिखता है हमारे तीसरे सेगमेंट में, यानी आज के कोर कॉन्सेप्ट में। यहाँ एंट्री होती है इल्तुतमिश की, जिसका शासनकाल 1211 से 1226 मेरा मतलब है 1236 सी तक रहा। इतिहासकार ऐबक को भले ही संस्थापक मानते हो, लेकिन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक या रियल कंसोलिडेटर माना जाता है। असली संस्थापक इसलिए क्योंकि ऐबक ने जो जमीन तैयार की थी उस पर इल्तुतमिश ने एक मजबूत इमारत खड़ी की। और सबसे बड़ी बात, उसने साम्राज्य को चंगेज खां के रूप में खड़े सबसे बड़े मंगोल तूफान से बचाया। ओह, चंगेज खां! तो क्या दिल्ली सल्तनत का चंगेज खां से सीधा सामना हुआ था? सीधा सामना होते होते बचा था, और यही इल्तुतमिश की सबसे शानदार कूटनीतिक जीत थी। हुआ ये कि चंगेज खां ख्वारिज़्म साम्राज्य के शासक का पीछा करते हुए भारतीय सीमाओं तक आ गया था। वहां के राजकुमार जलालुद्दीन ने भागकर इल्तुतमिश से पनाह मांगी। अब यहाँ इल्तुतमिश के सामने बड़ा धर्म संकट आ गया होगा। बिल्कुल। अगर वो पनाह देता तो सीधा चंगेज खान के क्रोध का शिकार होता। उसने बहुत ही विनम्रता से जलालुद्दीन से कहा कि भारत की आबोहवा उसके अनुकूल नहीं है, और पनाह देने से इनकार कर दिया। इस एक फैसले ने भारत को मंगोलों के भयानक विनाश से बचा लिया। ये तो सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने अब्बासीद खलीफा से अपने शासन के लिए आधिकारिक मान्यता भी मांगी थी। जब 1229 में बगदाद के खलीफा ने उसे खिल्लत यानी सम्मान की पोशाक भेजी, तो उसके शासन को एक कानूनी और धार्मिक मोहर मिल गई। सही कहा। और इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे सेगमेंट यानी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पर, जहां हम प्रशासन और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। इल्तुतमिश ने एक नई मुद्रा प्रणाली लागू की। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया और प्रशासन चलाने के लिए एक बेहद जटिल व्यवस्था शुरू की, जिसे इक्ता प्रणाली कहा जाता है। हाँ, इक्ता प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां तक मैं समझता हूं, इसमें अधिकारियों को, जिन्हें मुक्ति कहा जाता था, उन्हें नकद वेतन देने के बजाय जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दे दिया जाता था। एकदम सही। इन अधिकारियों का काम उस जमीन से राजस्व वसूलना और अपनी सेना की टुकड़ियां बनाए रखना था। उस समय जब नकद वेतन बांटने के लिए कोई बड़ा केंद्रीय खजाना नहीं था, तब साम्राज्य को चलाने का ये सबसे व्यावहारिक तरीका था। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए एक और बड़ा कदम उठाया था, तुर्कान चहलगानी का गठन, यानी 40 सबसे ताकतवर तुर्की सरदारों का एक विशेष समूह। ये कुछ ऐसा था जैसे आज कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने सबसे वफादार लोगों का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना ले। बिल्कुल सही तुलना है। जब तक इल्तुतमिश जिंदा था, ये चहलगानी उसके इशारों पर काम करती रही, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ये सरदार इतने ताकतवर हो गए कि उन्हें लगने लगा कि सुल्तान तो वो खुद बनाते और बिगाड़ते हैं। वो किंग मेकर बन गए। और इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अहंकार का सबसे बड़ा टकराव हमें देखने को मिलता है हमारे 5वें सेगमेंट यानी एग्जाम्पल्स में। यहां हम परंपराओं को तोड़ती पहली महिला शासक रजिया सुल्ताना की बात करेंगे, जिनका दौर 1236 से 1240 सी तक रहा। रजिया पूरे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली और एकमात्र महिला शासक थीं। और चहलगानी की असली दिक्कत ये थी कि रजिया उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं निकली। वो एक बहुत ही आज़ाद ख्यालों वाली प्रशासक थीं। मैंने पढ़ा है कि उसने महिलाओं वाले कपड़े त्याग दिए थे और कुलाह
यानी पुरुषों की टोपी, और कबा यानी लंबा कोट पहनकर वो खुले दरबार में बैठने लगी थी। हाँ, और वो हाथी पर सवार होकर जनता के बीच जाती थी। लेकिन रज़िया यही नहीं रुकी। वो जानती थी कि तुर्की सरदारों की ताकत को तोड़ना होगा। इसलिए उसने गैर तुर्की अधिकारियों को ऊंचे पदों पर बैठाना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए जमालुद्दीन याकूत, जो एक अफ्रीकी मूल का था, उससे अमीर आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान बना दिया। ये पद बहुत महत्वपूर्ण था और जाहिर है तुर्की सरदारों को ये बात बहुत चुभी होगी कि एक गैर तुर्क, और वो भी एक महिला के आदेश पर, उनके ऊपर बिठाया जा रहा है। बिल्कुल। सरदारों ने इसका कड़ा विरोध किया, विद्रोह किया और अंततः रज़िया को सत्ता से उखाड़ फेंका। इस घटना से ये साबित हो गया कि सुल्तान की कुर्सी से कहीं ज्यादा ताकतवर अब वो अमीर सरदारों का ढांचा हो चुका था। और इसके बाद के कई साल सल्तनत के लिए बहुत ही अस्थिर रहे। पर हर अराजकता का एक अंत होता है, जो हमें ले जाता है हमारे छठे सेगमेंट यानी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर। यहाँ एंट्री होती है गुलाम वंश के सबसे खूंखार और मजबूत शासक की, गयासुद्दीन बलबन। इसका शासनकाल 1266 से 1287 सीई तक रहा। बलबन की कहानी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि वो खुद इस चहलगानी का हिस्सा रह चुका था। उसे पता था कि जब तक ये सरदार ताकतवर रहेंगे, सुल्तान की जान हमेशा खतरे में रहेगी। इसीलिए गद्दी पर बैठते ही उसने राजत्व का ईश्वरीय सिद्धांत यानी डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप की घोषणा कर दी। यानी उसने ये घोषित कर दिया कि सुल्तान आम इंसान नहीं है, बल्कि धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, जिले इलाही। एकदम सही। और सुल्तान का खौफ पैदा करने के लिए उसने दरबार में सिजदा और पैबोज जैसी बेहद सख्त प्रथाएं लागू की। सिजदा का मतलब था सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठकर जमीन चूमना, और पैबोज का मतलब था सुल्तान के पैर चूमना। सोचिए, जो 40 सरदार कल तक उसके साथ बैठते थे, उन्हें रोज आकर बलबन के पैर चूमने पड़ते थे। ये उनका मनोवैज्ञानिक रूप से मनोबल तोड़ने का एक बहुत ही अचूक तरीका था। बिल्कुल। और इसके साथ ही बलबन ने लौह और रक्त की नीति यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लागू की। इसका सीधा सा मतलब था कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं और विद्रोहियों का बेरहमी से खात्मा। उसने अपने जासूसों का एक पूरा जाल बिछा दिया, जिन्हें बरीद कहा जाता था। मतलब कोई सरदार अपने घर में भी सुल्तान के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता था। और इसी खौफ के दम पर बलबन ने चहलगाने का पूरी तरह सफाया कर दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जिस 40 सरदारों के समूह को इल्तुतमिश ने सत्ता बचाने के लिए बनाया था, बलबन ने अपनी सत्ता बचाने के लिए उसी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ दिया। साथ ही उसने मंगोलों के आक्रमण से सीमाओं को मजबूत किया और दीवाने अर्ज नाम की एक मजबूत सेना तैयार की। चलिए, तो अब हम आज के लेक्चर को समेटते हैं और आते हैं अपने 7वें सेगमेंट यानी समरी पर। अगर हम इस पूरे कालखंड के प्रशासन को देखें तो ये पूरी व्यवस्था एक केंद्रीकृत राजशाही यानी सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी, जहां सुल्तान सर्वोपरि था। हाँ, और इसी दौर में फारसी यानी पर्शियन भाषा को आधिकारिक राजकाज की भाषा बनाया गया। एकता प्रणाली और सेना की मजबूती ने एक ऐसा ठोस आधार तैयार किया जिस पर भविष्य के शासकों जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया। विचार पर आते हैं। आज हमने देखा कि कैसे 1206 से 1290 सीई का ये समय सिर्फ एक वंश का नहीं, बल्कि बड़े प्रशासनिक प्रयोगों का दौर था। ऐबक ने शुरुआत की, इल्तुतमिश ने उसे एक व्यवस्था दी, रज़िया ने स्थापित परंपराओं को चुनौती दी और बलबन ने अपने खौफ से राजशाही को अजेय बना दिया। और यहाँ स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि इतिहास सिर्फ राजाओं की नहीं, बल्कि उन प्रणालियों की कहानी है जो साम्राज्य को चलाती हैं। जाना चाहते सही कहा। और इसी के साथ हमें अपनी सुरक्षा के लिए चहलगनी का निर्माण किया था। लेकिन कुछ ही दशकों बाद बलबन को अपनी सत्ता बचाने के लिए उसी व्यवस्था को खत्म करना पड़ा। तो क्या अक्सर हम अपनी सुरक्षा के लिए जो प्रणालियां या सिस्टम्स बनाते हैं, एक समय के बाद वही हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं? ये सच में इतिहास का एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। इसी आज विचार के हम साथ इतिहास के उस पन्ने को खंगाल रहे हैं जिसने भारत के नक्शे, यहाँ की अर्थव्यवस्था और पूरी शासन व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिल्कुल। और ये कोई ऐसा वैसा दौर नहीं था। हाँ। इस विस्तृत चर्चा के पहले सेगमेंट यानी इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा फोकस दिल्ली सल्तनत के उस दौर पर है जब खिलजी वंश ने सत्ता संभाली थी। इनका जो समयकाल है वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा है। सही कहा।
वैसे तो मतलब इस वंश की नींव जलालुद्दीन खिलजी ने रखी थी, लेकिन इतिहास में जो नाम सबसे गहरा खुदा है वो है अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, आज की हमारी ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो जो इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ तारीखें नहीं रटने वाले हैं। एग्जैक्टली और यही हमारी आज की इस चर्चा का मतलब एक मिशन भी है। देखो, हम अक्सर इतिहास को ना सिर्फ राजाओं, उनकी तलवारों और युद्धों की कहानियों तक सीमित कर देते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य आज ये समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो आर्थिक नीतियां लागू की, जो सैनिक सुधार किए और जिस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसका उस समय के समाज पर इतना गहरा असर क्यों पड़ा। बिल्कुल। ये सारे फैक्ट्स एग्जाम्स के नजरिए से तो सीधे तौर पर जरूरी हैं ही, लेकिन एक शासन प्रणाली कैसे काम करती है ये समझने के लिए भी बेहद दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चलते हैं, जो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक चला। और इसी के साथ हम अपने दूसरे सेगमेंट में आते हैं, अलाउद्दीन का उदय और उसका साम्राज्य विस्तार। हाँ, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फेज है। लेकिन एक मिनट, उसकी सत्ता में आने की जो कहानी है ना, वही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मतलब उसे ये गद्दी किसी विरासत में शांति से नहीं मिली थी। उसने अपने ही सगे चाचा और ससुर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा मानिकपुर में धोखे से हत्या कर दी थी और गद्दी हथियाई थी। बिल्कुल, बहुत ही खौफनाक तरीके से जनता या दरबार के पुराने अमीरों में मतलब कोई विद्रोह नहीं भड़का? उसने शुरुआती गुस्से को शांत कैसे किया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखो, जब कोई शासक खून खराबे से सत्ता में आता है ना, तो बगावत का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अलाउद्दीन वो केवल एक क्रूर योद्धा नहीं था, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को भी बहुत अच्छी तरह समझता था। जलालुद्दीन की हत्या करने से पहले ही अलाउद्दीन ने दक्षिण में देवगिरी पर एक बहुत बड़ा और सफल छापा मारा था। अच्छा। वहां से उसे अपार धन दौलत मिली थी। तो जब वो कड़ा से दिल्ली की ओर गद्दी पर कब्जा करने के लिए बढ़ा, तो उसने रास्ते भर सोने और चांदी के सिक्के भीड़ में लुटवाए। क्या बात कर रही हैं? रास्ते भर? हाँ, इतिहासकार बताते हैं कि उसने बाकायदा गुलेल जैसी मशीनों का इस्तेमाल करके सोने के टुकड़े उछाले। इस अथाह दौलत ने ना जनता और दरबारियों की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि वो जलालुद्दीन की हत्या का दुख ही भूल गए। सोने की चमक ने उस विद्रोह की चिंगारी को वहीं बुझा दिया। बाप रे, मतलब सत्ता पर कब्जा करने के लिए उसने दौलत का सबसे सटीक इस्तेमाल किया। और सत्ता में आने के बाद उसने खुद को सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखा, उसने एक बहुत ही आक्रामक विस्तार की नीति अपनाई। बिल्कुल। अगर हम उसके विजय अभियानों पर नजर डालें, हाँ। तो उसने सबसे पहले गुजरात पर कब्जा किया, फिर रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा को एक एक करके हराया। लेकिन उत्तर भारत के इन राज्यों को जीतना तो समझ में आता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि उसकी नजर विंध्य के पहाड़ों के पार सुदूर दक्षिण तक पहुंच गई थी। सही कहा, और यही वो आहा मोमेंट है जिसे हमें गहराई से समझने की जरूरत है। देवगिरी, वारंगल और होयसल जैसे दक्षिण के राज्यों पर उसका आक्रमण दिल्ली सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ी सामरिक और भौगोलिक छलांग थी। लेकिन यहाँ ना एक बारीक अंतर समझना बहुत जरूरी है। उत्तर भारत में, जैसे कि चित्तौड़ या गुजरात में, उसने जमीन पर सीधा कब्जा किया और उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। राइट। लेकिन दक्षिण भारत के अभियानों का मुख्य उद्देश्य वहां की जमीन पर सीधा शासन करना बिल्कुल नहीं था। तो फिर इतनी दूर सेना भेजने का असली मकसद क्या था? सिर्फ अपना दबदबा कायम करना? दबदबा तो मतलब एक कारण था ही, लेकिन असली मकसद था दौलत। दक्षिण के मंदिरों और खजानों में सदियों से जो अथाह संपत्ति जमा थी, अलाउद्दीन की नजर उस पर थी। उसने दक्षिण के राजाओं को हराया, उनका खजाना लूटा और उन्हें मजबूर किया कि वो हर साल दिल्ली को एक भारी रकम टैक्स के रूप में भेजते रहें। ओहो, मतलब एक रेगुलर इनकम का सोर्स बना लिया। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। वो जानता था कि दिल्ली में बैठकर दक्षिण के राज्यों पर सीधा शासन करना और वहां होने वाले रोज रोज के विद्रोहों को दबाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए उसने उन्हें अपना अधीन राज्य बना लिया, जो उसके खजाने को लगातार भरते रहे। दक्षिण की इस अथाह दौलत ने यकीनन उसे एक नई ताकत दी होगी, लेकिन
उस ताकत को और उस विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए उसे एक ऐसी शक्ति चाहिए थी जो हर दिशा से आने वाले खतरों का सामना कर सके। सही बात है। और यहीं से शुरू होता है उसका वो दाव जिसने पूरी मध्यकालीन व्यवस्था को बदल कर रख दिया। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी चर्चा के तीसरे सेगमेंट पर, उसके सैनिक सुधार। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि अलाउद्दीन को एक इतनी विशाल और हमेशा तैयार रहने वाली सेना, जिसे हम स्टैंडिंग आर्मी या स्थायी सेना कहते हैं, उसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी? देखो, इस जरूरत के पीछे ना दो सबसे बड़े और खौफनाक कारण छिपे थे। पहला और सबसे बड़ा खतरा था मंगोल आक्रमण। मंगोल? हाँ, उस समय मंगोल कोई छोटे मोटे लुटेरे नहीं थे। वो दुनिया की सबसे खूंखार और तेज तर्रार वॉर मशीन थे। और अलाउद्दीन के समय में मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर सिर्फ बॉर्डर वाले हमले नहीं किए, बल्कि वो सीधे दिल्ली को जीतने के इरादे से आए थे। अच्छा, सीधा राजधानी पर? कई महीनों तक छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। बाप रे। हाँ, उस भयानक घेराबंदी ने अलाउद्दीन को ये समझा दिया था कि अगर दिल्ली को बचाना है तो एक विशाल, ट्रेंड और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने वाली सेना का होना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है। सीरी के किले वाली घटना तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और दूसरा खतरा क्या था? दूसरा खतरा साम्राज्य के भीतर ही पनप रहा था, आंतरिक विद्रोह। जो नए जीते गए इलाके थे ना, वहां बगावतें आम बात थीं। अमीर और सूबेदार अक्सर सुल्तान के कमजोर होते ही खुद को आजाद घोषित कर देते थे। इन बगावतों को तुरंत कुचलने के लिए भी एक बहुत बड़ी सेना चाहिए थी। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल समस्या आती है। मतलब इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन की सेना में लाखों सैनिक थे। अब इतनी बड़ी सेना में करप्शन होना भी तो लाजमी है ना? बिल्कुल। सेनापति अक्सर सुल्तान को धोखा देते थे, कमजोर घोड़े ले आते थे, या फिर कागजों पर झूठे सैनिकों की गिनती दिखाकर उनका वेतन खुद हड़प लेते थे। इस भारी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उसने क्या किया? यहीं पर उसके रिफॉर्म्स आते हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अलाउद्दीन ने दो बहुत ही कठोर और बेहतरीन प्रणालियां लागू की। पहली प्रणाली थी दाग। दाग? घोड़ों को दागना? एग्जैक्टली। इसके तहत सेना के हर अच्छे और हाई क्वालिटी नस्ल के घोड़े की त्वचा पर लोहे को गर्म करके सुल्तान का एक खास शाही निशान दाग दिया जाता था। एक तरह का स्टैंप? हाँ, इससे ये पक्का हो गया कि सेना के एनुअल इंस्पेक्शन के समय कोई भी सेनापति किसी खराब क्वालिटी या कमजोर घोड़े को अच्छी नस्ल का बताकर पेश नहीं कर सकता, और ना ही एक ही घोड़े को 2 बार गिना जा सकता है। मतलब घोड़ों की पूरी तरह से ट्रैकिंग हो रही थी, जैसे आज के टाइम में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है। और सैनिकों की हेराफेरी रोकने के लिए क्या किया गया? उसके लिए दूसरी प्रणाली लाई गई, जिसे चेहरा या हुलिया कहा गया। ओके। ये आज के दौर के बायोमेट्रिक या किसी पहचान पत्र की तरह था। हर सैनिक का पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। मतलब उनका पूरा हुलिया? हाँ, उसका कद कितना है, रंग कैसा है, चेहरे पर कोई चोट या जन्म का निशान है या नहीं, ये सब लिखा जाता था। इससे कोई भी सैनिक अपनी जगह किसी और को इंस्पेक्शन के लिए या युद्ध के लिए नहीं भेज सकता था। कोई फर्जी हाजिरी नहीं लग सकती थी। इन दोनों सुधारों ने सेना के अंदर एक गजब का डिसिप्लिन ला दिया। ये तो कमाल की सोच है। 13वीं सदी में बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना सटीक डेटाबेस तैयार करना अपने आप में हैरान करता है। बिल्कुल। और एक और बड़ा बदलाव जो उसने किया वो था सैनिकों को जमीन के टुकड़ों के बजाय नकद वेतन यानी कैश में सैलरी देना शुरू करना। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और पेचीदा हिस्सा शुरू होता है। देखो, जब आप लाखों सैनिकों को हर महीने नकद वेतन देंगे तो खजाने पर एक भयानक बोझ पड़ेगा। जाहिर सी बात है। अलाउद्दीन एक सैनिक को एक फिक्स्ड सैलरी देता था, लेकिन अगर बाजार में महंगाई बढ़ गई तो उस सैलरी में सैनिक का गुजारा नहीं हो पाएगा। अगर सैनिक का गुजारा नहीं होगा तो वो विद्रोह करेगा या ज्यादा सैलरी मांगेगा, और अगर सुल्तान ने सैलरी बढ़ाई तो कुछ ही सालों में शाही खजाना पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा आर्थिक चक्रव्यूह हो गया। एक तरफ सेना बनाए रखना जरूरी है और दूसरी तरफ खजाना भी बचाना है। एग्जैक्टली। तो उसने इस महंगाई के भूत को कैसे काबू किया? और दोस्तों, इसी सवाल के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं अपने चौथे सेगमेंट में, जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इतिहास का एक अनोखा प्रयोग माना जाता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली या मार्केट कंट्रोल सिस्टम। हाँ, ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक था।
अलाउद्दीन ने समझ लिया था कि वेतन बढ़ाने के बजाय अगर बाजार में बिकने वाली जरूरी चीजों की कीमतें ही इतनी कम और फिक्स कर दी जाएं कि एक साधारण सैलरी पाने वाला सैनिक भी आराम से जीवन बिता सके, तो खजाने पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। प्राइसेस ही फ्रीज कर दो। बिल्कुल। इसलिए उसने अनाज से लेकर कपड़े, मवेशी, घोड़े और यहाँ तक कि गुलामों तक की कीमतें राज्य की तरफ से पूरी तरह से तय कर दी। और ये कोई मामूली कंट्रोल नहीं था। कीमतों को इतना कम रखा गया था कि एक आम आदमी के लिए भी चीजें बहुत सस्ती हो गई थीं। लेकिन ये बात गले उतरना थोड़ी मुश्किल है। आप सिर्फ आदेश देकर व्यापारियों को अपना नुकसान उठाने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? व्यापारी तो हमेशा मुनाफा कमाना चाहते हैं ना। उसने इस व्यवस्था को जमीन पर इतनी सख्ती से लागू कैसे किया? यहीं पर अलाउद्दीन का खौफ और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम आती है। उसने पूरी व्यवस्था को बहुत बारीकी से बांट दिया था। उसने दिल्ली में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बाजार बनाए। अलग बाजार कैसे? अनाज का बाजार अलग था, जिसे मंडी कहा जाता था। कपड़ों, मेवों और महंगी चीजों के लिए सराय अदल नाम का बाजार था, और घोड़ों, मवेशियों और गुलामों के लिए एक तीसरा अलग बाजार था। और इन बाजारों पर नजर रखने के लिए भी तो कोई व्यवस्था होगी, वरना लोग ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। बिल्कुल। इन बाजारों के ऊपर शहना ए मंडी और दीवाने रियासत जैसे कठोर अधिकारी नियुक्त किए गए थे। लेकिन बात सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं थी। तो फिर सुल्तान ने पूरे बाजार में अपने गुप्तचर फैला रखे थे, जिन्हें मुनिहान कहा जाता था। मुनियान, ओके। ये गुप्तचर बाजार की हर छोटी बड़ी खबर, हर व्यापारी की हरकत सीधे सुल्तान तक पहुंचाते थे। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खुद छोटे बच्चों को कुछ पैसे देके बाजार में चीजें खरीदने भेजता था, ताकि वो चेक कर सके कि व्यापारी बच्चों को सही वजन तौल कर दे रहे हैं या नहीं। अरे बाप रे, खुद क्रॉस चेक करता था। और अगर कोई व्यापारी बेईमानी करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसकी सजा क्या होती थी? सजा इतनी खौफनाक थी कि व्यापारियों की रूह कांप जाती थी। अगर कोई व्यापारी तय कीमत से 1 पैसा भी ज्यादा लेता या फिर वजन में डंडी मारता, यानी कम तौलता था, तो जितना वजन उसने कम तौला है उतना ही मांस उस व्यापारी के शरीर से काट लिया जाता था। क्या बात कर रही हैं? हाँ, इस भयानक क्रूरता और खौफ ने बाजार में महंगाई को शून्य कर दिया था। बेईमानी का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। मांस काट लेने की सजा, ये सुनकर ही सहरन होती है। लेकिन चलिए, खौफ से अपनी कीमतें तो रोक लीं, पर क्या सिर्फ खौफ से आप सप्लाई चेन यानी आपूर्ति को भी कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब मान लीजिए अगर किसी साल बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया, तब तो अनाज की कमी हो जाएगी ना। ऐसे में सप्लाई कम होगी तो कीमतें तो अपने आप बढ़ेंगी। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है। अलाउद्दीन इस बात को भी समझता था। वो अर्थशास्त्र का कोई विद्वान नहीं था, लेकिन उसकी दूरदर्शिता, उसका विजन बहुत क्लियर था। उसने दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में विशाल सरकारी अन्न भंडार यानी गोदाम बनवाए। ओहो, बफर स्टॉक। एग्जैक्टली। जब फसल अच्छी होती थी तो राज्य किसानों से लगान के रूप में बड़ी मात्रा में अनाज वसूल कर इन गोदामों में भर लेता था। और ये सख्त नियम था कि किसी भी व्यापारी को अनाज की जमाखोरी यानी होर्डिंग करने की इजाजत नहीं थी। तो जब कभी अकाल या सूखा पड़ता तो इन्हीं सरकारी गोदामों से बाजार में अनाज निकाला जाता था, और हर परिवार को उनकी जरूरत के हिसाब से राशन में अनाज दिया जाता था। इस पूरी व्यवस्था ने ये पक्का कर दिया कि मौसम चाहे कैसा भी हो, बाजार में अनाज की कमी नहीं होगी और कीमतें कभी नहीं बढ़ेंगी। वाकई राज्य द्वारा इकोनॉमी का ऐसा संपूर्ण नियंत्रण मध्यकालीन इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। एक तरफ कीमतें पूरी तरह काबू में हैं, महंगाई नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन फिर भी सेना का खर्च, इतने अधिकारियों का वेतन और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए भारी मात्रा में नकदी यानी कैश की जरूरत तो होती थी ना। तो सवाल यह है कि सुल्तान के पास इतना सारा पैसा आ कहां से रहा था? बहुत सही सवाल है। और इसका जवाब मिलता है हमें अपने 5वें सेगमेंट में, जो है उसके राजस्व सुधार यानी लैंड रेवेन्यू या कृषि कर व्यवस्था में किए गए बदलाव। और ये वो पॉइंट है जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी था। अलाउद्दीन ने भूमि कर, जिसे उस समय खराज कहा जाता था, उसे बढ़ाकर सीधा पैदावार का 50% कर दिया था। 50%? हाँ, 50%। ये एक बहुत ही कठोर और भारी कर था। सोचिए, एक किसान खेत में जो भी अनाज उगा रहा है, उसका सीधा आधा हिस्सा राज्य के खजाने में चला जाएगा। लेकिन एक मिनट, 50% कर,
ये तो किसानों की कमर तोड़ने वाला कदम था। क्या इससे किसानों ने खेती करना नहीं छोड़ दिया या विद्रोह नहीं किया? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पहलू है। देखो, अलाउद्दीन का असली निशाना ना आम गरीब किसान नहीं था, बल्कि वो बिचौलिए थे जो सदियों से किसानों का खून चूस रहे थे। बिचौलिए मतलब मिडलमैन। हाँ, उस समय गांव में खुद, मुकद्दम और चौधरी नाम के शक्तिशाली बिचौलिए होते थे। ये लोग किसानों से मनमाना टैक्स वसूलते थे, अपना हिस्सा रखते थे और राज्य को बहुत कम पैसा देते थे। यही नहीं, ये बिचौलिए खुद अपनी जमीन पर कोई कर नहीं देते थे, अच्छे घोड़ों की सवारी करते थे और शानदार कपड़े पहनते थे। तो अलाउद्दीन ने इन बिचौलियों की ताकत को कैसे तोड़ा? उसने इन बिचौलियों के सारे प्रिविलेजेस, सारे विशेषाधिकार एक झटके में खत्म कर दिए। उसने एक नया नियम बनाया, जमीन की पैमाइश, जिसे मसाहत कहा जाता था। मसाहत मतलब जमीन को नापना। बिल्कुल। अब राज्य के अधिकारी खुद जमीन को नापते थे और जमीन के साइज के हिसाब से कर तय करते थे। उसने ये सुनिश्चित किया कि जो कर एक गरीब किसान दे रहा है, वही कर उन बड़े बिचौलियों को भी अपनी जमीन के लिए देना होगा। वो अपना टैक्स किसी और गरीब पर नहीं टाल सकते थे। इसका मतलब उसने टैक्स कलेक्शन को सीधे सेंटर के कंट्रोल में ले लिया। बीच के सारे लेयर्स हटा दिए। एग्जैक्टली। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि अलाउद्दीन के इन नियमों ने उन घमंडी बिचौलियों को इतना करीब कर दिया था कि उनके घरों में कोई सोना चांदी नहीं बचा। और उनकी पत्नियों को अपना पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ता था। बाप रे, इतना सख्त! सुल्तान की सोच साफ थी। अगर इन लोकल अमीरों के पास पैसा बचेगा तो वो घोड़े खरीदेंगे, हथियार जमा करेंगे और सुल्तान के खिलाफ बगावत करेंगे। इसलिए उसने उनसे इतना टैक्स वसूला कि उनके पास बगावत करने के लिए ना तो पैसा बचे और ना ही समय। ये तो एक तरह से सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण यानी फुल सेंट्रलाइजेशन था। तो अगर हम इन सभी ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ें तो क्या तस्वीर उभर कर आती है? ऐसा लगता है जैसे अलाउद्दीन खिलजी का पूरा साम्राज्य एक विशाल मशीन की तरह था, जहां हर पुर्जा किसी दूसरे पुर्जे को चला रहा था। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। अगर हम इस पूरे ताने बाने को समझें तो शुरुआत होती है रेवेन्यू से। राइट। कठोर पैमाइश और 50% भूमि कर ने खजाने को पैसों से भर दिया। उस पैसे का इस्तेमाल एक विशाल और स्थायी सेना को कैश सैलरी देने के लिए किया गया। उस विशाल सेना ने मंगोलों के खौफनाक आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत को बचाया और साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन उस सेना को सस्ते में बनाए रखने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई गई। बिल्कुल। और बाजार नियंत्रण को सफल बनाने के लिए गुप्तचरों और कठोर सजा का जाल बिछाया गया। ये सब कुछ एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ा था कि अगर एक भी कड़ी टूटती तो पूरा साम्राज्य ढह जाता। मतलब ये कि अलाउद्दीन ने अपनी कूटनीति, क्रूरता और एडमिनिस्ट्रेटिव समझ से हर उस छेद को बंद कर दिया जहां से सत्ता कमजोर पड़ सकती थी। चाहे वो दाग और चेहरा प्रणाली के जरिए सेना का भ्रष्टाचार रोकना हो या फिर बिचौलियों को खत्म करके सीधा टैक्स वसूलना हो। सही बात है। उसने किसी को भी इतनी ताकत नहीं दी कि वो सुल्तान को चुनौती दे सके। इसी कारण वो दिल्ली सल्तनत के सबसे ताकतवर और स्थिर शासकों में गिना जाता है। बिल्कुल। उसने जो भी कदम उठाए वो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से सल्तनत की सुरक्षा और स्टेबिलिटी के लिए शायद जरूरी थे। मंगोलों के खतरे को देखते हुए अगर वो इतनी बड़ी सेना नहीं बनाता तो शायद दिल्ली सल्तनत का वजूद ही मिट जाता। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे सेगमेंट पर, जो कि है एक क्विक रिवीजन, ताकि जो भी इस विषय को परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं उनके माइंड में सारे फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। जरूर। तो सबसे पहले खिलजी वंश का समय काल 1290 से 1320 ईस्वी और अलाउद्दीन का शासन 1296 से 1316। दूसरा बड़ा पॉइंट, उसकी सेना के सुधार, जिसमें दाग यानी घोड़ों पर शाही निशान लगाना और चेहरा यानी सैनिकों का पूरा रिकॉर्ड या फिजिकल डिस्क्रिप्शन रखना शामिल है। तीसरा सबसे क्रिटिकल पॉइंट है बाजार नियंत्रण या मार्केट कंट्रोल, जहां उसने जरूरी चीजों की कीमतें फिक्स कर दी थी ताकि सेना को कम नकद वेतन पर भी मेंटेन किया जा सके। और चौथा और आखिरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, रेवेन्यू सिस्टम, जहां उसने भूमि कर यानी खराज को बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया और जमीन की पैमाइश यानी मसाहत की शुरुआत की। अगर आप ये 4-5 कोर पॉइंट्स याद रखते हैं तो इस टॉपिक से जुड़े ज्यादातर सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। बिल्कुल। पर आते तो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने अपनी तलवार के साथ साथ अपने कड़े कानूनों से इतिहास में एक ऐसी जगह बनाई जिसे मिटाया नहीं जा सकता। हाँ,
लेकिन इस पूरी कहानी को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। जरूर बताइए। विचार ये है कि अलाउद्दीन ने मंगोलों से राज्य को बचाने और एक विशाल सेना बनाए रखने के लिए बाजार को पूरी तरह से जकड़ लिया और किसानों पर अपनी उपज का आधा हिस्सा कर के रूप में थोप दिया। राज्य तो अमीर हो गया, साम्राज्य तो सुरक्षित हो गया, लेकिन जरा सोचिए, क्या एक ऐसी व्यवस्था जहां कीमतों को जबरदस्ती दबाया जाता हो, जहां मुनाफा कमाने पर मौत की सजा मिलती हो और जहां किसान के पास सिर्फ जिंदा रहने भर का अनाज बचता हो, क्या ऐसी व्यवस्था लंबे समय तक चलने वाली एक बेहतर आर्थिक नीति हो सकती है? सोचने वाली बात है। या फिर अलाउद्दीन की इस व्यवस्था ने समाज के आम नागरिक की आर्थिक तरक्की, उसकी बचत और व्यापार के नेचुरल डेवलपमेंट को हमेशा के लिए कुचल कर रख दिया था। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज के अर्थशास्त्रियों को भी उलझा सकता है। वाकई ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। राज्य की सुरक्षा के नाम पर आम नागरिक की तरक्की की कीमत चुकाना, ये इतिहास की एक ऐसी बहस है जो शायद कभी खत्म नहीं डीप डाइव होती। में हम एक आज ऐसे के विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता। मतलब हमारे पास जो ऐतिहासिक नोट्स और स्रोत है ना, उनके आधार पर हम 1320 से 1414 सीई तक दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले तुगलक वंश की बात करेंगे। हाँ, और ये सिर्फ एक आम ऐतिहासिक चर्चा नहीं है। ये वंश अपने बहुत ही दुस्साहसिक और विवादास्पद प्रशासनिक प्रयोगों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो ये समझना है कि कैसे अत्यधिक महत्वाकांक्षी और समय से आगे के विचार अगर बिना किसी ठोस जमीनी प्लानिंग के लागू किए जाएं तो एक विशाल साम्राज्य को भी पूरी तरह खोखला कर सकते हैं। सही कहा। सुनने वालों के लिए समझना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे सिर्फ एक गलत फैसला पूरी अर्थव्यवस्था को गिरा सकता है। हाँ, मतलब एक ऐसे शासक की कहानी जिसे इतिहास में समझदार मूर्ख या वाइस फूल कहा गया, जहां सिर्फ तांबे के सिक्कों की वजह से इकोनॉमी बर्बाद हो गई और राजधानी बदलने के एक अजीब फैसले ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। और इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें शुरुआत से देखना होगा। खिलजी वंश के पतन के बाद ना दिल्ली सल्तनत में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया था। सत्ता का कोई केंद्र नहीं था और विद्रोह चरम पर थे। बिल्कुल। और ऐसे अराजक माहौल में 1320 सीई में एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसकी नींव रखी गयासुद्दीन तुगलक ने। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो एक बहुत व्यवहारिक और मजबूत शासक थे। मतलब उन्होंने हवा में महल बनाने के बजाय जमीन पर ठोस काम किया। हाँ, क्योंकि किसी भी बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कानून व्यवस्था का ठीक होना। गयासुद्दीन का पूरा फोकस उन्हीं बुनियादी चीजों पर था, लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। क्योंकि खिलजी वंश के आखिरी दिनों में खजाना तो लगभग खाली हो चुका था ना। हाँ, और भ्रष्टाचार भी बहुत था। तो गयासुद्दीन ने राजस्व वसूली को कड़ा किया और इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की। और दिल्ली के पास जो तुगलकाबाद का किला है, वो भी तो उन्होंने ही बनवाया था। मतलब वो सिर्फ रहने की जगह ही बल्कि एक अभेद्य सैन्य किला था। सही कहा। वो इस बात का प्रतीक था कि दिल्ली सल्तनत अब किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि उनका शासनकाल सिर्फ 5 साल का ही रहा। हाँ, 1325 सी में उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपने इस छोटे से कार्यकाल में उन्होंने एक स्टेबल और मजबूत साम्राज्य अपने बेटे को सौंपा। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है सल्तनत काल के सबसे विवादास्पद शासक की, मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब इनका व्यक्तित्व अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मैं जब इन स्रोतों को पढ़ रही थी तो पता चला कि वो अपने समय के सबसे पढ़े लिखे विद्वान लोगों में से एक थे। हाँ, उन्हें दर्शन शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा का बहुत गहरा ज्ञान था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका ये किताबी ज्ञान जमीनी हकीकत से कोसों दूर था। वो पेपर पर तो बहुत अच्छी प्लानिंग करते थे, लेकिन अमली जमा पहनाते वक्त आम जनता की परेशानियों को भूल जाते थे। और इसी वजह से इतिहास में उन्हें प्रिंस ऑफ मनियर्स और वाइस फूल जैसी उपाधियां दी गई हैं। उनके विचार इनोवेटिव जरूर थे, लेकिन इम्प्रैक्टिकल थे। तो चलिए उनके उन 4 बड़े प्रयोगों पर डिटेल में बात करते हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहला और सबसे मशहूर फैसला, राजधानी का ट्रांसफर।
दिल्ली से दौलताबाद। हाँ, ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे प्रशासन को हिला दिया। अगर हम लॉजिक की बात करें तो दौलताबाद, जिसे पहले देवगिरी कहते थे, वो साम्राज्य के सेंटर में था। महाराष्ट्र के इलाके में। बिल्कुल। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सोचना था कि वहां से नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों पर कंट्रोल करना आसान होगा और मंगोलों के आक्रमण का खतरा भी कम होगा। थ्योरी में तो ये बहुत सॉलिड लगता है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन इतना भयानक था। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर थी और स्रोत बताते हैं कि सुल्तान ने सिर्फ दरबार शिफ्ट नहीं किया, पूरी आबादी को चलने का आदेश दे दिया। यही सबसे बड़ी भूल थी। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग, सबको उस लंबा सफर तय करने को मजबूर किया गया। और उस वक्त गाड़ियां तो होती नहीं थीं। पैदल या बैलगाड़ी से 1500 किलोमीटर, धूप, रास्ते में खाने पीने की कमी, हजारों लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और जो लोग दौलताबाद पहुंच भी गए, वो वहां के माहौल में ढल नहीं पाए। दिल्ली पूरी तरह से वीरान हो गई थी। और प्रशासनिक तौर पर भी तो ये फेल ही हुआ ना। मतलब साउथ पर कंट्रोल करने के चक्कर में नॉर्थ हाथ से निकलने लगा। हाँ, बिल्कुल। नॉर्थ इंडिया हमेशा से पावर का सेंटर रहा था। वहां पकड़ ढीली पड़ते ही नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पर खतरे बढ़ गए। आखिर में सुल्तान को समझ आया कि दौलताबाद से नॉर्थ पर कंट्रोल रखना उतना ही नामुमकिन है जितना दिल्ली से साउथ पर। तो फिर उन्होंने आदेश वापस ले लिया और उन बचे खुचे लोगों को वापस दिल्ली आने को कहा। मतलब लोग वापस उस जानलेवा सफर पर निकल पड़े। और इस एक घटना ने जनता के दिल में सुल्तान के प्रति एक ऐसा अविश्वास पैदा कर दिया जो आगे चलकर और भी बड़ा रूप लेने वाला था। क्योंकि इसके बाद एक और बहुत बड़ा झटका आने वाला था, उनका दूसरा प्रयोग, टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा। ये सच में एक ऐसा फैसला था जिसे सुनकर आज के अर्थशास्त्री भी दंग रह जाते हैं। उस दौर में पूरी दुनिया में चांदी की भारी कमी हो रही थी। तो सुल्तान ने तांबुल और पीतल के सिक्के चलाए और कहा कि इनकी वैल्यू चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। टेक्निकली देखा जाए तो ये आइडिया अपने समय से सदियों आगे का था। आज की फियाट करेंसी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। हाँ, जहां कागज के नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, बस सरकार का भरोसा होता है। एग्जैक्टली। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के इस प्रयोग में एक सबसे बड़ी कमी थी। स्टेट की सिक्कों की ढलाई पर कोई मोनोपोली नहीं थी। मतलब नकल रोकने का कोई तरीका ही नहीं था। स्रोत इस बात का जिक्र करते हैं कि नकली सिक्के बनाना इतना आसान था कि हर घर एक टकसाल बन गया। लोग अपने घर के बर्तन पिघलाकर तांबे और पीतल के सिक्के बनाने लगे। बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। लोग उन्हीं नकली सिक्कों से टैक्स चुका रहे थे और अपना असली सोना चांदी घरों में छुपा रहे थे। यहाँ तक कि विदेशी व्यापारी भी अपना सामान बेचकर असली खजाना ले जाते और बदले में तांबे के सिक्के दे जाते। इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश कर गई। तब मजबूर होकर सुल्तान को ये फैसला भी वापस लेना पड़ा, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। सुल्तान ने कहा कि लोग तांबे के सिक्के देकर शाही खजाने से चांदी ले जा सकते हैं। और लोगों ने महल के बाहर तांबे के सिक्कों के पहाड़ खड़े कर दिए। शाही खजाना पूरी तरह से खाली हो गया। मतलब पहले राजधानी शिफ्ट करने में नुकसान, फिर इकोनॉमी क्रैश, उसके बाद तो साम्राज्य को पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ गई होगी। हाँ, और इसी पैसे की जरूरत ने तीसरे बड़े प्रयोग को जन्म दिया, दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ाना। गंगा और यमुना के बीच का वो बहुत उपजाऊ इलाका जो राजस्व का मुख्य स्रोत था, वहां पर जमीन का टैक्स कई गुना बढ़ा दिया गया। आम हालात में ये शायद ठीक होता, लेकिन टाइमिंग बहुत गलत थी। जिस वक्त ये टैक्स बढ़ाया गया, वहां एक भयानक अकाल पड़ा हुआ था। किसान फसल बर्बाद होने की वजह से भूखे मर रहे थे। और ऐसे में शाही अधिकारी उनसे भारी टैक्स वसूलने पहुंच गए। वसूली का तरीका भी बहुत क्रूर था। तो इसका नतीजा वही हुआ जो होना था। किसानों ने विद्रोह कर दिया, लोग अपनी जमीनें छोड़कर जंगलों में भाग गए, पूरे दोआब इलाके में हिंसा फैल गई। और सुल्तान ने इन विद्रोहों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया, जिसने स्थिति को और खराब कर दिया। कृषि व्यवस्था बिल्कुल नष्ट हो गई। जब बाद में सुल्तान को अकाल की असलियत पता चली तो उन्होंने राहत देने की कोशिश की। कुएं खुदवाए, कर्ज बांटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग अपना भरोसा पूरी तरह खो चुके थे। बिल्कुल। इन 3 बड़े झटकों के बाद सुल्तान की साख बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी थी। उस साख को वापस पाने के लिए एक सैन्य जीत जरूरी थी, जिसने चौथे प्रयोग की तरफ कदम बढ़ाया, कराची अभियान।
ये हिमालय की तरफ सैन्य अभियान की योजना थी ना? हाँ, शायद कुमाऊं गढ़वाल या उसके आगे के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए एक विशाल सेना भेजी गई, लेकिन वही पुरानी गलतियां फिर दोहराई गईं। खराब प्लानिंग और भौगोलिक स्थिति को ना समझना। मैदानी इलाकों की सेना को पहाड़ों में भेज दिया। शुरुआत में थोड़ी सफलता मिली, लेकिन रास्ते मुश्किल थे और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि पीछे से सप्लाई लाइन कट गई। और ऊपर से हिमालय की ठंड और बारिश। बिल्कुल, और लोकल पहाड़ी योद्धाओं ने छापामार हमले शुरू कर दिए। सेना न ठंड झेल पाई, न भूख और न हमले। हमारे स्रोत बताते हैं कि कई हजारों सैनिकों में से गिनती के कुछ लोग ही जिंदा बचकर दिल्ली वापस आ पाए। ये एक पूरी सैन्य तबाही थी। इन चारों प्रयोगों को देखकर एक बात साफ होती है कि सिर्फ अच्छे विचार होना काफी नहीं है, जमीनी रियलिटी को समझकर उन्हें लागू करना ही सफलता तय करता है। 1351 सीई में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो साम्राज्य हर तरफ से अराजकता और विद्रोहों से घिरा हुआ था, और इस नाजुक वक्त में सत्ता आई फिरोज शाह तुगलक के हाथों में। फिरोज शाह ने हालात को समझ लिया था। उन्हें पता था कि अब अगर कोई भी रिस्की प्रयोग किया गया तो साम्राज्य टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान कल्याण और स्थिरता पर लगाया। हाँ, पिछले शासकों के मुकाबले इनका दौर थोड़ा ठहराव वाला लगता है। उन्होंने कृषि को ठीक करने के लिए सिंचाई पर ध्यान दिया, बहुत सारी नहरें बनवाई, जिनमें से कुछ के निशान आज भी हैं। इसके अलावा जो बहुत से कठोर टैक्स थे उन्हें हटा दिया गया। समाज कल्याण के लिए उन्होंने दीवाने खैरात बनाया ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। अस्पताल बनवाए और फिरोजाबाद जैसे नए शहर भी बसाए। पुरानी इमारतों की मरम्मत भी करवाई। लेकिन इन सब परोपकारी कामों के पीछे उनके शासन का एक दूसरा पहलू भी था, जिसे स्रोत पूरी निष्पक्षता से पेश करते हैं। हाँ, उनके शासन में एक धार्मिक कठोरता या इंटॉलरेंस भी दिखाई देती है। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जजिया टैक्स को बहुत सख्ती से लागू किया। यहाँ तक कि उन वर्गों से भी वसूला गया जिन्हें पहले इससे छूट मिली हुई थी। इस सख्ती का समाज पर गहरा असर पड़ा और दूरियां बढ़ने लगी। और इसके अलावा प्रशासनिक तौर पर भी वो थोड़े कमजोर साबित हुए। बिल्कुल, उन्होंने अधिकारियों और गवर्नरों को बहुत ज्यादा छूट दे दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके अंतिम वर्षों में ही केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी थी। दिल्ली का खौफ खत्म हो चुका था और सूबेदार अपनी मनमानी करने लगे थे। तो इस पूरे सफर को अगर हम देखें तो गयासुद्दीन ने नींव रखी, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों ने उस नींव को हिला दिया और फिरोज शाह उस टूटते ढांचे को बचा नहीं पाए। और जब दीवारें खोखली होती है ना, तो बस एक आखिरी धक्के की जरूरत होती है। वो झटका लगा 1398 सी में, जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर के इस भीषण हमले ने कमजोर सल्तनत की कमर तोड़ दी। तुगलक वंश तेजी से पतन की ओर चला गया, जिसके बाद सैयद और लोदी वंश का उदय हुआ। ये पूरी कहानी आज के एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि जमीनी हकीकत को समझे बिना लिए गए फैसले कितने घातक हो सकते हैं। डीप डाइव बिल्कुल। मेरे दिमाग में एक नया और थोड़ा अलग विचार आता है। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास एक समझदार मूर्ख के रूप में याद रखता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर उसके सांकेतिक मुद्रा या राजधानी बदलने के प्लान को आज के जमाने जैसी उन्नत तकनीक, तेज कम्युनिकेशन और एंटी काउंटरफीटिंग व्यवस्था का साथ मिला होता, तो क्या तब भी वो फेल होता, या फिर इतिहास उसे एक महान विजनरी मानता? क्या उसकी सबसे बड़ी गलती केवल अपने समय से सदियों आगे पैदा होना था? 1398 ईस्वी का साल इतिहास के पन्नों में अगर उस समय की दिल्ली की कल्पना की जाए तो एक ऐसा शहर दिखाई देता है जो कभी अपार सत्ता और अकूत संपत्ति का धड़कता हुआ केंद्र था। बिल्कुल। लेकिन अब वो पूरी तरह से राख और मलबे में तब्दील हो चुका था। हवा में धुएं की गंध और गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा, और ये सन्नाटा था तैमूर के विनाशकारी आक्रमण के बाद का। सही कहा। इस एक भयानक आक्रमण ने शक्तिशाली तुगलक वंश की कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी। हाँ, दिल्ली की मजबूत अर्थव्यवस्था, मेरा मतलब है जो कभी पूरे उपमहाद्वीप को दिशा देती थी, वो अब राख में मिल चुकी थी। दशकों से बना हुआ प्रशासनिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह चकनाचूर हो गया था। और इसी राख के ढेर से उठने वाली उस ऐतिहासिक कहानी को आज के इस गहन अध्ययन में गहराई से समझा जाएगा। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम और सबसे निर्णायक चरण है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन बहुत स्पष्ट है। ये समझना है कि कैसे तुगलक वंश के पतन के बाद सत्ता का जो एक बहुत बड़ा खालीपन या जिसे पावर वैक्यूम कहते हैं, वो पैदा हुआ।
और उसी ने इतिहास के मंच पर सैयद और लोदी वंश को जन्म दिया। विशेष रूप से एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये चरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में ये स्पष्ट किया जाएगा कि सैयद और लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, अफगान प्रशासन की वो अनोखी और कबीलाई कार्यप्रणाली कैसी थी, जिसने राजशाही के मायने ही बदल दिए। बिल्कुल, और इब्राहिम लोदी की वे कौन सी नीतियां थीं जिन्होंने उसके अपनों को ही विद्रोही बना दिया। और कैसे 1526 में लड़े गए पानीपत के पहले युद्ध ने हमेशा के लिए भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। तैमूर के विनाश के बाद जब दिल्ली सुलग रही थी, उस वक्त राजनीतिक स्थिति वास्तव में कितनी खौफनाक और नाजुक थी, इसे समझना इतिहास के एक बहुत बड़े रहस्य को खोलने जैसा है। देखिए, इस भयानक स्थिति को गहराई से समझने के लिए राजनीति विज्ञान के सत्ता के खालीपन यानी पावर वैक्यूम के सिद्धांत का सहारा लिया जा सकता है। वो कैसे काम करता है? यह इतिहास का एक शाश्वत नियम है। जब किसी भी बड़े साम्राज्य का केंद्र अचानक कमजोर हो जाता है, जब केंद्रीय शक्ति अपनी पकड़ पूरी तरह से खो देती है, तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय ताकतें, गवर्नर और नए महत्वाकांक्षी वंश सिर उठाने लगते हैं। और 1398 में तैमूर के वापस लौटने के बाद दिल्ली सल्तनत के साथ बिल्कुल यही हुआ। एकदम सही। 1414 से 1526 ईस्वी के बीच का ये पूरा दौर इसी राजनीतिक अस्थिरता और खालीपन से उपजा था। इसी अस्थिरता की कोख से दिल्ली सल्तनत के अंतिम दो वंश उभर कर सामने आए, सैयद वंश और लोदी वंश। क्योंकि केंद्र का खजाना और सैन्य बल इतना कमजोर हो चुका था कि अब एक मजबूत अखंड साम्राज्य की बात करना ही बेमानी था। यह कालखंड एक तरह से दिल्ली सल्तनत के सूर्यास्त का समय था। एक ऐसा सूर्यास्त जिसके अंधकार में मुगल शासन के सूर्योदय की पूरी पटकथा लिखी जा रही थी। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक विशाल साम्राज्य जो कभी अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक प्रभाव रखता था, वो अपने अंतिम वर्षों में केवल अपनी सांसें और अपने अस्तित्व बचाने की एक हताश लड़ाई लड़ रहा होता है। और ये हताशा और सत्ता को बचाने की जद्दोजहद ही उस बदलाव की नींव रखती है जहां से 1414 ईस्वी में सैयद वंश का जन्म होता है, जो हमारा दूसरा सेगमेंट भी है। हाँ, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि सैयद वंश का संस्थापक खिज़्र खान था। अब जब खिज़्र खान गद्दी पर बैठता है तो उसके राज करने का तरीका पिछले सुल्तानों से बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला नजर आता है। खिज़्र खान का उदय और उसकी मानसिकता उस दौर की राजनीतिक लाचारी को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। कैसे? दरअसल खिज़्र खान कोई स्वतंत्र विजेता नहीं था, बल्कि उसे स्वयं तैमूर ने अपने आक्रमण के दौरान मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया था। अच्छा। हाँ, जब तैमूर भारत में तबाही मचाकर वापस लौट गया तो दिल्ली में जो सत्ता का खालीपन पैदा हुआ, उसका फायदा उठाकर खिज़्र खान ने राजधानी पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से सबसे दिलचस्प और ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सैयद शासक राजनीतिक और सैन्य रूप से बेहद कमजोर थे। बिल्कुल। इस कमजोरी का अंदाजा इसी एक ऐतिहासिक तथ्य से लगाया जा सकता है कि सत्ता हासिल करने के बाद और दिल्ली के तख्त पर बैठने के बावजूद खिज़्र खान ने शुरुआत में खुद को सुल्तान कहने तक की हिम्मत नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उसने कभी सुल्तान की शाही उपाधि धारण ही नहीं की। बल्कि खुद को आधिकारिक तौर पर तैमूर के एक प्रतिनिधि या नुमाइंदे के रूप में ही पेश किया। ये एक स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक के बजाय एक डरे हुए प्रशासक की मानसिकता को दर्शाता है। उसे हमेशा ये डर सताता रहता होगा कि कहीं तैमूर या उसका कोई उत्तराधिकारी वापस आकर उससे सत्ता ना छीन ले। ये सचमुच राजशाही के इतिहास की एक बहुत ही अजीब और विडंबनापूर्ण स्थिति है। जो व्यक्ति तख्त पर बैठा है, जिसके हाथ में शासन की बागडोर है, वो खुद को मालिक कहने से बच रहा है। इस डर और कमजोरी के साए में सैयद वंश के शासकों का एक क्रम आगे बढ़ता है। खिज़्र खान के बाद मुबारक शाह सत्ता में आते हैं, फिर मोहम्मद शाह गद्दी संभालते हैं और अंत में नाम आता है आलम शाह का। लेकिन अंतिम शासक आलम शाह के दौर में जो ऐतिहासिक घटना घटी, वो इतिहास की सबसे हैरान करने वाली और शायद थोड़ी हास्यास्पद घटनाओं में से एक है। 1451 ईस्वी वाली घटना। हाँ, 1451 ईस्वी में इस शासक ने स्वेच्छा से अपना सिंहासन ही छोड़ दिया। बिना किसी बड़े खूनी युद्ध के, बिना युद्ध के मैदान में हारे। उसने बस सत्ता त्याग दी और शांति से रहने का फैसला किया।
राजशाही के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी देखा गया हो कि एक शासक स्वेच्छा से कहे कि उसे अब राज नहीं करना है। आलम शाह का ये कदम इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता प्रमाण है कि सैयद वंश अपनी कमजोरी के किस चरम पर पहुंच चुका था। एक शासक का अपनी मर्जी से दिल्ली का सिंहासन छोड़ देना, ये बताता है कि सत्ता का भार और प्रशासनिक दबाव संभालना उसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से असंभव हो गया था। असल में सैयद शासक कभी भी अपने क्षेत्रीय गवर्नरों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। उनके पूरे शासनकाल में साम्राज्य के अलग-अलग हिस्सों में लगातार विद्रोह होते रहे। हालात इस कदर खराब हो गए थे कि जो दिल्ली सल्तनत कभी पूरे भारतवर्ष में अपना दबदबा रखती थी, सैयद वंश के अंतिम दौर में उसका शासन केवल दिल्ली शहर और उसके आसपास के कुछ मील के इलाकों तक ही सिमट कर रह गया था। बाहर के गवर्नर अपनी मर्जी चला रहे थे। अगर इसे परीक्षा के नजरिए से एक समीकरण के रूप में समझा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। सैयद वंश बराबर है अत्यंत कमजोर शासन और निरंतर राजनीतिक अस्थिरता के। और इसी निरंतर अस्थिरता और कमजोर शासन ने दिल्ली को एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जो हमें हमारे तीसरे सेगमेंट की तरफ ले जाता है। जो सत्ता का केंद्र इतना कमजोर हो तो कोई ना कोई महत्वाकांक्षी ताकत उसे चुनौती देने जरूर आती है। 1491 ईस्वी में सैयद वंश के इसी पतन के मलबे से लोदी वंश सत्ता में आता है। इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। और यहाँ एसएससी और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए एक ऐसा तथ्य सामने आता है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोदी वंश दिल्ली पर राज करने वाला पहला अफगान वंश था। इससे पहले के सभी शासक तुर्क मूल के थे। ये तुर्कों से अफगानों के हाथ में सत्ता का जाना इतिहास का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये पहला अफगान वंश होने का तथ्य इतना महत्वपूर्ण है कि ये परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। सत्ता में इस बदलाव के साथ ही राज करने के तरीके में भी बदलाव आया। बहलोल लोधी एक बहुत ही चतुर और समझदार रणनीतिकार था। उसने आते ही तुर्कों की तरह आक्रामकता नहीं दिखाई, बल्कि बहुत ही धैर्य के साथ धीरे धीरे अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने उन बागी गवर्नरों को शांत किया जो सैयद वंश के समय से सिर उठा रहे थे। बहलोल लोधी की इस ठोस नींव के बाद गद्दी पर बैठा सिकंदर लोधी, जो इस पूरे वंश का एक बेहद योग्य, दूरदर्शी और प्रभावशाली शासक साबित हुआ। सिकंदर लोदी के शासनकाल की उपलब्धियां बहुत व्यापक हैं। उसने केवल तलवार के दम पर राज नहीं किया, बल्कि प्रशासन में सुधार किए। उसका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम था आगरा शहर की स्थापना। ये केवल एक नया शहर बसाना नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक और व्यापारिक कदम था। बिल्कुल, धीरे धीरे सत्ता का केंद्र और पूरी राजधानी दिल्ली से आगरा की ओर शिफ्ट होने लगी। इसके अलावा सिकंदर लोदी ने प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए, भूमि मापने के नए पैमाने बनाए और कृषि को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। इससे उस चरमराई ही अर्थव्यवस्था को काफी राहत मिली जो तैमूर के समय से ही संघर्ष कर रही थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी भी वंश का असली परीक्षण उसके अंतिम शासक के समय होता है। और लोधी वंश की इस कहानी में वो शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के दौर में जो उथल-पुथल मची, उस पर गहराई से बात करने से पहले, जो कि हमारा चौथा सेगमेंट है, एक बहुत ही वैचारिक सवाल का सामने आना लाजमी है। वो क्या? आखिर इन नए अफगान शासकों और उनसे पहले राज करने वाले तुर्क शासकों में बुनियादी और संरचनात्मक अंतर क्या था? ये समझना बहुत जरूरी है कि जो तुर्क सुल्तान पहले राज करते थे और जो अफगान सुल्तान अब राज कर रहे थे, उनके काम करने के तरीके, उनके प्रशासन की अनोखी प्रणाली में क्या फर्क था। ये एक बहुत ही गहरा प्रशासनिक और वैचारिक अंतर है, जिसे समझे बिना लोदी वंश के पतन को नहीं समझा जा सकता। ये पूरा अंतर कबीलाई या ट्राइबल मानसिकता का है। थोड़ा विस्तार से समझाएं इसे। इतिहास पर नजर डाली जाए तो पहले के जो तुर्क शासक थे, जैसे बलबन या अलाउद्दीन खिलजी, वो बेहद मजबूत और केंद्रीकृत राजशाही यानी सेंट्रलाइज्ड मोनार्की में दृढ़ विश्वास रखते थे। उनके लिए सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की परछाई था। वो सर्वशक्तिमान था और सत्ता का इकलौता निरंकुश केंद्र था। उसकी बात ही कानून थी। लेकिन इसके ठीक विपरीत अफगान शासकों की प्रशासनिक और राजनीतिक प्रकृति पूरी तरह से कबीलाई थी। वे सत्ता को एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी तरह से केंद्रित करने के बजाय अपने अफगान सरदारों या नोबल्स के बीच सत्ता साझा करने में यकीन करते थे। इसे आज के दौर की एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में समझा जा सकता है, जहां राजा केवल एक सीईओ है और बिना सरदारों की सहमति के वो कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। इस कबीलाई प्रणाली को अगर और स्पष्ट किया जाए तो इसका मतलब ये था
कि अफगान व्यवस्था में सुल्तान को कोई सर्वोच्च भगवान या निरंकुश शासक नहीं माना जाता था। वो बस उन सभी सरदारों के बीच समान लोगों में प्रथम, या अंग्रेजी में कहें तो फर्स्ट अमंग इक्वल्स था। वो भी उनके बीच का ही एक व्यक्ति था, बस रुतबे में थोड़ा बड़ा। सरदारों का प्रभाव इतना अधिक था कि सुल्तान कोई भी बड़ा फैसला अपनी मर्जी से अकेले और तानाशाही तरीके से नहीं ले सकता था। ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि यही फर्स्ट अमंग इक्वल्स वाला कोर कॉन्सेप्ट आगे चलकर इस साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या और पतन का कारण बन गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब सत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है और सरदारों को अत्यधिक स्वायत्तता और शक्ति दे दी जाती है, तो केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना पूरी तरह से तय है। अफगान प्रणाली की इसी कबीलाई समानता ने सुल्तान की शक्ति को बुरी तरह से सीमित कर दिया। परिणाम स्वरूप इस व्यवस्था ने एक स्थायी राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। सरदारों को हमेशा ये लगता था कि सुल्तान तो बस उनके बीच का ही एक कबीले का भाई है, तो वो उसकी हर आज्ञा सिर झुकाकर क्यों माने। इसी अत्यधिक शक्ति संतुलन और अहंकार के टकराव ने एक ऐसी आंतरिक कलह की नींव रखी जिसने धीरे धीरे पूरे साम्राज्य को भीतर से खोखला कर दिया। और सरदारों तथा सुल्तान के बीच का यही वैचारिक और सत्तात्मक टकराव इस पूरी ऐतिहासिक गाथा के सबसे नाटकीय और रक्त रंजित हिस्से की ओर ले जाता है, जो हमारा 5वां सेगमेंट है, इब्राहिम लोधी का शासनकाल और दिल्ली सल्तनत का खौफनाक पतन। ये कहानी अब 1517 ईस्वी में पहुंचती है, जब इब्राहिम लोधी दिल्ली के तख्त पर बैठता है। इब्राहिम लोधी एक युवा और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सत्ता संभालते ही उस पुरानी कबीलाई व्यवस्था को बदलने की कोशिश की जो अफगान प्रशासन की पहचान थी। वो समझ गया था कि सरदारों की ये बढ़ती ताकत और उनका अहंकार साम्राज्य के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए उसने तुर्क सुल्तानों की तरह केंद्रीय सत्ता को फिर से मजबूत करने और विद्रोही अफगान सरदारों की ताकत को पूरी तरह से कुचलने का एक बहुत ही आक्रामक प्रयास किया। इतिहास में कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। इब्राहिम लोधी ने एक पूर्णतः केंद्रीकृत और निरंकुश शासक बनने की कोशिश की। वो चाहता था कि सरदार उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हों, क्योंकि अफगान सरदारों की समानता और भाईचारे वाली पुरानी मानसिकता के बिल्कुल खिलाफ था। स्वाभाविक रूप से जब सदियों पुरानी परंपरा पर चोट की गई, तो सरदारों ने इस केंद्रीकरण का बेहद कड़ा और हिंसक विरोध किया। सुल्तान और सरदारों के बीच का अविश्वास और अहंकार का टकराव इतना बढ़ गया कि साम्राज्य के कई ताकतवर गवर्नरों ने सुल्तान के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी। पूरा साम्राज्य गृह युद्ध जैसी स्थिति में आ गया, और इसी आंतरिक कलह, अविश्वास और विद्रोह के बीच इतिहास की वो सबसे बड़ी और निर्णायक घटना घटी जिसने भारत का भूगोल, समाज और भविष्य सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। सुल्तान से नफरत करने वाले एक विद्रोही गवर्नर ने बाहरी ताकत को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का सीधा मौका दे दिया। उसने काबुल के महत्वाकांक्षी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोधी को सत्ता से हटाने का निमंत्रण भेज दिया। ये इतिहास का वो नाजुक क्षण है जहां घर की आपसी लड़ाई और एक छोटी सी राजनीतिक भूल पूरे साम्राज्य के विनाश की कीमत वसूलती है। बाहरी आक्रमणकारी को खुद घर का दरवाजा खोलकर रास्ता दिखा दिया गया। इस भयंकर भूल का सीधा परिणाम था इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के इस ऐतिहासिक मैदान में एक तरफ बाबर की आधुनिक और तोपखाने से लैस सेना थी, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की विशाल लेकिन आंतरिक रूप से बिखरी हुई सेना आमने सामने थी। इस भयंकर और खूनी युद्ध में बाबर ने अपनी रणनीतिक श्रेष्ठता से इब्राहिम लोधी को करारी मात दी। और इस युद्ध की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह रही कि सुल्तान इब्राहिम लोधी इस युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। युद्ध के मैदान में सुल्तान का लड़ते हुए मारा जाना मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत दुर्लभ और दिल्ली सल्तनत के लिए अंतिम कील साबित होने वाली घटना थी। एक जीवित सुल्तान का युद्ध में गिरना पूरी सेना और प्रशासन का मनोबल तोड़ देता है। इस युद्ध का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट और निर्दयी था। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक साबित हुआ। 1526 की इस निर्णायक हार के साथ ही 1206 ईस्वी से चली आ रही दिल्ली सल्तनत का पूरी तरह से हमेशा के लिए अंत हो गया। उस युद्ध के मैदान की धूल से भारत की धरती पर एक बिल्कुल नए, अत्यंत शक्तिशाली और दूरगामी साम्राज्य मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई।
ये घटना केवल एक राजा की हार या एक वंश का पतन नहीं थी, बल्कि यह एक पूरे ऐतिहासिक युग और शासन व्यवस्था का अंत था। अब तक जो भी विस्तृत चर्चा हुई है उसे स्पष्ट रूप से समेटने और उसका विश्लेषण करने का समय आ गया है, जो हमारे छठे सेगमेंट का मुख्य फोकस है। इस पतन के मुख्य कारणों और उसके दूरगामी प्रभावों का एक सिंथेसिस करना बहुत आवश्यक है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने लंबे समय तक चला एक विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गया? अगर इस विशाल साम्राज्य के पतन के कारणों का सारांश निकाला जाए तो मुख्य रूप से 4 बड़े कारण उभरकर सामने आते हैं, जो परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला कारण, सैयद वंश के अत्यंत कमजोर और डरे हुए शासक, जिन्होंने अपनी अक्षमता से साम्राज्य की गरिमा, सीमा और सैन्य शक्ति को पहले ही बहुत कम कर दिया था। दूसरा बड़ा कारण, अफगानों की वो कबीलाई राजनीति और फर्स्ट अमंग इक्वल्स की सोच, जिसने किसी भी सुल्तान को कभी भी एक मजबूत, निरंकुश शासक नहीं बनने दिया। तीसरा कारण, अफगान सरदारों का बार बार होने वाला विद्रोह और उनका अनियंत्रित अहंकार, जिसने आंतरिक रूप से साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया। और चौथा तथा अंतिम कारण, एक मजबूत केंद्रीय सत्ता और एकजुट सेना का पूरी तरह से अभाव होना। ये एक सीधा सा नियम है कि जब घर के अंदर ही इतनी कमजोरी, गुटबाजी और कलह मौजूद हो, तो बाहर का कोई भी चतुर हमलावर हमेशा सफल होता ही है। और इस आंतरिक कमजोरी का प्रभाव इतना गहरा था कि इसने भारतीय इतिहास की पूरी धारा ही मोड़ कर रख दी। इस पतन का सीधा और सबसे बड़ा प्रभाव था बाबर का अत्यंत सफल और निर्णायक आक्रमण। इस आक्रमण ने सदियों पुरानी दिल्ली सल्तनत का पूर्ण रूप से अंत कर दिया और आने वाली कई सदियों के लिए मुगलों का एक छत्र वर्चस्व स्थापित किया। अगर एक बड़े ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और आंकड़ों के नजरिए से देखा जाए तो ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जिस दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी, उसने 1526 ईस्वी तक यानी लगभग 320 वर्षों तक भारत के एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण भूभाग पर शासन किया। 320 वर्षों का ये बहुत लंबा, रक्त-रंजित और उथल-पुथल भरा दौर अंततः पानीपत के मैदान में समाप्त हुआ और एक बिल्कुल नए युग, मुगल काल का आरंभ हुआ। ये 320 वर्षों का लंबा सफर इतिहास के छात्रों और परीक्षार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इतिहास ये सिखाता है कि एक युग का अंत हमेशा दूसरे युग के जन्म का कारण बनता है। दिल्ली सल्तनत का वह सूर्यास्त असल में मुगलों के उस सूर्योदय का कारण बना, जिसने आगे चलकर भारत की वास्तुकला, संस्कृति और राजनीति को एक नया रूप दिया। अब इस गहन अध्ययन के अंतिम और सबसे व्यवहारिक चरण पर आते हैं। सेगमेंट 7 लुक, टाइमलाइन और क्विक रिवीजन। परीक्षा भवन में जाने से पहले इस पूरे जटिल कालखंड की तारीखों और तथ्यों को दिमाग में स्पष्ट रूप से सेट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक तेज, सटीक और क्रमबद्ध टाइमलाइन पर नजर डाली जाए। सबसे पहले शुरुआत होती है 1414 ईस्वी से। इस वर्ष सैयद वंश की स्थापना होती है। इसके संस्थापक थे खिज्र खान और इस पूरे वंश की मुख्य विशेषता रही इसके कमजोर शासक और सिमटता हुआ साम्राज्य। फिर एक बड़ा बदलाव आता है 1451 ईस्वी में, जब लोधी वंश सत्ता में आता है। इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, यह दिल्ली पर राज करने वाला पहला अफगान वंश था। इसके बाद आता है 1517 से 1526 का दौर। ये इब्राहिम लोधी का शासनकाल था। वो शासक जिसने प्रशासन के केंद्रीकरण का प्रयास किया और नतीजतन अपनों के ही भयंकर विद्रोह का सामना किया। और अंत में सबसे अहम साल 1526 ईस्वी, पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी की युद्ध के मैदान में मृत्यु, दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए अंत और बाबर द्वारा मुगल शासन की शुरुआत। परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि इतिहास का ये अध्याय भले ही पढ़ने में आकार में छोटा लगता हो, लेकिन परीक्षाओं में ये बहुत अधिक स्कोरिंग है। एक प्रश्न बनते हैं। संस्थापकों के नाम जैसे खिज्र खां और बहलोल लोदी, उनकी नीतियां और महत्वपूर्ण तिथियां, विशेष रूप से 1526 ईस्वी का पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध, एकदम उंगलियों पर याद होने चाहिए। दिल्ली का पहला अफगान वंश कौन सा था? आगरा शहर की स्थापना किसने की? सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? ये ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अक्सर परीक्षा में सफलता और विफलता का अंतर तय कर देते हैं। तथ्यों और कहानियों का ये पूरा अध्ययन वास्तव में इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे छोटे छोटे फैसले इतिहास को बनाते और बिगाड़ते हैं। बिल्कुल।
और सत्ता के उत्थान और पतन की इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा और वैचारिक सवाल विचार करने के लिए छोड़ना उचित रहेगा। यह सोचना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि अगर इब्राहिम लोदी ने अफगान सरदारों की शक्ति को कुचलने और रातों रात तुर्क सुल्तानों जैसा निरंकुश बनने का प्रयास करने के बजाय उनकी उसी कबीलाई समानता यानी ट्राइबल इक्वालिटी की व्यवस्था को एक नए तरीके से विकसित होने दिया होता, अगर उसने उस व्यवस्था को खत्म करने के बजाय उसे साथ लेकर चलने और आधुनिक बनाने का कोई बीच का रास्ता निकाला होता, तो क्या तब भी कोई विद्रोही गवर्नर इतनी नफरत से भर जाता कि वो बाबर को भारत बुलाने का आत्मघाती कदम उठाता? क्या सत्ता का ये बंटवारा अगर कूटनीति से सही तरीके से किया जाता तो वो सल्तनत को टूटने से बचा सकता था, या फिर ये मान लेना चाहिए कि एक अत्यंत मजबूत निरंकुश केंद्र के बिना इतने बड़े और विविध साम्राज्य का पतन पहले से ही तय था? इतिहास में अगर या किंतु का कोई स्थान नहीं होता। जो घट गया सो घट गया। लेकिन यह सवाल सत्ता के स्वरूप, मानव अहंकार और प्रशासन की उस जटिल बारीकी को समझने के लिए आज भी जरूरी है, जो आधुनिक दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ सत्ता, कूटनीति और संघर्ष के इस अत्यंत दिलचस्प अध्याय का ये गहन अध्ययन यहीं पूर्ण होता है। दिल्ली सल्तनत का जो 320 सालों का इतिहास है ना, उसमें एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली के तख्त पर 5 अलग अलग राजवंश आए। गुलाम खिलजी, तुगलक। हाँ, सैयद और लोधी भी। बिल्कुल। इन राजवंशों के बीच सत्ता के लिए भयंकर संघर्ष हुए। कई सुल्तानों की हत्याएं हुईं। राजमहल हमेशा षड्यंत्रों का केंद्र बना रहा। सही कहा। लेकिन इन सब राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक चीज थी जिसने इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक धागे में बांधे रखा। और वो था दिल्ली सल्तनत का बहुत ही मजबूत प्रशासनिक ढांचा। एकदम सही। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य विषय यही प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। जो भी विद्यार्थी एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विषय पूरी तरह से हाई यील्ड है। मतलब इससे सीधे सवाल आते हैं। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि इस एक विषय को गहराई से समझ लेने पर परीक्षा में इतिहास के कई जटिल प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं। तो चलिए इसे डीकोड करते हैं। हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं। आज के इस मिशन में हमें सल्तनत काल की एकता प्रणाली, सैन्य संगठन, राजस्व और न्याय प्रणाली को गहराई से समझना है। देखिए, इस पूरी चर्चा की पृष्ठभूमि को समझना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जी। अक्सर इतिहास पढ़ते समय ध्यान केवल राजाओं पर, युद्धों और तारीखों पर ही अटक कर रह जाता है। हाँ, लोग बस साल रटते रहते हैं। वही तो। लेकिन असली कहानी इस बात में छुपी होती है कि वो राज्य चलता कैसे था। सही बात है। जैसे कि अभी बताया गया, ऊपर बैठे शासक लगातार बदल रहे थे, नीतियां बदल रही थीं, लेकिन जमीन पर जो प्रशासन की मशीनरी थी वो बहुत हद तक स्थिर रही। और वो क्यों स्थिर रही? क्योंकि ये ढांचा एक दिन में नहीं बना था। जी। ये अरबी और फारसी परंपराओं के साथ साथ भारतीय परिस्थितियों का, बिल्कुल भारतीय परिस्थितियों का एक मिला जुला और बहुत ही व्यवहारिक रूप था। मतलब एकदम प्रैक्टिकल सिस्टम था। हाँ, अगर इस ढांचे की नींव को एक बार तार्किक रूप से समझ लिया जाए तो परीक्षा में आने वाले जो एमसीक्यू होते हैं उन्हें रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही उत्तर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। एकदम सही। सुल्तान बदल रहे हैं लेकिन व्यवस्था बिना रुके काम कर रही है। यही इस विषय की सबसे बड़ी खूबी है। जी। तो आइए अब इस प्रशासनिक मशीनरी के सबसे ऊपरी हिस्से यानी केंद्रीय प्रशासन को समझते हैं। ठीक है। उस समय की जो व्यवस्था थी उसे हम पूरी तरह से एक अकेंद्रीकृत राजशाही कह सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड मोनार्की। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि राज्य की सारी शक्तियों का अंतिम स्रोत केवल और केवल सुल्तान ही था। वही सुप्रीम था। बिल्कुल। प्रशासन का फैसला हो, सेना को आदेश देना हो या मौत की सजा सुनानी हो, हर चीज की आखिरी डोर सुल्तान के ही हाथों में थी। वो राज्य का सर्वोच्च सेनापति भी था और सर्वोच्च न्यायाधीश भी। और अगर इसके क्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए कि ऐसा क्यों था, तो उस समय की राजनीतिक मजबूरियां साफ दिखाई देती हैं। हाँ, सत्ता को बनाए रखने की मजबूरी। सुल्तान के पास थ्योरी में तो सारी पावर थी, लेकिन प्रैक्टिकली इतने बड़े साम्राज्य को, हाँ, इतने विशाल और विविधता से भरे साम्राज्य को, जिसमें हजारों गांव हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, कोई एक व्यक्ति अकेले कैसे चला सकता है? वो तो मानवीय रूप से असंभव है। बिल्कुल असंभव है। इसीलिए सुल्तान को एक मजबूत नौकरशाही, मंत्रियों और अलग अलग विभागों की आवश्यकता थी जो उसके लिए काम कर सके। हाँ, ये विभाग सुल्तान के दिमाग की तरह काम करते थे।
राजधानी से लेकर दूर दराज के गांवों तक नीतियां लागू करवाते थे। तो अब परीक्षा के नजरिए से उन 4 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय विभागों को समझना बहुत जरूरी है। जिन पर अक्सर सीधे मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं, एकदम। पहला और सबसे ताकतवर विभाग था दीवाने वजारत, जो कि मूल रूप से वित्त विभाग था। हाँ, आज के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरह पूरे साम्राज्य की आमदनी, टैक्स और खजाने का हिसाब यही रखता था। और इसका प्रमुख वजीर कहलाता था, सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी। दूसरा बड़ा विभाग था दीवाने अर्ज। ये पूरी तरह से एक मिलिट्री या सैन्य विभाग था। सेना की भर्ती करना, उनका वेतन तय करना और सेना को युद्ध के लिए तैयार रखना इसी की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा 2 और विभाग थे जो बहुत आवश्यक थे। तीसरा कौन सा था? तीसरा था दीवाने इंशा। इसे पत्राचार या स्टेट कम्युनिकेशन का विभाग कह सकते हैं। मतलब सुल्तान के आदेश, फरमान। हाँ, या जो गुप्त संदेश दूसरे राज्यों को जाते थे, उन सब का ड्राफ्ट बनाना और पहुंचाना। और चौथा प्रमुख विभाग था दीवाने रिसालत, जिसका मुख्य कार्य धार्मिक मामलों, दान पुण्य और विद्वानों को दी जाने वाली आर्थिक मदद का मैनेजमेंट करना था। इन चारों के नाम भले ही अरबी फारसी से हैं, लेकिन इनके काम बहुत स्पष्ट थे। जी। सुल्तान या वजीर टिक कर देते हैं। जबकि सटीक उत्तर है दीवाने अर्ज। बिल्कुल। और पैसे या लगान की बात हो तो दीवाने वजारत। इन विभागों को इनके काम से जोड़कर याद रखना एक बहुत स्मार्ट रणनीति है। अब देखिए, राजधानी में बैठे इन बड़े विभागों की बात तो हो गई, लेकिन दूर दराज के प्रांतों में ये सत्ता कैसे काम करती थी? ये एक बहुत ही तार्किक बिंदु है और यहीं से इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। इक्ता प्रणाली? बिल्कुल। परीक्षाओं में इस पर अनगिनत बार सवाल आए हैं। शुरुआत तो तुर्कों के आने के साथ हुई थी, लेकिन इसे एक ठोस आकार किसने दिया? सुल्तान इल्तुतमिश ने। जी। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इक्ता का असली मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बताइए। इक्ता का शाब्दिक अर्थ है भूमि आवंटन या जमीन का एक टुकड़ा। लैंड असाइनमेंट। हाँ, उस दौर में कोई आधुनिक बैंकिंग तो थी नहीं। पूरे साम्राज्य से कैश इकट्ठा करके राजधानी लाना बहुत जोखिम भरा था। रास्ते में लुटने का डर रहता था। बिल्कुल। तो सुल्तान अपने अधिकारियों और गवर्नरों को हर महीने नकद वेतन कैसे देता? तो इसका समाधान जमीन देकर निकाला गया। एकदम सही। सुल्तान ने नकद वेतन के बजाय जमीन के अलग अलग इलाके सौंप दिए, और जिस अधिकारी को ये इक्ता दिया जाता था उसे मुक्ति या इक्तादार कहा जाता था। जी। ये उस समय के हिसाब से बहुत ही व्यवहारिक था। लेकिन इन मुक्तियों का जमीन पर काम क्या होता था? वो सिर्फ मालिक नहीं थे। हाँ, उन पर भारी जिम्मेदारियां थीं। 3 सख्त कर्तव्य तय थे। पहला, उस इलाके के किसानों से लगान वसूलना। दूसरा, वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखना ताकि शांति रहे और व्यापार हो। और तीसरा सबसे जरूरी काम था उसी वसूले गए पैसे से अपना खर्च निकालकर सुल्तान के लिए एक सेना की टुकड़ी तैयार रखना। बिल्कुल। जब भी युद्ध हो, इक्तादारों को सेना लेकर हाजिर होना पड़ता था। लेकिन अगर इस व्यवस्था को गहराई से देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा खतरा था। कैसा खतरा? अगर किसी महत्वाकांक्षी इंसान को बहुत बड़ा इलाका दे दिया जाए, पैसा भी है, फौज भी है, तो वो तो खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर देगा। बिल्कुल। बगावत का डर। इसी खतरे को भांपते हुए इसमें एक शर्त जोड़ी गई। वो क्या? ये जो इक्ता दिए जाते थे, ये किसी भी कीमत पर वंशानुगत नहीं थे। मतलब अगर इक्तदार की मृत्यु हो जाए तो जमीन उसके बेटे को नहीं मिलेगी। एकदम सही। जमीन वापस सुल्तान के पास। और दूसरी बात, ये स्थायी भी नहीं थे। मतलब उनका तबादला होता रहता था। लगातार ट्रांसफर। जैसे आज के समय में डीएम या एसपी को एक जिले में ज्यादा टिकने नहीं दिया जाता, ताकि वो अपना दबदबा न बना लें। बिल्कुल। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी और घियासुद्दीन तुगलक के समय में तो कंट्रोल और भी कड़ा कर दिया गया था। हाँ, प्रॉपर ऑडिट होने लगा था कि इक्तादार एक सिक्का भी ज्यादा ना रख सके। जिस पर साम्राज्य टिका था, सैन्य व्यवस्था, मिलिट्री सिस्टम। सुल्तान को अपनी खुद की एक विशाल स्थायी सेना चाहिए थी, जिसे हश्मे कल्प कहा जाता था, जिसमें घुड़सवार सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि युद्ध की गति घोड़ों पर ही निर्भर थी। बिल्कुल। पैदल सेना और हाथी भी थे। और खास बात ये थी कि इस केंद्रीय सेना को जमीन नहीं, सीधा नगद वेतन दिया जाता था। लेकिन जब लाखों सैनिकों को नकद वेतन मिले तो भ्रष्टाचार तो फैलेगा ही। बहुत तेजी से। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक बड़ी चुनौती आई, मंगोलों के आक्रमण। हाँ, भयानक आक्रमण। साम्राज्य बचाने के लिए विशाल सेना चाहिए थी, लेकिन भ्रष्टाचार दीमक की तरह लगा था। लोग फर्जी नाम लिखवा लेते थे। हाँ,
एक ही अच्छे घोड़े को 2-3 बार दिखाकर पैसा निकाल लेते या युद्ध के समय कमजोर घोड़े ले आते। इस धांधली को खत्म करने के लिए ही खिलजी ने 2 सख्त नियम लागू किए, जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहला था दाग प्रथा, मतलब घोड़ों को गर्म लोहे से दागना, शाही मोहर लगाना, और दूसरा था चेहरा या हुलिया, मतलब हर सैनिक का शारीरिक रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना। इन सुधारों के पीछे का लॉजिक बहुत तगड़ा था, बिल्कुल, दाग प्रथा से कोई भी व्यक्ति युद्ध में कमजोर घोड़ा नहीं ला सकता था, क्योंकि उस पर मोहर नहीं होती थी। और चेहरा प्रणाली तो आज के बायोमेट्रिक का शुरुआती रूप था। सैनिक की लंबाई, रंग, निशान सब लिखा जाता था, इससे सेना में फर्जी एंट्री पूरी तरह बंद हो गई और सेना अजेय बन गई। यहाँ इतिहास पढ़ने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। परीक्षा में अक्सर लोग दाग और चेहरा को मुगलों की मनसबदारी प्रथा से कंफ्यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, मनसबदारी अकबर ने बहुत बाद में शुरू की थी, दोनों अलग है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या सुल्तान की इतनी बड़ी सेना, इक्तादारों की सेना, हजारों अधिकारी, इन सबको चलाने के लिए भारी धन कहां से आता था? पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। राज्य का खजाना भरने के लिए कई तरह के कर लगाए जाते थे, जिनके नाम परीक्षा में बहुत आते हैं। सबसे बड़ा कर था खराज, जो कि लैंड टैक्स या भूमि कर था। उपज पर लगता था। दूसरा था जजिया। जो गैर मुस्लिम नागरिकों पर उनकी सुरक्षा की गारंटी के बदले लगता था। तीसरा ज़कात, जो मुस्लिमों पर धार्मिक कर था। इसका इस्तेमाल गरीबों और मदरसों के लिए होता था। और चौथा था खम्स, मतलब युद्ध में लूटे गए माल का 5वां हिस्सा, जो सीधा सुल्तान के खजाने में जाता था। इन करों में सबसे बड़ा बदलाव अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हाँ, मंगोलों से निपटने के लिए पैसा चाहिए था, तो उसने खराज को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। आधा हिस्सा सीधे राज्य का। और दूसरा विवादित बदलाव मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में किया, कर तो बढ़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ अकाल पड़ गया, जिससे भयंकर किसान विद्रोह हुआ। बिल्कुल। अब आते हैं प्रशासन के अंतिम मुख्य स्तंभ पर, न्याय प्रणाली, जस्टिस सिस्टम। यहाँ भी सुल्तान ही सर्वोच्च सत्ता था। सबसे बड़ी अदालत सुल्तान का दरबार ही था। और न्याय का आधार इस्लामी कानून था, जिसे शरिया कहते हैं। इसके लिए विशेष अधिकारी थे। सबसे प्रमुख पद था काजी का, जो मुख्य न्यायाधीश होता था। सबूत देखना, फैसला सुनाना उसी का काम था। लेकिन कानून जटिल होते थे, तो मदद के लिए मुफ्ती होते थे। मुफ्ती लीगल स्कॉलर थे, वो फैसला नहीं सुनाते थे, बल्कि शरिया के अनुसार कानूनी सलाह देते थे। और दिल्ली में एक मुख्य काजी बैठता था। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विभाजन था, दीवानी मामले और आपराधिक मामले। सिविल और क्रिमिनल केसेस। हाँ, दीवानी मामलों में जैसे जमीन या शादी के विवाद, उसमें गैर मुस्लिमों को अपने पर्सनल लॉज या पंचायत के नियमों को मानने की छूट थी। लेकिन क्रिमिनल मामलों में कोई छूट नहीं। चोरी, हत्या या राजद्रोह में सीधे राज्य का इस्लामी कानून लागू होता था। होता है। जी बिल्कुल। अब इस विस्तृत विश्लेषण के अंतिम चरण में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि एमसीक्यू आसानी से हल हो। बिल्कुल, रैपिड फायर। सर्वोच्च सत्ता सुल्तान, वित्त विभाग दीवाने विजारत, सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, जमीन का आवंटन इक्ता प्रणाली, जमीन पाने वाले अधिकारी मुक्ति, घोड़ों पर मोहर दाग प्रथा, मुख्य भूमि कर खराज, सुरक्षा कर जजिया, और अंत में न्यायाधीश काजी। बहुत बढ़िया। इस पूरे ढांचे का महत्व सिर्फ अंकों तक सीमित नहीं है। तो और क्या महत्व है? एक केंद्रीकृत सिस्टम, एकता और मजबूत सेना ने एक ऐसा माहौल बनाया जो 300 सालों तक टिका रहा, और मुगलों के लिए एक बेस तैयार किया। बिल्कुल। मुगलों का प्रशासन शून्य से नहीं शुरू हुआ था, लेकिन खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर गहराई से विचार करना चाहिए। जी बताइए। एकता प्रणाली इसलिए बनाई गई ताकि लगातार ट्रांसफर से कोई बगावत न कर सके। इस पर तो एकदम परफेक्ट थी। हाँ, लेकिन सोचिए, जब भी केंद्र में बैठा सुल्तान कमजोर पड़ने लगता होगा, तो क्या होता होगा? तो क्या यही महत्वाकांक्षी इक्तादार, जिनके पास अपनी सेना है, पैसा है, इस पूरे साम्राज्य को अंदर से खोखला नहीं कर देते होंगे? ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। क्या व्यवस्था को बचाने वाले ही कमजोरी का फायदा उठाकर पतन का कारण नहीं बन जाते होंगे? इतिहास में साम्राज्यों का पतन ऐसे ही अंतर्विरोधों से होता है। ये विचार इतिहास को आज के संदर्भ में भी समझने का एक नया नजरिया देता है। व्यवस्थाएं कितनी भी मजबूत हों, चलाने वालों पर निर्भर करती हैं।
उम्मीद है कि आज के इस गहन विश्लेषण ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया होगा और परीक्षाओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार हमारे किया सामने है। होगा। वो हमें आज के इस भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में ले जाते हैं जिसे अक्सर हम सिर्फ युद्धों या सुल्तानों के चश्मे से ही देखते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब इतिहास की किताबों में दर्ज वही सत्ता का संघर्ष और खूनी लड़ाइयां, लेकिन इन सब के समानांतर जमीन पर एक बहुत ही खामोश लेकिन बेहद शक्तिशाली वैचारिक क्रांति भी चल रही थी। और मजे की बात यह है कि ये क्रांति तलवारों से नहीं लड़ी जा रही थी। जी, ये लड़ी जा रही थी कविता, संगीत और अध्यात्म से। तो आज के हमारे स्रोत गहराई से विश्लेषण करते हैं भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का। ये सच में इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही डिकोड करना है कि कैसे इन दो अलग-अलग धाराओं ने उस समय के कट्टर कर्मकांडों, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के पूरे ढांचे को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल, उन्होंने समाज को एक ऐसा रैडिकल या कह लें क्रांतिकारी विचार दिया जिसने ईश्वर और इंसान के बीच के सारे बिचौलियों को पूरी तरह खारिज कर दिया। तो इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समय के समाज की मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखना होगा। हाँ, अगर हम 12वीं से 16वीं सदी के उस दौर को देखें तो वो बहुत भारी राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। एक तरफ बाहरी आक्रमण हो रहे थे, नई सत्ता स्थापित हो रही थी। जी, और आम इंसान खुद को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा था। ऐसे समय में जब ऊपर सत्ता के गलियारों में मारकाट मची थी, तब जमीनी स्तर पर ये संत और सूफी फकीर एक तरह के सोशल हीलर का काम कर रहे थे। मतलब समाज के घावों पर मरहम लगाने वाले वैद्य की तरह। एकदम सही। एक तरफ हिंदू धर्म के भीतर से भक्ति की एक नई लहर उठ रही थी, जो कर्मकांडों के बोझ तले दबे इंसान को सांस लेने की जगह दे रही थी। और ठीक उसी समय इस्लाम के भीतर सूफीवाद का रहस्यवादी रूप आकार ले रहा था, जो पूरी तरह से प्रेम और करुणा की बात कर रहा था। आप देखिए, दोनों आंदोलनों की पृष्ठभूमि अलग थी, लेकिन उनका लक्ष्य बिल्कुल एक था कि समाज के हाशिए पर खड़े आम इंसान को ये महसूस कराया जाए कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए उसे किसी सत्ता की मोहर की जरूरत नहीं है, न किसी विशेष जाति की, न वर्ग के। और इस पूरी वैचारिक लहर की शुरुआत का जो भौगोलिक सफर है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मतलब जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में उत्तर भारत के संत आते हैं। हाँ, कबीर या तुलसीदास जैसे नाम। बिल्कुल, लेकिन हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस आग की पहली चिंगारी 7वीं शताब्दी में ही दक्षिण भारत में सुलग चुकी थी, तमिलनाडु के अलवार और नयनार संतों के जरिए। जी, और उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो था भाषा का लोकतांत्रिकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उस समय तक धर्म और अध्यात्म की पूरी ठेकेदारी संस्कृत भाषा के पास थी, जो आम जनता की समझ से बिल्कुल बाहर थी। हाँ, तो इन संतों ने संस्कृत को किनारे रखकर तमिल भाषा में गाना और कविताएं लिखना शुरू किया। भाषा का ये बदलाव कोई छोटी घटना नहीं थी। ये ज्ञान और अध्यात्म को ओपन सोर्स करने जैसा था, है ना? बिल्कुल ओपन सोर्स, क्योंकि जब ज्ञान किसी एक कठिन भाषा तक सीमित होता है तो जो लोग उस भाषा को जानते हैं वे समाज के गेटकीपर या ठेकेदार बन जाते हैं। और दक्षिण के इन संतों ने ये समझ लिया था कि जब तक ईश्वर की बात आम लोगों की अपनी भाषा में नहीं होगी तब तक धर्म सिर्फ एक व्यापार बना रहेगा। इसी वजह से जब ये आंदोलन दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ा तो हमने देखा कि हर क्षेत्र में संतों ने स्थानीय बोलियों का इस्तेमाल किया। ज्ञान को मंदिरों के गर्भगृह से निकालकर चौपालों और खेतों तक ला दिया गया। और ये उस समय के ब्राह्मणवादी और रूढ़िवादी ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि अब एक आम किसान को ईश्वर से बात करने के लिए किसी पंडित या पुरोहित की आवश्यकता नहीं रह गई थी। इसी बात को अगर हम 11वीं और 12वीं सदी के महान संत रामानुज के जीवन से जोड़ें तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। रामानुज का प्रभाव बहुत गहरा था। हाँ, वे दक्षिण भारत से थे और उन्होंने इस पूरे आंदोलन को सिर्फ भावना के स्तर पर नहीं छोड़ा बल्कि उसे एक मजबूत दार्शनिक आधार भी दिया। उनके जीवन का एक किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। वो मंदिर की छत वाला किस्सा। जी वही। कहा जाता है कि उनके गुरु ने उन्हें मुक्ति का एक गुप्त मंत्र दिया था और सख्त हिदायत दी थी कि इसे किसी को मत बताना वरना तुम्हें नर्क मिलेगा। लेकिन रामानुज ने क्या किया? वे सीधे मंदिर की छत पर चढ़ गए और पूरी भीड़ को, जिसमें निचली जाति के लोग भी शामिल थे, वो मंत्र जोर जोर से सुना दिया। उनका तर्क था कि अगर मेरे अकेले के नर्क जाने से हजारों लोगों को मुक्ति मिलती है तो मुझे वो नर्क खुशी से मंजूर है। ये जो समावेशी या इंक्लूसिव सोच थी वो उस दौर में अकल्पनीय थी। और रामानुज का ये कदम केवल एक विद्रोही कदम नहीं था,
इसके पीछे उनका एक बहुत गहरा दर्शन था जिसे विशिष्टाद्वैत या क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म कहा जाता है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। हाँ, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। एक विशाल समुद्र की कल्पना कीजिए। वो समुद्र ईश्वर है और उसमें जो लहरें उठ रही हैं वे हम इंसानों की आत्माएं हैं। लहर का अपना एक आकार है, अपनी एक पहचान है, लेकिन क्या लहर को समुद्र से अलग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, लहर तो उसी पानी का हिस्सा है। रामानुज यही कह रहे थे कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग का हो, उसी एक परम सत्ता का अंश है। और जब हर इंसान उसी ईश्वर की लहर है तो फिर समाज में ये ऊंच नीच और छुआछूत किस आधार पर टिक सकता है? सही बात है। ये दर्शन सीधे तौर पर उस समय की जाति व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार कर रहा था। और ये प्रहार 15वीं सदी में वाराणसी की गलियों में आकर अपने सबसे उग्र रूप में सामने आया जब कबीर का उदय हुआ। कबीर इस पूरे आंदोलन के शायद सबसे निडर और बेबाक चेहरे थे। एक जुलाहा जिसने समाज के दोनों प्रमुख धर्मों हिंदू और इस्लाम की रूढ़िवादी प्रथाओं को बिना किसी लाग लपेट के चुनौती दी। कबीर के पास कोई किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी तेज थी कि उनके दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरा पहाड़ी पूज लेता हूँ। इससे तो चक्की का वो पत्थर बेहतर है जिससे अनाज पीसकर लोगों का पेट भरता है। और मुल्लाओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर की ये स्पष्टवादिता दरअसल निर्गुण भक्ति के दर्शन का चरम रूप थी। यहाँ सगुण और निर्गुण के बीच के उस वैचारिक घर्षण को समझना बहुत जरूरी है। तो सगुण भक्ति ईश्वर को एक साकार रूप में पूजने पर जोर देती थी, जी, जैसे राम या कृष्ण के रूप में। हाँ। और इसके विपरीत कबीर निर्गुण विचारधारा के थे। अब निर्गुण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ईश्वर का कोई रूप या आकार नहीं है। तो इसका सामाजिक अर्थ क्या था? इसका असली सामाजिक अर्थ ये था कि अगर ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है तो न तो उसे किसी मंदिर में स्थापित किया जा सकता है और न ही किसी मस्जिद की चारदीवारी में कैद किया जा सकता है। और जब ईश्वर किसी इमारत में कैद ही नहीं है तो उस इमारत को चलाने वाले पुजारियों और मौलवियों की पूरी संस्था ही अप्रासंगिक हो जाती है। बिल्कुल। कबीर दरअसल धर्म के उस संस्थागत ढांचे को ही खारिज कर रहे थे जो आम इंसान का शोषण करता था। उन्होंने धर्म को इतना व्यक्तिगत बना दिया कि कोई भी व्यक्ति चरखा चलाते हुए भी सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञानी बन सकता था। तो कबीर अगर धर्म के संस्थागत ढांचे को चुनौती दे रहे थे तो दूसरी तरफ सगुण भक्ति की धारा में एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया जिसने पितृसत्तात्मक व्यवस्था को सीधे चुनौती दी। आप मीराबाई की बात कर रहे हैं? जी, 16वीं सदी की राजपूत राजकुमारी मीराबाई। हमारे नोट्स बताते हैं कि मीराबाई का जन्म राजसी ठाट बाट में हुआ था और उनका विवाह मेवाड़ के एक शक्तिशाली राजघराने में हुआ था। लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्होंने सती होने से या एक पारंपरिक विधवा की तरह अंधेरे कमरों में कैद रहने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सगुण भक्ति का मार्ग चुना। वे भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व मान चुकी थीं। एक राजघराने की बहू का महल छोड़कर सड़कों पर आना, पैरों में घुंघरू बांधकर आम लोगों और संतों के बीच नाचना, ये उस समय के राजपूताना समाज के अहंकार पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। मीराबाई की ये बगावत केवल धार्मिक नहीं थी, ये पूरी तरह से एक सामाजिक और नारीवादी विद्रोह था। उस समय के सामंती समाज में एक महिला का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना जाता था। वो या तो किसी की बेटी थी या पत्नी या विधवा। लेकिन मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई। परिवार ने उन्हें जहर मारने की कोशिश की, प्रताड़ित किया, लेकिन उनका समर्पण इतना गहरा था कि कोई भी सामाजिक बेड़ी उन्हें रोक नहीं पाई। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे भक्ति का इस्तेमाल उस दौर में एक ढाल और एक हथियार दोनों की तरह किया गया। मतलब मीरा ने भक्ति का सहारा लेकर समाज द्वारा बनाए गए उन कठोर नियमों को तोड़ दिया जिन्हें तोड़ना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इसी तरह सामाजिक नियमों को तोड़ने का एक और अद्भुत तरीका हमने 15वीं सदी के बंगाल में देखा, जब चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन की शुरुआत की। वे भी सगुण भक्ति के उपासक थे, कृष्ण के भक्त थे। लेकिन उनका तरीका एकदम अलग था।
उन्होंने भक्ति को एक व्यक्तिगत साधना से निकालकर एक बहुत बड़ा सामूहिक उत्सव बना दिया। सड़कों पर कीर्तन शुरू किया, ढोल मंजीरों के साथ भारी भीड़ का एक साथ गाना और नाचना। और चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन के पीछे का समाजशास्त्र बहुत गहरा है। हाँ, क्योंकि उस समय का बंगाल बहुत ही कठोर जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। लेकिन जब संकीर्तन शुरू होता था तो लोग एक आध्यात्मिक उन्माद या ट्रांस में चले जाते थे। जब आप आंखें बंद करके ढोल की ताल पर नाच रहे होते हैं तो आपको ये होश नहीं रहता कि आपके बगल में नाचने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे समाज अछूत मानता है। संगीत और नृत्य ने एक इक्वलाइजर या समानता लाने वाले टूल का काम किया। उस उन्माद में इंसान का सारा सामाजिक अहंकार गल जाता था। चैतन्य ने यह साबित कर दिया कि ईश्वर के दरबार में सिर्फ प्रेम का सिक्का चलता है, आपकी जाति या आपकी आर्थिक स्थिति का नहीं। इसी वजह से वैष्णववाद बंगाल और उड़ीसा के हर तबके में इतनी तेजी से फैल गया। तो अगर हम इस पूरे भक्ति आंदोलन के हिस्से को समेटें तो ये साफ दिखता है कि इसने न केवल क्षेत्रीय साहित्यों जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी में एक स्वर्ण युग की शुरुआत की, बल्कि समाज के भीतर मौजूद गहरी खाइयों को पाटने का काम किया। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही शक्तिशाली है। बिल्कुल, सूफी आंदोलन। जिस समय हिंदू धर्म में सुधार हो रहा था, बिल्कुल उसी समय इस्लाम के भीतर एक बहुत ही रहस्यवादी और प्रेमपूर्ण आंदोलन जड़े जमा रहा था। दिल्ली के सुल्तान जहां तलवारों से साम्राज्य बढ़ा रहे थे, वहीं ये सूफी संत लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। सूफीवाद का उदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यह उस दौर के कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। सूफियों का मानना था कि ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे एक महबूब या प्रेमी की तरह प्रेम करने की जरूरत है। और इस पूरे सूफी आंदोलन के सामाजिक प्रभाव को समझने के लिए हमें खानका के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। खानका का मतलब होता है सूफियों का आश्रम या मठ। लेकिन अगर आप उस समय के समाज को देखें तो खानका केवल एक धार्मिक जगह नहीं थी। तो वो क्या थी? ये एक तरह का मध्यकालीन एनजीओ, एक कम्युनिटी सेंटर और एक सुरक्षित पनागाह था। ये बहुत ही सटीक तुलना है, क्योंकि उस समय जब दो राज्यों के बीच युद्ध होता था तो आम जनता की फसलें जल जाती थीं, उनके घर उजड़ जाते थे। ऐसे में ये खानका उनके लिए एक ऐसा आसरा होते थे जहां उनसे उनका धर्म या जाति नहीं पूछी जाती थी। खानका में लंगर की व्यवस्था होती थी, जहां मुफ्त भोजन मिलता था। हाँ, एक ही दस्तरखान पर एक हिंदू व्यापारी, एक मुस्लिम फकीर, एक हारा हुआ सैनिक और एक गरीब किसान एक साथ बैठकर खाना खाते थे। उस दौर में जब सत्ता और राजनीति आम आदमी के लिए केवल खौफ का दूसरा नाम थी, खानका ने लोगों को ये उम्मीद दी कि इंसानियत अभी जिंदा है। और इसी ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक ऐसा सांस्कृतिक पुल बनाया जिसने भारत की गंगा जमुनी तहजीब की नींव रखी। भारत में सूफीवाद की बात हो तो चिश्ती सिलसिले का जिक्र सबसे पहले आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अजमेर में अपना केंद्र बनाया, और उनके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया जैसे महान संत हुए। इन संतों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे सत्ता से दूर भागते थे। निजामुद्दीन औलिया का वो किस्सा बहुत मशहूर है। जब दिल्ली के सुल्तान ने उनसे मिलने की जिद की थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक दरवाजे से अंदर आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। वे जानबूझकर अपने लिए फख्र यानी गरीबी और सादगी का जीवन चुनते थे। शासक उन्हें जमीनें या जागीरें देना चाहते थे, लेकिन वे ठुकरा देते थे। चिश्ती संतों का ये राजनीतिक अलगाव दरअसल उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका बहुत स्पष्ट मानना था कि जो व्यक्ति सत्ता के गलियारों में घूमेगा वो कभी भी आम जनता का दुख दर्द नहीं समझ पाएगा। राजनीति में समझौता करना पड़ता है और एक सूफी संत सच्चाई के रास्ते पर कोई समझौता नहीं कर सकता। उनकी इसी बेदाग छवि के कारण आम जनता, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल थे, उनकी तरफ खिंची चली आई। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा वैचारिक ट्विस्ट आता है। हमारे नोट्स में एक और प्रमुख सूफी विचारधारा का जिक्र है, सोहरावर्दी सिलसिला, जिसकी स्थापना शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने की थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनका काम करने का तरीका चिश्ती संतों से 100% अलग था। बिल्कुल अलग। जहां चिश्ती संत सुल्तानों की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, वहीं सोहरावर्दी संत सुल्तानों के दरबार में जाते थे, उनसे मिलते थे और बाकायदा शाही पद और सरकारी अनुदान स्वीकार करते थे। ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक डिबेट है जिसे आज के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। सवाल ये था कि समाज का भला कैसे किया जाए। सोहरावर्दी संतों का तर्क था कि अगर आप गरीब रहकर खुद ही भूखे हैं
तो आप दूसरों का पेट कैसे भरेंगे? उनका मानना था कि सत्ता के पास संसाधन होते हैं। अगर एक सच्चा संत शासक के करीब रहेगा तो वो उस शासक को सही सलाह दे पाएगा। वह सुल्तान को जन कल्याण के काम करने और न्यायपूर्ण शासन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यानी अगर आपको सिस्टम की गंदगी साफ करनी है तो आपको सिस्टम के अंदर जाना होगा। ये तो आज की आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी बहस है, ग्रास रूट एक्टिविज्म बनाम लॉबिंग। क्या समाज को बदलने के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध करना चाहिए, जैसा कि चिश्ती संत कर रहे थे, या फिर सत्ता के साथ बैठकर नीतियों में बदलाव करवाना चाहिए, जैसा सोहरावर्दी संत मानते थे? दोनों ही सिलसिलों की नीयत साफ थी। वे आम इंसान का भला चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल विपरीत थे। और इतिहास गवाह है कि दोनों ने ही अपने अपने तरीके से उस समय के समाज पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम एक बड़े फ्रेम में रखकर देखें तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। भारत का इतिहास सिर्फ युद्धों में जीती गई जमीनों का इतिहास नहीं है। ये विचारों के संघर्ष का इतिहास है। रामानुज का दार्शनिक तर्क, कबीर का तीखा व्यंग, मीराबाई का निडर समर्पण, चैतन्य का सांगीतिक उन्माद और सूफी संतों का बेइंतहा प्रेम, इन सब ने मिलकर भारतीय समाज की एक ऐसी मानसिक सर्जरी की जिसकी उस समय सख्त जरूरत थी। उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया जहां विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। अगर आज भारतीय संस्कृति में इतनी विविधता के बावजूद एक बुनियादी एकता दिखाई देती है, तो उसके बीच 15वीं और 16वीं सदी के इन्हीं संतों और फकीरों ने बोए थे। बिल्कुल। ये सचमुच एक ऐसा विषय है जो हमें अपने इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। और इस चर्चा को विराम देते हुए आज के इस डिजिटल दौर के संदर्भ में एक विचार जहन में आता है। वो क्या? ये सोचने वाली बात है कि 15वीं सदी में जब संचार का कोई माध्यम नहीं था, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ना ही कोई एल्गोरिदम था जो चीजों को वायरल कर सके, तब इन फकीरों और संतों ने केवल अपनी सादगी और स्थानीय बोलियों के दम पर पूरे उपमहाद्वीप के सोचने का तरीका बदल दिया था। बिल्कुल। आज के समय में जहां हर पल हम सूचनाओं के महासागर में गोते लगा रहे हैं, क्या आज कोई ऐसा वैचारिक आंदोलन उभर सकता है जो समाज में मौजूद दूरियों को उसी गहराई से पाट सके? या फिर सत्य और प्रेम की कोई भी आवाज आज इंटरनेट के शोर और किसी सोशल मीडिया एल्गोरिदम के नीचे दबकर सिर्फ एक ट्रेंड बनकर रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करने की गहन आवश्यकता चर्चा है। में हम आज की इतिहास deep के dive- एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा, उसकी संस्कृति और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिल्कुल। आज हम 1526 ईस्वी के उस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ दिल्ली सल्तनत अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नए युग यानी मुगल साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। आज का ये सेशन पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल लेक्चर की तरह डिजाइन किया गया है। और इसमें हम इस ऐतिहासिक बदलाव के 4 सबसे मजबूत स्तंभों को डिकोड करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध, शेरशाह सूरी के शानदार प्रशासनिक सुधार, अकबर की मनसबदारी प्रथा और उसकी धार्मिक नीति। सही कहा। देखिए, अगर इस पूरे कालखंड को एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखा जाए, खासकर उन छात्रों के नजरिए से जो एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इतिहास का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। इन विषयों से परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। इसकी वजह भी तो बहुत साफ है ना? हाँ, बिल्कुल। यही वो समय था जब भारत का मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा आकार ले रहा था। अगर इन 4 पिलर्स की बुनियादी समझ दिमाग में साफ हो जाए तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बाकी किसी भी हिस्से को समझना और याद रखना बेहद आसान हो जाता है। तो आज का लक्ष्य यही है कि इन भारी भरकम ऐतिहासिक तथ्यों को रटने के बजाय इनके पीछे की क्यों और कैसे वाली कहानी को समझा जाए। एकदम सही अप्रोच है। तो चलिए आज के इस पहले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है बाबर से। बाबर की पृष्ठभूमि अपने आप में किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। हाँ, वो काबुल का शासक था। बिल्कुल। और उसके खून में दुनिया के 2 सबसे खूंखार और महान योद्धाओं की विरासत दौड़ रही थी। पिता की ओर से वो तैमूर का वंशज था और माता की ओर से चंगेज खां का। मतलब युद्ध की रणनीति और एग्रेशन तो उसे जेनेटिक्स में ही मिला था। सही बात है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि काबुल की पहाड़ियों में राज करने वाला ये शासक अचानक भारत की तरफ क्यों मुड़ गया? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। अक्सर लगता है कि विदेशी आक्रमणकारी बस एक दिन उठते हैं और हमला कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस समय भारत में इब्राहिम लोधी का शासन था और वो बहुत अलोकप्रिय था, है ना? सच कहा जाए तो वह एक बेहद अलोकप्रिय शासक बन चुका था।
इब्राहिम लोधी बहुत ही घमंडी और शक्की मिजाज का इंसान था। वह अपने ही दरबार के रईसों और अनुभवी अफगान सरदारों का सरेआम अपमान करता था। मतलब अपने ही लोगों को दुश्मन बना लिया था उसने। बिल्कुल। हालात इतने खराब हो गए थे कि उसके अपने ही लोगों ने, जिनमें पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी शामिल था, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेज दिया। अरे वाह! हाँ, बाबर तो वैसे भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, उसे बस एक सही मौके की तलाश थी। और यहीं से मंच तैयार होता है उस दिन का जिसने इतिहास बदल दिया। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 ये तारीख इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने थीं। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें तो इब्राहिम लोदी की सेना बहुत विशाल थी। बहुत ज्यादा विशाल। उसके पास हजारों सैनिक और सैकड़ों खूंखार युद्ध वाले हाथी थे। वहीं बाबर की सेना काफी छोटी थी। तो फिर इस युद्ध का पासा पलटा कैसे? एक छोटी सेना ने इतने बड़े साम्राज्य को कैसे उखाड़ फेंका? पासा पलटा तकनीक ने। इब्राहिम लोदी की सेना भले ही बहुत बड़ी थी, लेकिन वो पारंपरिक तरीके से लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ बाबर ने भारत के युद्ध क्षेत्र में एक ऐसा हथियार पेश किया जिसका सामना इससे पहले किसी ने इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया था। तोपखाना और बारूद। एकदम सही। तोपखाना और बारूद का शानदार इस्तेमाल। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। इब्राहिम लोदी के हाथी आगे बढ़ रहे हैं और अचानक बाबर की तोपों से आग और बारूद के गोले बरसने लगते हैं। हाथियों ने तो पहले कभी ऐसी आवाज सुनी ही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। तोपों की उस भयानक आवाज और धमाकों से लोधी के हाथी पूरी तरह पागल हो गए। वे आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़ गए और अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। बाप रे! मतलब हाथियों का वो एडवांटेज पूरी तरह से बैकफायर कर गया। ये तो एकदम साइकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, और इसका नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया। वो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। ये एग्जाम के लिए बहुत अच्छा फैक्ट है। बिल्कुल है। इस एक दिन ने दो बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले कर दिए। पहला, दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का हमेशा के लिए पतन हो गया, और दूसरा, भारत में मुगल साम्राज्य की आधिकारिक शुरुआत हो गई। तो अब बढ़ते हैं इस चर्चा के तीसरे सेगमेंट की ओर, जहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव तो रख दी, लेकिन 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। गद्दी पर बैठता है उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं की किस्मत बाबर जैसी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उसे एक बना बनाया स्थिर साम्राज्य नहीं मिला था। हुमायूं को कदम कदम पर भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन, या कह लें कि सबसे बड़ा रणनीतिकार, था शेरशाह सूरी। हुमायूं के लिए सत्ता संभालना सच में कांटों भरे ताज जैसा था। शेरशाह सूरी एक मामूली जागीरदार का बेटा था, लेकिन वो बेहद महत्वाकांक्षी और कूटनीति का उस्ताद था। उसने धीरे धीरे बिहार और बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाई और फिर हुमायूं को सीधी चुनौती दी। और परीक्षाओं के लिए यहाँ 2 युद्धों के साल याद रखना बहुत जरूरी हैं। एकदम सही, क्योंकि इन्होंने मुगलों को भारत से लगभग खत्म ही कर दिया था। पहला था 1539 का चौसा का युद्ध। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पूरी तरह फंसा लिया और बहुत बुरी तरह हराया। हुमायूं को तो अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत गंगा नदी में कूदना पड़ गया था। चौसा की वो हार मुगलों के लिए किसी बुरे सपने जैसी रही होगी ना, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई ना। बिल्कुल नहीं। शेर शाह सूरी रुकने वालों में से नहीं था। ठीक 1 साल बाद 1540 में कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, वो लड़ा गया। इस बार शेर शाह ने हुमायूं को इतनी करारी शिकस्त दी कि हुमायूं को भारत छोड़कर ही भागना पड़ा। सोचिए, जिस मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने इतने संघर्ष से रखी थी, वो महज 14 साल के अंदर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सही कह रहे हैं। हुमायूं अगले 15 सालों तक दर दर की ठोकरें खाता रहा और अंततः उसे फारस में शरण लेनी पड़ी। फारस यानी आज का ईरान? हाँ। वहीं दूसरी तरफ 1540 में शेर शाह ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और सूर साम्राज्य की स्थापना की। 1555 में हुमायूं की वापसी और उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु का जिक्र भी हम आगे करेंगे। ये इतिहास का एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ है। लेकिन अब हम आते हैं अपने चौथे सेगमेंट पर, जो इस पूरी कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगाकर दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसका शासनकाल केवल 5 साल का रहा।
1540 से 1545 तक। सिर्फ 5 साल? हाँ, एक बात सोचकर सच में हैरानी होती है। इतिहास के पन्नों में 5 साल का समय तो पलक झपकने जैसा होता है। इतने कम समय में कोई ऐसा क्या कर सकता है कि उसका नाम आज भी पढ़ा जाता है? यही शेरशाह सूरी की महानता है। उसका 5 साल का शासनकाल किसी भी शासक के 25 साल के शासन पर भारी पड़ता है। उसके प्रशासनिक सुधार इतने शानदार और वैज्ञानिक थे कि बाद में मुगलों के सबसे महान सम्राट अकबर ने भी बिना किसी झिझक के उसी के बनाए हुए सिस्टम को अपनाया। चलिए, उसके प्रशासन के इन मास्टर स्ट्रोक्स को एक-एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। लैंड रेवेन्यू को लेकर अक्सर छात्रों में कंफ्यूजन रहता है। हाँ, 1500 के दशक में जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब उसने जमीन की फर्टिलिटी यानी उर्वरता के आधार पर टैक्स कैसे तय किया? ये सब उस समय मापा कैसे जाता था? शेर शाह ने एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका निकाला जिसे जब्ती प्रणाली कहा गया। उसने पूरे साम्राज्य की जमीन की बहुत ही सटीक माप करवाई। इसके लिए सिकंदरी गज नाम के एक पैमाने का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, और सिर्फ माप ही नहीं, बल्कि जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया: अच्छी, मध्यम और खराब जमीन। इन तीनों के औसत उत्पादन का 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में तय किया जाता था। इससे किसानों पर कभी भी उनकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं पड़ता था। और शायद इसी सिस्टम का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा वो था जिसे पट्टा कहा जाता था। लेकिन क्या सच में कागज के एक टुकड़े यानी पट्टा से उस दौर के करप्ट अधिकारी रुक जाते थे? ये सिस्टम ग्राउंड पर काम कैसे करता था? बहुत अच्छी तरह काम करता था। पट्टा असल में राज्य की तरफ से किसान को दिया गया एक लिखित दस्तावेज या टाइटल डीड होता था। इसमें साफ लिखा होता था कि किसान के पास कितनी जमीन है, वो कौन सी फसल उगा रहा है और उसे सरकार को कितना टैक्स देना है। सब कुछ लिखित है। हाँ, बदले में किसान एक कबूलियत यानी अग्रीमेंट लेटर पे साइन करता था कि वो ये टैक्स देगा। जब सब कुछ लिखित में हो गया तो बीच के अधिकारियों या जमींदारों के पास किसानों को ब्लैकमेल करने या उनसे एक्स्ट्रा पैसे ऐंठने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। ये आज के मॉडर्न प्रॉपर्टी पेपर्स और टैक्स एग्रीमेंट का एकदम शुरुआती रूप था। ये तो सच में कमाल का विजन है। बिल्कुल। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो शेरशाह का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का नाम आता है। बंगाल से लेके पंजाब तक जाने वाली ये सड़क। लेकिन एक शासक सिर्फ एक सड़क बनाने के लिए इतना मशहूर क्यों हो गया? इस सड़क का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा? देखिए, इसे सिर्फ एक सड़क समझना सबसे बड़ी भूल होगी। ये उस समय के भारत का एक्सप्रेसवे या सुपर हाईवे था। शेरशाह ने बंगाल के सोनारगांव से लेकर सिंधु नदी तक ये सड़क बनवाई, लेकिन मास्टर स्ट्रोक ये था कि उसने हर 2 कोस यानी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सरायों का निर्माण करवाया। सराय मतलब रेस्ट हाउसेस? हाँ, इन सरायों में हिंदू और मुस्लिम यात्रियों के लिए अलग अलग रुकने और खाने की व्यवस्था थी। तो ये सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये सराय धीरे धीरे ट्रेड हब्स और डाक चौकियों में बदल गईं। व्यापारी बिना किसी डर के अपना कीमती माल लेकर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रुकने के लिए सुरक्षित सराय मौजूद हैं। इससे तो पूरे उत्तर भारत का व्यापार और इकोनॉमी अचानक से बूम कर गई होगी। एकदम। व्यापार को बूम करने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, एक मजबूत करेंसी। और शायद शेरशाह ने इस पर भी काम किया था। हाँ, ये परीक्षाओं के लिए एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। शेरशाह ने पुराने मिलावटी सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया और एक बिल्कुल शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया जिसका वजन 178 ग्रेन्स होता था। 178 ग्रेन्स। और इस सिक्के को नाम दिया गया रुपया। ये रुपया इतना प्रामाणिक और इतना स्टैंडर्ड था कि बाद में मुगलों ने और यहाँ तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी लंबे समय तक इसी रुपये को अपनी मुद्रा का आधार बनाए रखा। इसके साथ ही उसने तांबे का सिक्का भी चलाया जिसे दाम कहा जाता था। मतलब बेहतरीन सड़कें, करप्शन फ्री टैक्स सिस्टम, पट्टा और चांदी का रुपया। सिर्फ 5 साल में ये सब खड़ा करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रशासन को भी उसने बहुत साइंटिफिक तरीके से सरकार, परगना और गांवों में बांट रखा था। जी। खैर, अब हम अपने 5वें और 6ठे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। 1545 में एक बारूद के विस्फोट में शेरशाह सूरी की अचानक मौत हो जाती है। उसके उत्तराधिकारी कमजोर निकलते हैं और 1555 में हुमायूं किसी तरह फारस की मदद से वापस आता है और दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लेता है। लेकिन किस्मत देखिए, सत्ता मिलने के 6 महीने के अंदर ही अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है।
वो अक्सर भारत के राजनीतिक मंच पर एंट्री होती है उस शख्स की जिसने मुगलों के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जब 1556 ईस्वी में अकबर को गद्दी पर बैठाया गया तब उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। सिर्फ 13 साल? हाँ, सिर्फ 13 साल का एक बच्चा जिसके सामने अपने पिता का खोया हुआ और अभी अभी वापस मिला हुआ एक अस्थिर साम्राज्य था। लेकिन अकबर के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, उसका संरक्षक और हुमायूं का सबसे वफादार सेनापति बैरम खान। और बैरम खान की जरूरत अकबर को पहले ही दिन पड़ गई, क्योंकि गद्दी पर बैठते ही अकबर के सामने एक ऐसा संकट खड़ा हो गया जो मुगलों का नामो निशान मिटा सकता था। सही कहा, वो संकट था पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1556 में लड़े गए इस युद्ध में अकबर और बैरम खान की सेना का सामना आदिल शाह सूर के एक बेहद ताकतवर और चतुर हिंदू सेनापति हेमू से हुआ। हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और खुद को विक्रमादित्य घोषित कर दिया था, है ना? बिल्कुल, इस युद्ध के स्टेक बहुत हाई थे। अगर यहाँ मुगल हार जाते तो भारत से मुगल साम्राज्य उसी दिन खत्म हो जाता। युद्ध में हेमू का पलड़ा भारी था, लेकिन अचानक एक तीर हेमू की आंख में आ लगा। वो हाथी से गिर पड़ा और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। एक तीर ने पूरा इतिहास बदल दिया। हाँ, इस एक घटना ने युद्ध का पासा पलट दिया और अकबर की जीत हुई। इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। सत्ता सुरक्षित करने के बाद अकबर ने जो किया वो कमाल था। उसने अपने साम्राज्य की सीमाएं गुजरात, बंगाल, राजस्थान, काबुल और दक्कन के कुछ हिस्सों तक फैला दी। वो एक बहुत बड़ा विजनरी था। लेकिन एक बात सोचने वाली है, भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश को कोई सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं जीत सकता और ना ही लंबे समय तक राज कर सकता है। अकबर को ये बात कैसे समझ आई? कि अकबर बहुत कम उम्र में ये समझ चुका था कि मुगलों को अभी भी भारत में विदेशी माना जाता है। अगर उसे एक स्थायी और मजबूत साम्राज्य बनाना है तो उसे यहाँ के सबसे वीर और प्रभावशाली योद्धाओं का समर्थन चाहिए होगा, और वो थे राजपूत। तो उसने राजपूतों के खिलाफ एक बहुत ही स्मार्ट कूटनीति अपनाई। बिल्कुल, जो राजपूत हार मान लेते थे, अकबर उनका राज्य उन्हें वापस कर देता था और उन्हें अपने दरबार में ऊंचे पद देता था। इसके अलावा उसने राजपूत राजकुमारियों से विवाह संबंध स्थापित किए। इस वैवाहिक कूटनीति का जियोपॉलिटिकल असर क्या हुआ? इसका असर बहुत गहरा था। इन विवाहों ने राजपूतों को मुगलों का रिश्तेदार बना दिया। जिन राजपूतों ने पीढ़ियों से दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ तलवारें उठाई थीं, अब वही राजपूत मुगलों के सबसे वफादार सेनापति और गवर्नर बन गए। राजा मानसिंह जैसे राजपूतों ने मुगलों के लिए काबुल से लेकर बंगाल तक के युद्ध लड़े। इससे मुगलों को भारत के अंदरूनी हिस्सों में एक जबरदस्त राजनीतिक और सैन्य स्थिरता मिल गई। एकदम सही। राजनीतिक स्थिरता तो मिल गई, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक नए सिस्टम की जरूरत थी। और यहीं से हम 7वें सेगमेंट में प्रवेश करते हैं, जो परीक्षाओं के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है, मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा, ये शब्द सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। आखिर ये मनसब क्या भला है और ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था? इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका सीधा सा अर्थ है रैंक या पद। आज के समय में जैसे सरकारी नौकरियों में ग्रेड ए, ग्रेड बी अधिकारी होते हैं या सेना में कैप्टन, मेजर, कर्नल के रैंक होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अकबर ने अपने साम्राज्य के हर छोटे बड़े अधिकारी को एक रैंक दे दी। इस पूरी व्यवस्था को मनसबदारी कहा गया। तो क्या ये सिर्फ सेना का सिस्टम था? नहीं, यही इसकी सबसे खास बात थी। ये नागरिक प्रशासन और सैन्य प्रशासन का एक मिला-जुला रूप था। मतलब जो व्यक्ति टैक्स वसूलने का काम कर रहा है, यानी नागरिक अधिकारी, उसके पास भी एक मनसब या रैंक होता था और युद्ध के समय उसे भी सेना लेकर जाना पड़ता था। दोनों काम एक साथ? हाँ, हर मनसबदार को 2 तरह के रैंक दिए जाते थे, जात और सवार। ये जात और सवार क्या तय करते थे? जात उस अधिकारी की व्यक्तिगत रैंक या स्टेटस और उसका वेतन तय करता था। जात का नंबर जितना ज्यादा, दरबार में उस अधिकारी की इज्जत और सैलरी उतनी ही ज्यादा। और दूसरा था सवार। सवार रैंक ये बताता था कि उस अधिकारी को अपने अधीन कितने घुड़सवार सैनिक और घोड़े मेंटेन करने हैं। यानी एक ही सिस्टम से सैलरी भी तय हो रही है और साम्राज्य के लिए एक विशाल सेना भी खड़ी हो रही है। बिल्कुल। क्या ये सिस्टम हेरिडिटरी था? मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई बड़ा मनसबदार मर जाए तो उसका बेटा अपने आप उस पद पर बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं।
ये सिस्टम पूरी तरह से मेरिट और सम्राट की मर्जी पर टिका था। किसी की मृत्यु के बाद उसका मनसब उसके बेटे को नहीं मिलता था। सम्राट जिसे चाहे जब चाहे मनसब दे सकता था, प्रमोट कर सकता था या डिमोट कर सकता था। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। अगर एग्जाम की तैयारी के नजरिए से देखा जाए तो अक्सर छात्र मुगलों की इस मनसबदारी प्रथा और दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रथा के बीच बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। दोनों को एक समझने की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने चलाया था। उसमें अधिकारियों को उनके काम और वेतन के बदले जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दे दिया जाता था, जहां से वे टैक्स वसूलते थे। और मनसबदारी? मनसबदारी सिस्टम एकदम अलग था। मनसबदारी पूरी तरह से एक रैंक या ग्रेडिंग सिस्टम था। मनसबदारों को वेतन कैश में भी मिल सकता था या जागीर के रूप में भी, लेकिन मनसब का मुख्य मतलब रैंक था, जमीन का टुकड़ा नहीं। इक्ता सल्तनत काल का है, मनसबदानी मुगलों और खासकर अकबर की देन है। ये अंतर एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। प्रशासन और सेना को मजबूत करने के बाद अब हम 8वें सेगमेंट पर आते हैं। अकबर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे इतिहास में अकबर महान का दर्जा दिला दिया, और वो थी उसकी धार्मिक नीति और उसकी सहिष्णुता। ये वो दौर था जब धर्म के नाम पर बहुत भेदभाव होता था। हाँ, लेकिन अकबर ने आकर सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि उसने जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया। जजिया कर एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुस्लिमों, मुख्य रूप से हिंदुओं पर उनकी सुरक्षा के नाम पर लगाया जाता था। 1564 में अकबर ने इस टैक्स को पूरी तरह हटा दिया। इसके साथ ही उसने तीर्थ यात्रा कर को भी खत्म कर दिया। इसका मनोवैज्ञानिक असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत गहरा। सदियां से हिंदू बहुसंख्यक जनता सुल्तानों को एक विदेशी शासक के रूप में देखती थी जो उन पर टैक्स थोपते थे। लेकिन जजिया हटने से आम जनता को लगा कि अकबर उनका अपना शासक है। इससे मुगलों की छवि विदेशी आक्रमणकारी से बदलकर स्वदेशी शासकों की हो गई। और अकबर की धार्मिक जिज्ञासा यही नहीं रुकी। वो अलग अलग धर्मों के सच को समझना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक खास इमारत बनवाई जिसे इबादत खाना कहा गया। इबादत खाना की शुरुआत 1575 में हुई थी। शुरुआत में यहाँ सिर्फ मुस्लिम विद्वान चर्चा करते थे, लेकिन बाद में अकबर ने इसके दरवाजे सभी धर्मों, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई के विद्वानों के लिए खोल दिए। एक तरह से इंटरफेथ डिस्कशंस। बिल्कुल। वो घंटों बैठकर इन धर्मगुरुओं की आपस में बहस और चर्चाएं सुनता था। इन सभी चर्चाओं का सार निकालकर उसे एक बात समझ आ गई कि हर धर्म में कुछ न कुछ अच्छी बातें हैं। और इसी समझ से एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, दीन-ए-इलाही। लेकिन यहाँ छात्रों को एक कोर कॉन्सेप्ट समझना होगा। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि दीन-ए-इलाही एक नया धर्म था और अकबर एक नया पैगंबर बनना चाहता था। यही सबसे बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना जरूरी है। दीन-ए-इलाही कोई नया धर्म नहीं था। इसमें कोई मस्जिद, कोई नमाज, कोई पवित्र किताब या कोई पादरी नहीं था। तो फिर ये था क्या? ये वास्तव में एक आध्यात्मिक विचारधारा या एक मोरल कोड था। इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों जैसे सूफी रहस्यवाद, हिंदू धर्म का अहिंसा का सिद्धांत, पारसी धर्म का सूर्य और अग्नि का सम्मान, इन सबको शामिल किया गया था। इसका मकसद किसी का धर्म बदलना नहीं था, बल्कि दरबार के लोगों में एक अच्छा आचरण और वफादारी पैदा करना था। और इसी विचारधारा का सबसे मजबूत और मशहूर सिद्धांत था सुल-ए-कुल। परीक्षाओं में यह कीवर्ड बार बार आता है। सुल-ए-कुल का मतलब है यूनिवर्सल पीस, यानी सार्वभौमिक शांति। बिल्कुल। सुल-ए-कुल का सीधा सा मतलब था कि साम्राज्य के अंदर हर धर्म, हर समुदाय और हर वर्ग के लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। अकबर का मानना था कि एक इतने बड़े और विविधताओं वाले भारतीय साम्राज्य में शांति और प्रगति तभी हो सकती है जब सभी के बीच आपसी सम्मान हो। सही कहा। सुल-ए-कुल ने मुगलों की स्टेट पॉलिसी को एक सेकुलर और समावेशी रूप दे दिया। वाकई 1526 के पानीपत के खूनी मैदान से लेकर सुलह-कुल की सार्वभौमिक शांति तक का ये सफर इतिहास के सबसे शानदार ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। बिल्कुल है। चलिए अब हम आज के इस अंतिम और 9वें सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यह समय एक त्वरित रिवीजन का, ताकि आज की चर्चा के सारे एग्जाम पॉइंट्स एक बार फिर से दिमाग में लॉक हो जाएं। बिल्कुल, एक क्विक समरी बहुत जरूरी है। इसे टाइमलाइन की तरह याद रखें। सबसे पहले 1526
पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी हारा, बाबर की जीत हुई और तोपों के इस्तेमाल ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद 1539 का चौसा और 1540 का कन्नौज युद्ध, जहां शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया। शेरशाह के 5 साल के शासन को हमेशा 3 चीजों से याद रखें: पट्टा वाली वैज्ञानिक भू राजस्व प्रणाली, व्यापार को जोड़ने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड और चांदी का स्टैंडर्ड रुपया। इसके बाद हुमायूं की वापसी और मौत के बाद 1556 का साल, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जहां 13 साल के अकबर और बैरम खान ने हेमू को हराकर मुगल साम्राज्य को पुनर्जीवित किया। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मनसबदारी प्रथा, ये मुगलों का सैन्य और नागरिक रैंकिंग सिस्टम था जिसमें जात और सवार शामिल थे, और ये एकता से बिल्कुल अलग था। और अंत में अकबर की धार्मिक नीतियां, जजिया कर की समाप्ति, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना, दीन इलाही की आध्यात्मिक विचारधारा और सबसे जरूरी कीवर्ड सुलह ए कुल यानी सार्वभौमिक शांति। अगर इन प्रमुख तथ्यों पर अच्छी तरह से पकड़ बना ली जाए तो एसएससी या किसी भी परीक्षा में मध्यकालीन इतिहास के इस कालखंड से कोई सवाल गलत नहीं होगा। एकदम जहां सही। एक और अब ऐसे इस साम्राज्य की कहानी को खंगाला जाएगा जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, भूगोल और संस्कृति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की, बिल्कुल। विशेष रूप से महान सम्राट अकबर के बाद के उस दौर की जहां ये साम्राज्य अपने पूर्ण चरम मतलब अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंचा, और फिर कैसे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इसका पतन शुरू हुआ। हाँ, और आज का यह विश्लेषण कोई सामान्य ऐतिहासिक कहानी नहीं है। सही कहा। प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर एसएससी, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही सटीक केस स्टडी है। तो इस डीप डाइव का मुख्य मिशन ये समझना है कि एक विशाल साम्राज्य कैसे खड़ा होता है, कैसे वो अपनी वास्तुकला और संस्कृति के स्वर्ण युग तक पहुंचता है, और फिर कैसे रणनीतिक या प्रशासनिक गलतियां उसे ताश के पत्तों की तरह ढहने पर मजबूर कर देती हैं। ये एक बहुत ही सटीक अप्रोच है। इस विषय की गहराई को समझना परीक्षा की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए बेहद अनिवार्य है। बिल्कुल। तो आज के इस लेक्चर के पहले सेगमेंट में हम उस रूपरेखा को समझते हैं जिस पर आज चर्चा होनी है, यानी स्लाइड 1 का ओवरव्यू। हाँ, सबसे पहले जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल को क्रमानुसार परखा जाएगा। और इसके बाद हम उस प्रशासनिक मशीनरी को डिकोड करेंगे जिसने साम्राज्य को इतने लंबे समय तक टिकाए रखा, मतलब मनसबदारी और जागीरदारी प्रणाली। और अंत में वास्तुकला व संस्कृति पर विस्तार से बात की जाएगी। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से छात्रों को ये बात स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि ताजमहल की वास्तुकला, मुगल चित्रकला और औरंगजेब की नीतियों से सबसे ज्यादा एनालिटिकल सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर के दूसरे सेगमेंट की ओर कदम बढ़ाते हैं और सीधे पहले शासक पर फोकस करते हैं। जी। 1605 ईस्वी में महान सम्राट अकबर के निधन के बाद मुगल सत्ता की बागडोर जहांगीर के हाथों में आई। जहांगीर, जिनका असली नाम सलीम था, अपने शासनकाल में मुख्य रूप से 2 चीजों के लिए इतिहास में दर्ज है। न्याय और कला। एकदम सही। शुरुआत करते हैं न्याय की जंजीर यानी चेन ऑफ जस्टिस से। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार आगरा के किले के महल के बाहर एक विशाल सोने की जंजीर लटकी हुई थी जिसमें दर्जनों भारी घंटियां बंधी थीं। हाँ, जिसका उद्देश्य ये था कि राज्य का कोई भी फरियादी जिसे सामान्य अदालतों से न्याय ना मिला हो, वो सीधे आकर इस जंजीर को खींच सकता था। और सम्राट खुद उसकी फरियाद सुनते थे। लेकिन यहाँ एक विश्लेषणात्मक सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक दिखावा था या इसके पीछे कोई गहरी प्रशासनिक सोच थी? देखिए, न्याय की इस जंजीर का प्रतीकात्मक और प्रशासनिक दोनों ही रूपों में महत्व बहुत बड़ा था। इसे केवल एक भौतिक जंजीर के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये व्यवस्था शासक और जनता के बीच सीधे संवाद का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक थी। मतलब उस दौर में जब संचार के साधन नहीं थे, तब दूर दराज के अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का ये एक शानदार मनोवैज्ञानिक तरीका था। बिल्कुल। अधिकारियों के मन में ये डर रहता था कि कोई भी फरियादी सीधे सम्राट तक पहुंच सकता है। और एग्जाम के लिए ये सीधे तौर पर याद रखना आवश्यक है कि न्याय की जंजीर का संबंध विशेष रूप से जहांगीर से है। जी। अब अगर हम कला की बात करें तो जहांगीर का काल मुगल मिनिएचर पेंटिंग यानी लघु चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौर में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी।
अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जैसे प्रमुख चित्रकारों का जिक्र किए बिना ये चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। छात्रों को ये तथ्य विशेष रूप से हाईलाइट कर लेना चाहिए कि उस्ताद मंसूर की विशेषज्ञता क्या थी। वे पक्षियों, जानवरों और वनस्पतियों के अत्यधिक यथार्थवादी चित्र बनाने में माहिर थे। हाँ, उनके द्वारा बनाए गए साइबेरियन सारस या डोडो पक्षी के चित्र आज भी अजैविक साक्ष्य के रूप में देखे जाते हैं। चित्रकला और न्याय के इस दौर में एक ऐसी कूटनीतिक और व्यापारिक घटना भी घटी जिसने आगे चलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास ही पलट दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। बिल्कुल। इसी शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दूतों ने जहांगीर के दरबार में हाजिरी लगाई और अंततः कंपनी को सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री लगाने की आधिकारिक अनुमति मिल गई। सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति देना वास्तव में भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। छात्रों को ये समझना चाहिए कि ये अकेली घटना मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को आपस में जोड़ने वाले एक पुल का काम करती है। उस समय मुगल दरबार को ये महज एक साधारण व्यापारिक निर्णय लगा होगा। बिल्कुल, जिससे उन्हें टैक्स का फायदा होता। लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसी फैक्ट्री ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की पहली ईंट रखी। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल की चर्चा उनकी पत्नी नूरजहां के बड़े राजनीतिक प्रभाव के बिना पूरी नहीं हो सकती। राजकाज के कई महत्वपूर्ण फैसले नूरजहां और उनके गुट द्वारा लिए जाते थे। हाँ, नूरजहां के नाम से शाही फरमान जारी होते थे और यहाँ तक कि उनके नाम के सिक्के भी ढाले गए थे, जो कि मध्यकालीन इतिहास में अत्यंत दुर्लभ है। बिल्कुल सही। अब कला और कूटनीति के इस दौर से आगे बढ़ते हुए हम लेक्चर के तीसरे सेगमेंट में प्रवेश करते हैं। 1628 ईस्वी में मुगल सत्ता शाहजहां के हाथों में आई और इस काल को पूरे उत्साह और ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहां जहांगीर का जुनून कागज पर उकेरी गई चित्रकला में था, वहीं शाहजहां का विजन बहुत विशाल था। उनका पूरा ध्यान भव्य इमारतों के निर्माण पर केंद्रित हो गया। कला अब कागज से निकलकर पत्थरों पर आ गई थी। इसी दौर में आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बना, सफेद संगमरमर से मुमताज महल की याद में। इसके साथ ही मुगल सत्ता का केंद्र आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने के लिए शाहजहानाबाद शहर बसाया गया, लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। लेकिन इन इमारतों में ऐसा क्या खास था जो इन्हें पिछली मुगल इमारतों से अलग बनाता है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में वास्तुकला की तकनीकी बारीकियों से गहराई में सवाल पूछे जाते हैं। शाहजहां के काल की इमारतों में भव्यता और समरूपता का एक नया स्तर दिखाई देता है। इनमें बड़े गुंबद, ऊंची मीनारें और सबसे महत्वपूर्ण पिएट्रा ड्यूरा का अद्भुत काम शामिल है। छात्रों को पिएट्रा ड्यूरा का अर्थ स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। ये एक बेहद जटिल सजावटी कला है जिसमें सफेद संगमरमर को तराश कर उसमें कीमती रंग बिरंगे पत्थरों को सेट किया जाता है ताकि फूलों की नक्काशी की जा सके। बिल्कुल। ताजमहल के अंदर मुमताज की कब्र के आसपास ये काम अपने सबसे उत्कृष्ट रूप में देखा जा सकता है। ये ध्यान रखना भी आवश्यक है कि इस समय चित्रकला का पतन नहीं हुआ, लेकिन वास्तुकला का पैमाना इतना विशाल हो गया कि इतिहास ने शाहजहां को इंजीनियर किंग के रूप में ही याद रखा। लेकिन भव्यता के इस सुनहरे दौर का अंत बहुत ही उथल-पुथल भरा रहा। भयानक संघर्ष शुरू हो गया, जिसे इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। एक अत्यंत स्थिर शासन का अंत इस सत्ता संघर्ष से हुआ, जहां अंततः औरंगजेब ने दानाशिकों को हराकर गद्दी पर कब्जा कर लिया और अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। यह उत्तराधिकार का युद्ध केवल दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी। इसे गहराई से देखें तो ये दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। दाराशिको एक उदारवादी विचारक था और दूसरी ओर औरंगजेब एक कुशल सैन्य कमांडर और अत्यंत रूढ़िवादी सोच का व्यक्ति था। औरंगजेब की जीत ने मुगल साम्राज्य की वैचारिक दिशा ही बदल दी। 1658 ईस्वी में औरंगजेब सत्ता में आया और उसने 1707 ईस्वी तक राज किया। यह पूरे मुगल इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला शासन था। तो इसी के साथ हम चौथे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो औरंगजेब के शासनकाल पर केंद्रित है। परीक्षा की दृष्टि से जब भी औरंगजेब के काल का अध्ययन किया जाए तो उसकी धार्मिक नीतियों और सैन्य अभियानों का एक अत्यंत तटस्थ विश्लेषण करना अनिवार्य है। बिल्कुल, तथ्यों को बिना किसी पक्षपात के सीधे तौर पर समझना ही इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है। औरंगजेब ने कट्टर सुन्नी इस्लामी प्रथाओं का कड़ाई से पालन किया। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस दौर में जजिया टैक्स को दोबारा लागू किया गया, जिसे अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था,
लेकिन 1679 में इसे फिर से थोप दिया गया। जजिया गैर मुस्लिमों पर उनकी सुरक्षा के बदले लगने वाला एक विशेष धार्मिक कर था। इसके अलावा कई प्रमुख मंदिरों को तोड़े जाने के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। ये नीतियां बार-बार एग्जाम्स का हिस्सा बनती हैं। इन नीतियों के अलावा औरंगजेब के शासनकाल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और शायद साम्राज्य के भविष्य के लिए सबसे विनाशकारी पहलू उसके दक्कन अभियान थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल का उत्तरार्ध मतलब लगभग 25 साल दक्षिण भारत यानी दक्कन के पठारों में युद्ध लड़ते हुए बिताया। इन युद्धों में उसका मुख्य टकराव उभरती हुई एक बेहद ताकतवर क्षेत्रीय शक्ति मराठों के साथ था। साथ ही बीजापुर और गोलकुंडा को साम्राज्य में मिलाने के लिए भी लगातार अभियान चलाए गए। लेकिन एक बहुत ही तार्किक सवाल यहाँ सामने आता है कि इन दक्कन अभियानों का मुगल साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। दक्कन का पठार उत्तर भारत के समतल मैदानों जैसा नहीं था, जहां भारी घुड़सवार सेना आसानी से लड़ सके। ये उबड़-खाबड़ इलाका था, जहां मराठों ने छापामार या गुरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक से मुगल सेना को थका दिया। लगातार 25 वर्षों तक चलने वाले इन युद्धों के कारण मुगलों का शाही खजाना लगभग पूरी तरह से खाली हो गया। और इन जीतों के कारण साम्राज्य का भौगोलिक आकार इतना विशाल हो गया कि किसी एक केंद्र से बिना आधुनिक संचार के शासन चलाना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया। और यहीं से हम लेक्चर के 5वें सेगमेंट में प्रवेश करते हैं, जो विश्लेषणात्मक है, यानी मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। अक्सर इतिहास में किसी साम्राज्य का पतन रातों रात नहीं होता। ये क्रमिक प्रक्रिया होती है। इसके मुख्य कारणों को अगर हम बिंदुओं में समझें तो सबसे पहले धार्मिक असहिष्णुता की नीतियां आती हैं। इन नीतियों ने राजपूतों, जाटों और सिखों जैसे समुदायों को मुगलों के खिलाफ खड़ा कर दिया। दूसरा कारण वही दक्कन का युद्ध था, जिसे इतिहासकार दक्कन का नासूर भी कहते हैं। जब 25 साल तक सम्राट राजधानी से बाहर रहेगा तो प्रशासन चरमराई जाएगा। इस युद्ध ने साम्राज्य को भयानक वित्तीय संकट में ढकेल दिया। जब खजाने में पैसा ही नहीं बचा तो अधिकारियों को वेतन देना बंद हो गया, जिससे भयंकर भ्रष्टाचार फैल गया। और किसानों पर टैक्स का बोझ इतना बढ़ा कि कृषक विद्रोह होने लगे। और इस पूरी गिरती हुई इमारत को आखिरी धक्का लगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। गद्दी पर बैठने वाले कमजोर शासकों का फायदा उठाकर मराठों ने विस्तार किया और मुगल सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया। इतिहास के बड़े चित्र को अगर देखें तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु को मुगल पतन की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। मजबूत क्षेत्रीय ताकतों का उदय और दिल्ली की कमजोरी, यही वो राजनीतिक फॉर्मूला था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर जमाने का पूरा मौका दिया। लेकिन पतन के इन कारणों को समझने के बाद एक सवाल ये उठता है कि आखिर ये साम्राज्य इतने लंबे समय तक टिका कैसे रहा? इसका सीधा जवाब है मुगल साम्राज्य का अत्यंत कुशल प्रशासन। और यही हमारे लेक्चर का छठा सेगमेंट है, मुगल प्रशासन। ये हिस्सा एग्जाम के नजरिए से सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। प्रशासन का कोर कॉन्सेप्ट ये था कि यह एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। सम्राट ही सर्वोच्च सत्ता था। इस विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए सबसे ऊपर आती है मनसबदारी प्रणाली, जिसे अकबर ने शुरू किया था। मुगल प्रशासन में काम करने वाला हर अधिकारी एक मनसबदार कहलाता था। छात्रों के लिए इस मनसबदारी प्रणाली का ब्रेकडाउन समझना बेहद जरूरी है। इसमें अधिकारी को 2 रैंक दिए जाते थे, जात और सवार। इसे आधुनिक संदर्भ में समझें तो जात एक तरह से अधिकारी का पे ग्रेड होता था, जिससे उसकी सैलरी तय होती थी। वहीं सवार रैंक ये तय करता था कि उसे राज्य की सेवा के लिए कितनी घुड़सवार सैनिक और घोड़े मेंटेन रखने हैं। ये एक अनूठी व्यवस्था थी क्योंकि इसमें नागरिक प्रशासन और सैन्य भूमिकाओं का पूरी तरह से मिश्रण कर दिया गया था। अब सवाल आता है कि इतनी बड़ी घुड़सवार सेना रखने वाले इन मनसबदारों को वेतन कैसे दिया जाता था? इसके लिए मुगलों ने जागीरदारी प्रणाली का विकास किया। नकद वेतन देने के बजाय राज्य उन्हें उनके वेतन के बराबर मूल्य के एक क्षेत्र का भू राजस्व सौंप देता था। इस राजस्व क्षेत्र को जागीर कहते थे और अधिकारी को जागीरदार। यहाँ पर एग्जामिनर अक्सर एक ट्रैप सेट करते हैं। छात्रों को ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेना चाहिए। जागीरदार सिर्फ उस जमीन से टैक्स वसूलने का अधिकार रखते थे, वे उस जमीन के स्थायी मालिक नहीं थे। प्रशासन जागीरदारों का हर 3-4 साल में तबादला कर देता था ताकि वे विद्रोह की योजना न बना सकें। परीक्षा में एक और गलती होती है छात्रों को मुगलों की जागीरदारी प्रणाली
और दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली को आपस में मिक्स नहीं करना है। एकता प्रणाली बहुत पुरानी थी, जबकि जागीरदारी उसका एक अधिक परिष्कृत मुगल रूप था। प्रशासन के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है अर्थव्यवस्था। राजस्व वसूलने के लिए जब्त प्रणाली का उपयोग किया गया, जिसे राजा टोडरमल ने विकसित किया था। इसमें जमीन की वैज्ञानिक तरीके से नापतोल की जाती थी, जिसके लिए लोहे के छल्ले से जुड़े बांस का इस्तेमाल होता था। जब्त प्रणाली में जमीन के उपजाऊपन के आधार पर टैक्स फिक्स किया जाता था और किसानों को नकद में टैक्स चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इससे राज्य के पास सीधा पैसा आता था और बजट बनाना आसान हो जाता था। इस गहरी चर्चा के बाद अब हम लेक्चर के 7वें और अंतिम सेगमेंट में पहुंच गए हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेना फायदेमंद रहेगा। जहांगीर का नाम आते ही न्याय की जंजीर और चित्रकला याद आनी चाहिए। शाहजहां का नाम आते ही वास्तुकला का स्वर्ण युग, ताजमहल और पिएट्रा ड्यूरा। औरंगजेब से जुड़े सवाल, जजिया टैक्स, दक्कन का नासूर और 1707 में उसकी मृत्यु से आते हैं। और प्रशासन में मनसबदारी, जिसमें जात और सवार का अंतर, जागीरदारी और टोडरमल की जब्त प्रणाली पर फोकस होना चाहिए। इस पूरे केस स्टडी का निचोड़ यह है कि जहांगीर और शाहजहां के दौर में साम्राज्य सांस्कृतिक शिखर पर पहुंचा और औरंगजेब के समय अधिकतम विस्तार हुआ, लेकिन दक्कन के युद्धों और कट्टर नीतियों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। प्रशासनिक प्रणालियों ने लंबे समय तक साम्राज्य को बांधे रखा, लेकिन अति विस्तार और खजाने के खाली होने से पतन निश्चित हो गया। छात्रों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि एग्जाम में वास्तुकला, प्रशासनिक स्ट्रक्चर और पतन के कारणों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। एक वैचारिक सवाल पर भी छात्रों का ध्यान जाना चाहिए। बिल्कुल। जरा सोचिए, क्या इतिहास में कोई भी साम्राज्य अपने अधिकतम विस्तार के बाद बिना पतन के रह सकता है? अगर औरंगजेब दक्कन के युद्धों में अपना खजाना खाली नहीं करता और उत्तर भारत पर फोकस करता, तो क्या आज भारत का इतिहास कुछ और होता? क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी इतनी ताकतवर बन पाती? इसी इतिहास की वैचारिक किताबों में अक्सर राजाओं, उनके बड़े बड़े युद्धों और राजवंशों के पतन का ही जिक्र मिलता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे इतिहास सिर्फ महलों के अंदर या युद्ध के मैदानों में ही घटित हो रहा था। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम इस डीप डाइव में किताबों के पन्नों के बीच छिपी एक अलग ही दुनिया को खंगालने वाले हैं। जी हाँ। हमारी पहली स्लाइड यानी स्लाइड नंबर 1 स्क्रीन पर है, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और संस्कृति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज चर्चा इस बात पर होगी कि मध्यकालीन भारत में आम लोगों का जीवन कैसा था, उस दौर की इकोनॉमी कैसे काम करती थी, समाज का ढांचा क्या था और वास्तुकला की नींव में असल में क्या था। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम राजाओं और युद्धों से हटकर आम जनता की तरफ देखते हैं तो एक नई तस्वीर दिखती है। सही कहा, हमें इतिहास की एक बहुत ही जीवंत तस्वीर नजर आती है। और छात्रों को मैं शांत दिमाग से ये समझाना चाहूंगी कि एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये विषय बहुत क्रूशियल है। बहुत ज्यादा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से सीधे फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, कोई कहानी आधारित प्रश्न नहीं आते। बिल्कुल नहीं। तो इस क्लास में हमारा पूरा फोकस अर्थव्यवस्था, कृषि, मुद्रा, जाति व्यवस्था और मुगल वास्तुकला जैसे फैक्ट्स पर रहेगा। फालतू की बातों से बचते हुए हम सीधे एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। सेगमेंट 2 स्लाइड 2 कृषि, एग्रीकल्चर। तो चलिए स्लाइड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और जमीन से ही शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन अर्थव्यवस्था को अगर समझना है तो खेतों का रुख करना ही होगा। एकदम सही, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एग्रीकल्चर यानी कृषि पर टिकी हुई थी। हाँ। उस समय गेहूं, चावल, जौ, गन्ना और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। बिल्कुल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक इतने बड़े साम्राज्य का पेट भरना और विशाल सेना का खर्च उठाना सिर्फ बुनियादी खेती से तो संभव नहीं था। यहीं पर प्रशासन का दखल शुरू होता है। खेती को सिर्फ मौसम या बारिश के भरोसे नहीं छोड़ा गया था। तो फिर क्या उपाय किए गए? अगर हम दिल्ली सल्तनत के दौर को देखें, विशेषकर फिरोज शाह तुगलक के समय को, तो छात्रों को ये नोट करना चाहिए कि उन्होंने नहरों का एक बहुत ही विशाल नेटवर्क तैयार करवाया था। सिंचाई में सुधार के लिए। एग्जैक्टली। सिंचाई व्यवस्था में सुधारों ने कृषि उत्पादन को बढ़ा दिया और जहां उत्पादन ज्यादा होगा वहां राज्य की आय भी बढ़ेगी। अच्छा, आय से याद आया, इतने बड़े मुगल साम्राज्य को चलाने के लिए धन तो चाहिए ही था। बिल्कुल चाहिए था। और उस समय आय का सबसे बड़ा स्रोत लैंड रेवेन्यू यानी भूमि राजस्व ही हुआ करता था।
जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती थी। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से टैक्स इकट्ठा करना आसान नहीं था। तो इसे कैसे मैनेज किया गया? इसे सुलझाने के लिए मुगल सम्राट अकबर के समय में जब्त प्रणाली लागू की गई। एग्जाम के लिए ये एक बहुत जरूरी कीवर्ड है, जब्त प्रणाली। ये कैसे काम करती थी? इसमें पिछले 10 सालों की पैदावार, फसलों की कीमतों और जमीन की गुणवत्ता का बारीकी से हिसाब रखा जाता था और उसके आधार पर एक औसत निकालकर टैक्स तय किया जाता था। मतलब कोई मनमानी वसूली नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका था जिसने इकोनॉमी को गजब की स्थिरता दी। सेगमेंट 3, स्लाइड 3, व्यापार और बाजार, ट्रेड एंड मार्केट्स। क्या बात है। अब स्लाइड नंबर 3 पर आते हैं, जो व्यापार और बाजार के बारे में है। ये भी बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। अब जब खेतों में अनाज और नकद फसलें जरूरत से ज्यादा पैदा होने लगीं, तो जाहिर है लोग उसे बेचेंगे। हाँ, बाजारों का जन्म वहीं से होता है। उस दौर के इंटरनल ट्रेड यानी आंतरिक व्यापार की संरचना बहुत ही सधी हुई थी। गांव में साप्ताहिक बाजार या हाट लगते थे, जहां रोजमर्रा की चीजें मिलती थीं। बिल्कुल। और कस्बों में बड़े और नियमित बाजार होते थे। और ये तो सिर्फ आंतरिक व्यापार की बात है। अगर हम बाहरी या इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ नजर डालें, तो मध्यकालीन भारत असल में दुनिया का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था। यहाँ से निर्यात क्या क्या होता था? भारत से मुख्य रूप से मसालों, सूती कपड़ों और नील का निर्यात किया जाता था। नील यानी इंडिगो की तो यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी। और इसके बदले में आयात क्या होता था? भारत बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े और दुनिया भर के विलासिता के सामान यानी लग्जरी गुड्स आयात कर रहा था। और इस पूरे ट्रेड को संभालने के लिए शानदार बंदरगाह भी तो थे। बिल्कुल। कैलिकट और मसूलीपट्टनम जैसे पोर्ट्स तो थे ही, लेकिन छात्रों को ये याद रखना है कि मुगलों का सबसे प्रमुख और व्यस्त बंदरगाह सूरत था। सूरत सबसे अहम था। जी, एग्जाम पॉइंट है ये। सूरत मुगलों का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। लेकिन यहाँ एक सवाल है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा था, इसका लेन देन किस चीज में होता था? बहुत अच्छा सवाल है। ये सारा व्यापार मुख्य रूप से चांदी की मुद्रा में होता था। अच्छा, चांदी में। हाँ, यूरोप के लोग जब भारतीय सामान खरीदते थे तो बदले में भारी मात्रा में चांदी देते थे। सेगमेंट 4, स्लाइड 4, शिल्प और मुद्रा, क्राफ्ट्स एंड करेंसी। ये हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। व्यापार को फलने फूलने के लिए एक अच्छी करेंसी सिस्टम की जरूरत तो पड़ेगी ही, और साथ ही उस समय शिल्प उद्योगों का भी बहुत विकास हुआ। बिल्कुल हुआ। विशेष रूप से सूती वस्त्रों यानी कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए भारत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। इसके अलावा धातु का काम, कालीन यानी कार्पेट्स बनाना और जहाज निर्माण भी बहुत उन्नत स्तर पर था। और इन सबको खरीदने बेचने के लिए जो मुद्रा प्रणाली थी, वो कैसी थी? मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली अपने समय की सबसे बेहतरीन प्रणालियों में से एक थी। मुख्य रूप से 3 तरह के सिक्के चलते थे। कौन कौन से? सबसे ऊपर था सोने का सिक्का, जिसे मुहर कहते थे। फिर रोजमर्रा के बड़े व्यापार के लिए चांदी का सिक्का था, जिसे रुपया कहा जाता था। और छोटे लेन देन के लिए तांबे का दाम था। मुहर, रुपया और दाम। हाँ, लेकिन यहाँ छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है। वो क्या? ये जो चांदी का रुपया है, इसकी शुरुआत मुगलों ने नहीं की थी। ये शेरशाह सूरी के दिमाग की उपज थी। शेरशाह सूरी ने शुरू किया था? जी हाँ, शेरशाह सूरी ने एक तय वजन का चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रुपया कहा गया। बाद में मुगलों ने भी इसी शानदार प्रणाली को अपनाया और जारी रखा। सेगमेंट 5, स्लाइड 5, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। तो अर्थव्यवस्था की तस्वीर तो बहुत चमकीली है, लेकिन अब स्लाइड नंबर 5 पर आते हैं, जो समाज की वास्तविकता, विशेषकर जाति व्यवस्था को दिखाती है। जी, यह एक कठोर सच्चाई थी। अगर हम समाज के विभाजन की बात करें तो वो मुख्य रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे चिंताजनक बात थी वो ये कि मध्यकालीन युग में आकर ये जाति व्यवस्था बहुत ही कठोर हो गई थी, जिसे हम कास्ट रिजिडिटी कहते हैं। एग्जैक्टली। अर्थव्यवस्था गतिशील थी, लेकिन सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता लगभग खत्म हो गई थी। मतलब कोई अपनी जाति का पुश्तैनी पेशा नहीं छोड़ सकता था। नहीं छोड़ सकता था। और अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की प्रथा बहुत गहराई तक फैली हुई थी। समाज के एक बड़े वर्ग के लिए नियम बहुत अमानवीय थे।
मुगल काल में भी ऐसा ही था? हाँ, मुगल काल में भी यह व्यवस्था जारी रही, हालांकि मुसलमानों का अपना सामाजिक ढांचा इस वर्ण व्यवस्था से अलग था। उनके यहाँ कैसा ढांचा था? वहां भी अमीर और गरीब या कुलीन वर्ग और आम जनता के बीच गहरी खाई मौजूद थी। तो कुल मिलाकर समाज बहुत बंटा हुआ था। सेगमेंट 6 स्लाइड 6 महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन। इसी सामाजिक ढांचे से जुड़ी हमारी अगली स्लाइड है, स्लाइड नंबर 6, महिलाओं की स्थिति। ये इतिहास का एक काफी निराशाजनक पहलू है। बिल्कुल, समाज के उच्च और कुलीन वर्गों में पर्दा प्रथा बहुत गहराई तक जड़े जमा चुकी थी। जी। इसके साथ ही बाल विवाह का चलन था और सती जैसी कुप्रथाएं भी मौजूद थीं। महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे लगभग बंद थे। आम महिलाओं का जीवन बहुत पाबंदियों में था, लेकिन इस निराशाजनक स्थिति के बीच कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि कुछ प्रभावशाली महिलाएं जिन्होंने इतिहास पर छाप छोड़ी। सही कहा, दिल्ली सल्तनत के समय में रजिया सुल्ताना का नाम बहुत प्रमुख है। और मुगल काल में नूरजहां और जहांआरा। बिल्कुल, नूरजहां का प्रशासन में बहुत दखल था और जहारा तो एक कामयाब बिजनेस वुमन थी। उनका सूरत में अपना खुद का व्यापारिक बेड़ा था। लेकिन ये तो राजघरानों की महिलाएं थीं। एग्जैक्टली। छात्रों को एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि मध्यकालीन युग में पर्दा प्रथा बहुत प्रमुख हो गई थी। आम महिलाओं के लिए आजादी ना के बराबर थी। समाज की पाबंदियों के बाद अब हम शिक्षा पर बात करते हैं। स्लाइड नंबर 7 स्क्रीन पर है, शिक्षा और रीति रिवाज। उस समय शिक्षा मुख्य रूप से धर्म से जुड़ी हुई थी। हाँ, मुसलमानों के लिए शिक्षा के केंद्र मदरसे और मकतब हुआ करते थे तथा हिंदुओं के लिए गुरुकुल और पाठशालाएं थीं। इन दोनों में एक बुनियादी अंतर है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। वो अंतर क्या है? छात्रों को ये सीधा तथ्य याद रखना है कि मकतब का अर्थ प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, जहां बुनियादी पढ़ाई होती थी। हाँ, और मदरसा का अर्थ उच्च शिक्षा है, जहां दर्शन या कानून जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। और भाषा का क्या रोल था? प्रशासन और राजकाज की आधिकारिक भाषा फारसी यानी पर्शियन थी, लेकिन हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों और ग्रंथों के लिए संस्कृत महत्वपूर्ण बनी रही। सेगमेंट 8 स्लाइड 8 मुगल वास्तुकला, मार्क मोरांड। चलिए अब स्लाइड नंबर 8 की तरफ रुख करते हैं, जो इस दौर के सबसे भव्य हिस्से को दर्शाती है, मुगल वास्तुकला। भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण युग। बिल्कुल, खासकर अकबर और शाहजहां के समय में वास्तुकला अपने चरम पर थी। इसमें कोई शक नहीं है। हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और लाल किला जैसे स्मारक इसी दौर में बने। इन इमारतों की कुछ बहुत ही खास पहचान थी जिन्हें छात्रों को समझना चाहिए। वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इनमें विशाल गुंबद, खूबसूरत मेहराब, ऊंची मीनारें और संगमरमर का बेहतरीन काम शामिल है। शुरुआत में लाल पत्थर का इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संगमरमर का इस्तेमाल बढ़ गया। जी। और एसएससी के लिए एक बहुत सीधा तथ्य याद दिला दूं, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और ये आगरा में स्थित है। ये सवाल अक्सर आता है। बिल्कुल, ये वास्तुकला उसी उन्नत इकोनॉमी और ट्रेड से आए मुनाफे का ही नतीजा थी। सेगमेंट 9 स्लाइड 9 चित्रकला और साहित्य, पेंटिंग एंड लिटरेचर। वास्तुकला के अलावा भी कला का विकास हुआ। हमारी स्लाइड नंबर 9 चित्रकला और साहित्य पर केंद्रित है। हाँ, इस दौर में चित्रकला भी अपने चरम पर थी, विशेषकर अकबर और जहांगीर के समय में। इस दौर में लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग्स का बहुत चलन था। ये चित्रकला फारसी और भारतीय शैलियों का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण थी और प्राकृतिक नज़ारों को बहुत बारीकी से उकेरा जाता था। और साहित्य के क्षेत्र में भी बड़े काम हुए। एग्जाम पॉइंट्स के हिसाब से कुछ किताबें बहुत अहम हैं, जैसे अबुल फजल का अकबरनामा, जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीरी और बाबर का बाबरनामा। इन किताबों से उस समय की बहुत जानकारी मिलती है। बिल्कुल। इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का विशेष उल्लेख करना जरूरी है। कला और संस्कृति को बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त था। सेगमेंट 10 स्लाइड 10 त्वरित रिवीजन और निष्कर्ष, क्विक एसएससी रिवीजन स्लाइड नंबर 10। तो छात्रों, बहुत तेज रैपिड रिवीजन, ताकि सारे फैक्ट्स एक बार फिर से ताजा हो जाए। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि मुख्य व्यवसाय था। सूरत मुगलों का प्रमुख बंदरगाह था और चांदी का रुपया शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। समाज की बात करें तो जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी और महिलाओं में पर्दा प्रथा आम थी। शिक्षा के लिए मकतब, प्राथमिक और गुरुकुल जैसी व्यवस्थाएं थीं। संस्कृति में शाहजहां का ताजमहल अहम है। चित्रकला और तानसेन जैसे संगीतकार इसका हिस्सा थे। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि मध्यकालीन भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था, व्यापार फल फूल रहा था। वास्तुकला भी अपने चरम पर थी।
लेकिन सामाजिक रूप से ये समाज बहुत कठोर था। और यही आज की हमारी चर्चा का वो विचार उत्तेजक सवाल है जिस पर उम्मीदवारों को खुद विचार करना चाहिए। वो सवाल क्या है? कल्पना करें, एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था और व्यापार इतनी तरक्की कर रहे थे, दौलत बरस रही थी, हाँ, वहीं दूसरी तरफ समाज इतना कठोर क्यों होता जा रहा था? क्या आर्थिक समृद्धि हमेशा अपने साथ सामाजिक आजादी और खुलापन लेकर आती है? इस विरोधाभास पर जरूर सोचिएगा। ये सोचने वाली बात है। आज के इस गहन इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि जो चीज दूर से एक विशाल अजेय आकार की लगती है ना, जब उसके करीब जाओ तो पता चलता है कि उसकी दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और उसकी नींव को दीमक खा रही है। बिल्कुल। और 18वीं सदी के शुरुआती दौर में इंडिया का मैप यानी जो नक्शा था, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में चर्चा का केंद्र यही दौर है, खासकर 1707 ईस्वी के बाद का समय, जब मुगल सम्राट औरंगजेब की डेथ हुई थी। कागजों पर देखा जाए तो मुगल एम्पायर अपनी बाउंड्रीज के बिल्कुल पीक पर था, पर रियलिटी में ये एक ऐसा खोखला पेड़ बन चुका था जो बस गिरने ही वाला था। एग्जैक्टली। और यही इस पूरे दौर की सबसे बड़ी पहेली भी है। आज का मेन ऑब्जेक्टिव यही समझना है कि दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर्स में से एक ताश के पत्तों की तरह आखिर ढह कैसे गया। हाँ, और इस चर्चा में हम उन हिस्टोरिकल सोर्सेस को एनालाइज करेंगे जो बताते हैं कि कैसे अंदरूनी खोखलेपन और बाहरी हमलों ने इस एम्पायर को तोड़ा। और साथ ही ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब कोई इतनी बड़ी सेंट्रल पावर गिरती है तो जो पॉलिटिकल वैक्यूम या शून्य पैदा होता है, उसे भरने के लिए नई रीजनल पावर्स कैसे उभरती हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, यही हमारा कोर फोकस रहेगा। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। औरंगजेब के बाद जो रूलर्स गद्दी पर बैठे उन्हें लेटर मुगल्स कहा जाता है, जिसमें बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह जैसे नाम शामिल हैं। देखिए, इन सोर्सेज को पढ़ते हुए एक बात जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है वो है इन शासकों की अयोग्यता। ऐसा लगता है जैसे पहले के एम्परर्स वाली वो लीडरशिप क्वालिटी अचानक ही गायब ही हो गई थी। हाँ, गद्दी पर बैठे ये लोग तो बस कठपुतली बनकर रह गए थे। पर क्या इस पतन का पूरा दोष सिर्फ इन वीक रूलर्स पर डालना सही होगा? यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। अगर सिचुएशन का थोड़ा डीप एनालिसिस किया जाए तो बीमारी कहीं ज्यादा बड़ी थी। असली पावर रूलर्स के हाथ से निकलकर दरबारियों और अमीरों के हाथों में जा चुकी थी। मतलब वो जो अलग-अलग फैक्शंस या गुट बन गए थे दरबार में, ईरानी गुट, तुरानी गुट, बिल्कुल, हिंदुस्तानी गुट भी था। अब राजा कौन बनेगा ये तय करना हायर्स के हाथ में नहीं था। ये पावर किंग मेकर्स के पास आ गई थी, जैसे सैयद ब्रदर्स। सक्सेशन यानी उत्तराधिकार के लिए खूनी संघर्ष अब एक आम बात थी। ये तो कुछ ऐसा हो गया है कि कंपनी का सीईओ सिर्फ नाम का रह गया है और बोर्ड के मेंबर्स आपस में लड़ रहे हैं कि डिसीजन कौन लेगा। ये बहुत ही सटीक कंपैरिजन है। और इसी कंपैरिजन को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा पिलर था मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम। ये सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया था, जिसे एक तरह की पिरामिड स्कीम जैसा समझा जा सकता है ना, जहां ऑफिसर्स को कैश की जगह जमीनें यानी जागीरें दी जाती थी। सही कहा। इन जागीरों से वो किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे। अब जब तक एम्पायर एक्सपैंड हो रहा था, नई जमीनें मिलती रहीं, पर औरंगजेब के टाइम पर डेक्कन के लंबे युद्धों के बाद एक्सपेंशन बिल्कुल रुक दिया। जिसका मतलब है कि इनाम में देने के लिए नई जमीनें बची ही नहीं, पर मांगने वालों की लाइन लंबी होती गई। एग्जैक्टली। इसे ही हिस्ट्री में जागीरदारी क्राइसिस कहा जाता है। नई जागीरें थी नहीं और जो बची थीं उन पर पावर वाले दरबारियों ने कब्जा कर लिया और इसका सबसे भयानक इम्पैक्ट आम किसानों पर पड़ा। वो इसलिए क्योंकि छोटे जागीरदार डरते थे कि दरबार की पॉलिटिक्स की वजह से उनकी जमीन कभी भी छिन सकती है। हाँ, तो उन्होंने फ्यूचर की परवाह किए बिना जल्दी से जल्दी किसानों से ज्यादा टैक्स निचोड़ना शुरू कर दिया। इस एक्सप्लॉयटेशन ने एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह कर दिया और जगह जगह पेजेंट रिवोल्ट्स होने लगे। और ट्रेजरी यानी खजाने का हाल भी कुछ अलग नहीं था। डेक्कन में 25 साल तक चली जंग ने रॉयल ट्रेजरी को ऑलमोस्ट खाली कर दिया था। साथ ही सोशल ताने बाने में भी काफी टेंशन थी। बिल्कुल। औरंगजेब की कुछ रिलीजियस इंटॉलरेंस वाली पॉलिसीज ने राजपूत, सिख और मराठा कम्युनिटीज में गहरा असंतोष पैदा कर दिया था। अब वो असंतोष खुलकर सामने आ रहा था। जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टूट रहा हो और सोशल अनरेस्ट इतना ज्यादा हो तो कोई भी एम्पायर सरवाइव नहीं कर सकता।
ये पतन दशकों तक चला, जिसके आखिरी रूलर बहादुर शाह जफर थे, जो 1857 के रिवोल्ट का प्रतीक बने। पर तब तक मुगल एम्पायर धरातल पर सिर्फ दिल्ली के लाल किला तक ही सिमट चुका था। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जब घर के अंदर की कला जग जाहिर हो जाए तो बाहर के लुटेरे तो आएंगे ही। साल था 1739। पर्शिया के रूलर नादिर शाह ने इंडिया पर अटैक कर दिया। 1707 के बाद मुगल्स के लिए ये पहला बड़ा बाहरी झटका था, और नादिर शाह का यह हमला सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये एक ऐसा घाव था जिसने मुगलों के अजेय होने के भ्रम को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। उस मंजर की कल्पना करना भी डरावना लगता है। करनाल की बैटल में मोहम्मद शाह की एक बहुत बड़ी आर्मी नादिर शाह की चुस्त और मॉडर्न आर्मी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। और उसके बाद जब नादिर शाह ने दिल्ली में एंट्री की तो एक रूमर फैलने पर उसने दिल्ली में भयानक कत्लेआम का ऑर्डर दे दिया। चांदनी चौक की सड़कों पर लिटरली खून की नदियां बह गई थीं, और मुगल एम्परर को अपने ही खजाने की चाबियां उस फॉरेन इन्वेडर को देनी पड़ी। और ये लूट छोटी मोटी नहीं थी। नादिर शाह अपने साथ वो बेशकीमती पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन और दुनिया का सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा भी ले गया। इस पूरी घटना में एक गहरा साइकोलॉजिकल एंगल भी तो है। हाँ, वही सबसे रोचक बात है। जब नादिर शाह मयूर सिंहासन ले गया तो वो सिर्फ सोना चांदी नहीं ले गया, वो मुगलों का इकबाल यानी उनका रौब और प्रेस्टीज साथ ले गया। इस एक इंसिडेंट ने पूरे सबकॉन्टिनेंट को ये क्लियर मैसेज दे दिया कि दिल्ली अब बिल्कुल पावरलेस हो चुकी है। वो ऑरा जो सूबेदारों को वफादार बनाए रखता था, वो अब टूट चुका था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। नादिर शाह के जाने के बाद तो फॉरेन इन्वेजन्स का दरवाजा ही खुल गया। फिर अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली ने लगातार हमले शुरू कर दिए। उसने तो कई बार नॉर्थ इंडिया को रौंदा, और इन हमलों का सबसे डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के रूप में आया। उस वक्त मराठे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी पावर बन चुके थे। मुगल एम्परर को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की थी, पर अब्दाली ने मराठों को उस युद्ध में बुरी तरह हरा दिया। इन लगातार बाहरी हमलों ने इकोनॉमी को तो डिस्ट्रॉय किया ही, किसी भी सेंट्रल पावर के दोबारा उठ खड़े होने की उम्मीद को भी खत्म कर दिया। अब दिल्ली सिर्फ नाम की कैपिटल रह गई थी। और यहीं पर वो बड़ा पॉलिटिकल शून्य पैदा हुआ जिसका जिक्र हमने पहले किया था। इस शून्य को भरने के लिए रीजनल पावर सामने आई, जिसमें सबसे पावरफुल फोर्स थे मराठे। मराठों का उभरना इस दौर की बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। इनकी नींव तो 17वीं सदी में ही शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में रख दी थी। बिल्कुल, शिवाजी ने मुगलों की विशाल आर्मी का सामना करने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर या छापामार युद्ध का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया था। पर उनकी पावर सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं टिकी थी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मराठा एम्पायर सिर्फ अपने अटैक्स के लिए नहीं, बल्कि अपने एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जाना जाता था। शिवाजी ने रूल करने के लिए अष्टप्रधान नाम की एक काउंसिल बनाई थी। हाँ, ये अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट काफी मॉडर्न था। ये सिर्फ 8 दरबारियों का ग्रुप नहीं, बल्कि आज की मॉडर्न कैबिनेट जैसा था, जिसमें पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर, अमात्य और सेनापति जैसे डिपार्टमेंट बटे हुए थे। और उनकी रेवेन्यू सिस्टम भी बहुत एफिशिएंट थी, जहां उन्होंने चौथ और सार्वदिशमुखी टैक्सेस कलेक्ट करने का सिस्टम बनाया था। इसी ने उनकी आर्मी को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया। उसके बाद पावर आई पेशवाओं के हाथ में। खासतौर पर पेशवा बाजीराव फर्स्ट के टाइम पर मराठा एक्सपेंशन इतनी तेजी से हुआ कि लगा अब पूरे इंडिया पर उन्हीं का राज होगा। उनकी कैवलरी बहुत फास्ट थी। दिल्ली का एम्परर भी कंप्लीटली उनके प्रोटेक्शन पर डिपेंड हो गया था। पर फिर वही हुआ जिसका जिक्र अभी हुआ। 1761 की पानीपत की हार ने उस विजय रथ को रोक दिया। मराठास ने बाद में वापस आने की कोशिश की, लेकिन उस हार ने उनकी इनविंसिबल इमेज को डैमेज कर दिया था और एक सिंगल अखंड मराठा एम्पायर का सपना बन नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, खासकर पंजाब में, एक और अनोखी पावर उभर रही थी। वो था सिख एम्पायर। इनका सफर काफी अलग और इंस्पायरिंग रहा है। सिख रिलीजन की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने एक स्पिरिचुअल और पीसफुल मूवमेंट की तरह की थी, पर 18वीं सदी तक आते आते सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। मुगलों की रिलीजियस इंटॉलरेंस और जबरन धर्मांतरण ने इस कम्युनिटी को सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 10th गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा बनाया। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो खालसा ने उन्हें सिर्फ हथियार नहीं दिए, एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल और मिलिट्री आइडेंटिटी दी। ये सिर्फ अपने बचाव की लड़ाई नहीं बची थी, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बन गया था।
और इसी डिसिप्लिन ने इस उकाल पुकाल वाले दौर में एक रखा। जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रहा था और अब्दाली के हमले चल रहे थे, तब पंजाब में सिख मिसल्स का राइज हुआ। ये छोटे छोटे इंडिपेंडेंट मिलिट्री ग्रुप्स थे और इनकी सबसे खास बात ये थी कि मुगलों की डिक्टेटरशिप के उलट ये मिसलें काफी हद तक डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती थीं। वो मिलकर स्ट्रैटेजी बनाते थे और दुश्मनों का सामना करते थे। और बाद में इन्हीं मिसलों को यूनाइट करने का हिस्टोरिक काम किया महाराजा रंजीत सिंह ने। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल, रिच और स्टेबल सिख एम्पायर की नींव रखी। उनकी आर्मी, जिसे फौजे खास कहा जाता था, इतनी मॉडर्न और वेल ट्रेन थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी सालों तक पंजाब की बॉर्डर से दूर ही रही। मराठाओं और सिखों की स्टोरी से ये समझ आता है कि कैसे बाहर से ऊंची पावर्स ने मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाया। पर हिस्ट्री में एक और अजीब पैटर्न देखने को मिलता है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जो मुगलों के खिलाफ किसी विद्रोह से नहीं बने थे। हाँ, वो तो खुद उस एम्पायर का हिस्सा थे। मतलब जो मुगलों के अपने गवर्नर्स या सूबेदार थे, जो एम्परर के नाम पर रूल कर रहे थे, उन्होंने ही अपने आप को आजाद करना शुरू कर दिया। दरअसल इन सूबेदारों ने बहुत जल्दी भाप लिया था कि दिल्ली में बैठा सम्राट अब सिर्फ एक रबर स्टैंप है और असली पावर गेम्स दरबारी खेल रहे हैं। हैदराबाद इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। 1734 में वहां के गवर्नर निजामुल मुल्क ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसने एम्परर को नॉमिनल हेड तो माना, पर कंट्रोल अपना रखा। उसने दिल्ली की साजिशों से परेशान होकर ही साउथ का रुख किया था। और सिर्फ हैदराबाद नहीं, बंगाल में भी मुर्शिद कुली खान के अंडर यही सब हुआ। और बंगाल तो उस दौर का सबसे रिच प्रोविंस था। वहां का एग्रीकल्चर और सिल्क और कॉटन का ट्रेड उसे एक ग्लोबल बिजनेस हब बनाता था। उसका आजाद होना मुगलों के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक झटका था। अवध में भी सादत खान के साथ यही स्टोरी रिपीट हुई। अगर हम इनको आज के हिसाब से देखें तो ये एक तरह का कच्चा फेडरलिज्म था। ये पूरी तरह सॉवरेन नहीं थे। मतलब सिक्कों पर और जुमे की नमाज में नाम तो मुगल एम्परर का ही होता था, पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और आर्मी के डिसीजंस ये खुद लेते थे। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हैदराबाद, बंगाल और अवध इतने रिच थे तो फिर उनका पतन क्यों हो गया? उनकी डिप्लोमेसी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी शायद उतनी एडवांस्ड नहीं थी। वो पुरानी दुनिया में ताकतवर थे, पर जिस नई मॉडर्न दुनिया का फेस लेकर यूरोपियन पावर्स, खासकर ब्रिटिश कंपनी आई, उसको वो काउंटर नहीं कर पाए। सही कहा। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की चालाकी और उनकी नेवल सुपीरियरिटी को समझने में पूरी तरह से चूक गए। तो इस पूरे हिस्टोरिकल टाइमलाइन को अगर एक फ्रेम में रखकर देखा जाए तो 18वीं सदी के इंडिया की एक बहुत कॉम्प्लेक्स पिक्चर सामने आती है। मुगल एम्पायर कोई एक बिल्डिंग नहीं थी जो एक रात में गिर गई। ये पतन एक स्लो और पेनफुल प्रोसेस था। वीक रूलर्स, दरबारी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी का कोलैप्स और नादिर शाह के हमले, इन सब ने मिलकर उस जायंट स्ट्रक्चर को खोखला कर दिया। और जब वो गिरा तो उसके मलबे पर मराठा, सिख, हैदराबाद और बंगाल जैसी नई पावर्स खड़ी हुई। पर आयरॉनिकल बात ये रही कि ये सब आपस में ही उलझी रहीं और कभी एक यूनिफाइड पॉलिटिकल यूनिट नहीं बन पाई। इसी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन ने इंडिया के मैप पर वो शून्य पैदा किया जिसका फायदा समुंदर पार से आई उस ट्रेड कंपनी ने उठाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सच में कोई नया गेम शुरू नहीं किया। उन्होंने बस इस इंटरनल डिवीजन और इंस्टेबिलिटी को कैश इन किया। एक साथ इन रीजनल पावर्स को हराना नामुमकिन था, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल से एक-एक को टारगेट किया। और इसी वजह से इंडिया अपने मिडीवल पीरियड से निकलकर सीधा मॉडर्न पीरियड में एंटर कर गया, पर गुलामी की बेड़ियों के साथ। इस पूरे डिस्कशन के बाद ना एक सवाल जहन में आता है जो अक्सर हिस्ट्री की किताबों में सीधे तौर पर नहीं लिखा होता। आमतौर पर यही सेट नैरेटिव है कि अंग्रेजों ने मुगलों को हराकर देश पर कब्जा किया। पर सोर्सेज को डीपली एनालाइज करने के बाद सच्चाई कुछ और ही लगती है। क्या उन्होंने वाकई किसी स्ट्रॉन्ग एम्पायर को हराया था, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बस एक ऐसे घर में एंट्री ली थी जिसकी दीवारें और छत मराठों, सिखों और खुद नवाबों ने पहले ही तोड़कर खंडर बना दी थी? ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। सोचने वाली बात है कि अगर अंग्रेज 1757 में आने के बजाय 50 साल पहले औरंगजेब के टाइम पर पावर कैप्चर करने की कोशिश करते, तब क्या होता? क्या तब वो इतनी आसानी से पूरे सब कॉन्टिनेंट को गुलाम बना पाते? या फिर उनका हाल भी हिस्ट्री के पन्नों में गायब हुई छोटी मोटी ट्रेडिंग कंपनीज जैसा होता? इन सवालों पर विचार करना सच में पुरानी घटनाओं को देखने का नजरिया बदल लेता है। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं है, बल्कि डिसीजंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस का एक लंबा चेन है। चर्चा में बिल्कुल।
इस आज का अनकहे हमारा पे- सब्जेक्ट एकदम वैसा है जो हिस्ट्री की किताबों से निकलकर सीधा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स में छपता है। आज हम लोग एक यूट्यूब लेक्चर फॉर्मेट में मिडीवल इंडियन पर्सनैलिटीज यानी मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण हस्तियों पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और आज का हमारा सोर्स वो स्टैटिक जीके के नोट्स हैं जो स्टेट पीसीएस, एसएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। और इस लेक्चर का हमारा जो पहला सेगमेंट है वो इसी इंट्रोडक्शन और मिशन पर आधारित है। एग्जैक्टली। तो मिशन बहुत ही क्लियर है, बिना किसी लंबी और बोरिंग थ्योरी में उलझे हमें उन किंग्स, सेंट्स और आर्टिस्ट के फैक्ट्स को समझना है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे सेशन में रटने की कोई एडवाइस नहीं दी जाएगी, है ना? सही कहा आपने। हिस्ट्री को समझने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। जब हम इन नामों को बस एक लिस्ट की तरह देखते हैं ना, तो वो मतलब बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाते हैं। पर अगर हम इन पॉलिसीज के पीछे का रीजन समझ लें तो वो एक स्टोरी बन जाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे एक एरा को शेप किया है। उनका आर्ट, फिलॉसफी आज भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। बिल्कुल। और फैक्ट्स को उनके कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करके देखना ही एग्जाम में एक्यूरेसी लाता है। तो चलिए अपने दूसरे सेगमेंट पर आते हैं, जहां हम किंग्स एंड रूलर्स की बात करेंगे। मुगल और मराठा एम्पायर्स के कुछ ऐसे नाम हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट मार्क्स दिलाते हैं। अगर हम शुरुआत बाबर से करें तो मुगल एम्पायर का फाउंडर होने के साथ साथ उसने बाबरनामा लिखी थी। हाँ, बाबरनामा एक वॉरियर का अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना ही उस टाइम के हिसाब से बहुत यूनिक चीज थी। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऑनेस्टी और ऑब्जर्वेशन है। बाबरनामा में सिर्फ बैटल्स नहीं है, इसमें बाबर ने इंडिया के क्लाइमेट, यहाँ के पेड़ पौधों, एनिमल्स और सोसाइटी का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। चगाताई तुर्किक लैंग्वेज में लिखी गई थी ये बुक। फिर इसके बाद हुमायूं का दौर आता है। राइट, हुमायूं, जिसको शेरशाह सूरी ने गद्दी से हटा दिया था। हालांकि 1555 में उसने पावर वापस ले ली थी। लेकिन यहाँ एस्पिरेंट्स को अपना सारा फोकस शेरशाह सूरी पर शिफ्ट करना चाहिए। हम लेक्चर के तीसरे सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं जो शेरशाह पर फोकस करता है। उनका सिर्फ 5 साल का रूल अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। शेरशाह की लेगेसी तो एक्चुअली आज भी हमारी जेबों में मौजूद है। मेरा मतलब है रुपया सिस्टम से। तो क्या हम इसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि रुपया शुरू करने के पीछे की स्टोरी क्या थी? देखिए, उस वक्त मार्केट में कई तरह के कॉइन्स चलते थे जिनका वेट और मेटल का रेशियो अलग अलग होता था। इससे ट्रेड में ना बहुत कंफ्यूजन होती थी। तो शेरशाह ने इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करके एक स्टैंडर्ड सिल्वर कॉइन निकाला जिसका वेट 178 ग्रेन था। इसी को रुपया कहा गया। ओ, यानी एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। बिल्कुल। और साथ ही तांबे का दाम और सोने की मोहर भी चलाई। ये सिस्टम इतना एक्यूरेट था कि बाद में मुगल्स ने और यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने भी इसी को अपना बेस बनाया। इसके अलावा बंगाल से पेशावर तक ट्रेड को इजी बनाने के लिए उसने एक लंबी रोड का रिकंस्ट्रक्शन करवाया जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ये समझना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन सेंचुरीज तक अलाइव रहता है। अब चलिए अपने चौथे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो अकबर पर आधारित है। मुगल एम्पायर को प्रैक्टिकली स्टेबल करने का क्रेडिट अकबर को जाता है। अकबर के नाम के साथ एक टर्म बहुत आता है एग्जाम में, मनसबदारी। एक नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए ये मनसबदारी बेसिकली है क्या? इसको एक बहुत ही स्मार्ट एचआर और मिलिट्री मैनेजमेंट सिस्टम की तरह देखा जा सकता है। अकबर से पहले क्या होता था कि कमांडर्स बहुत पावरफुल हो जाते थे क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन और आर्मी होती थी जिससे रिवोल्ट का डर रहता था। तो अकबर ने मनसबदारी के थ्रू हर ऑफिसर को एक मनसब यानी रैंक दे दी। इसमें 2 पार्ट्स थे, ज़ात और सवार। तो ज़ात से उनकी पर्सनल सैलरी और स्टेटस डिसाइड होता था और सवार से ये डिसाइड होता था कि उन्हें कितने घोड़सवार मेंटेन करने हैं, राइट? एग्जैक्टली। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्जाम के लिए ये है कि ये पोस्ट हेरिडिटरी नहीं थी, यानी पिता के बाद बेटे को ऑटोमेटिकली नहीं मिलती थी और कभी भी ट्रांसफर हो सकती थी। इससे सारे ऑफिसर्स डायरेक्ट एम्परर पे डिपेंडेंट हो गए और रिबेलियन के चांसेस खत्म हो गए। ये पावर को सेंट्रलाइज करने का ब्रिलियंट तरीका था। और उसी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए रिलीजियस पॉलिसीज भी आईं। दीने इलाही और सुलह कुल जैसे टर्म्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आमतौर पर पूछे जाते हैं। हाँ, क्योंकि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में सिर्फ तलवार के दम पर रूल नहीं किया जा सकता था। सुलह कुल का मतलब है यूनिवर्सल पीस या पूर्ण सहिष्णुता। ये कोई वीकनेस नहीं थी बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी ताकि सभी रिलीजन्स के लोग एम्पायर के लॉयल रहें
और दीने इलाही कोई नया धर्म नहीं था, बस अलग अलग धर्मों की अच्छी बातों का एक मॉरल कोड था। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है ये। अब हम लेक्चर के 5वें सेगमेंट पर आते हैं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अकबर के बाद पॉलिटिक्स से ज्यादा फोकस आर्ट और आर्किटेक्चर पर शिफ्ट हो जाता है। जहांगीर अपनी चेन ऑफ जस्टिस यानी न्याय की जंजीर के लिए फेमस था, जिसे कोई भी आम आदमी बजाकर डायरेक्ट इंसाफ मांग सकता था। और शाहजहां का नाम ताजमहल के बिना पूरा नहीं होता। वैसे एक बहुत पॉपुलर मिथ है कि शाहजहां ने आर्टिजन्स के हाथ कटवा दिए थे। एज एन एक्सपर्ट, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच में एक बहुत बड़ा मिथ ही है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में किसी के हाथ काटे जाने का कोई प्रूफ नहीं मिलता। असल में जिन चीफ आर्किटेक्ट्स ने ताजमहल बनाया, उन्होंने उसके बाद भी कई बड़ी बिल्डिंग्स डिजाइन की थीं। शाहजहां का टाइम डेफिनेटली आर्किटेक्चर का गोल्डन एज था, लेकिन इसके बाद औरंगजेब का सेगमेंट आता है, जिसने जिजिया टैक्स वापस लगा दिया था। जिजिया वो टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स को प्रोटेक्शन के बदले देना पड़ता था, जिसे अकबर ने हटा दिया था। और औरंगजेब के इसको वापस लाने से एम्पायर की फाउंडेशन काफी वीक हो गई। बिल्कुल सही। और इस सेंट्रलाइज्ड स्ट्रिक्ट रूल के खिलाफ जो सबसे बड़ी आवाज आई, वो मराठा एम्पायर की थी, जिससे हमारा सेगमेंट 6 शुरू होता है, शिवाजी महाराज और उनका एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम शिवाजी की बात करते हैं तो एग्जाम्स में उनकी मिलिट्री स्किल्स के साथ अष्टप्रधान बहुत पूछा जाता है। अष्टप्रधान यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बेस्ट एग्जाम्पल। ये 8 मिनिस्टर्स की काउंसिल थी, है ना? हाँ, इसमें पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर, अमात्या यानी फाइनेंस मिनिस्टर और सुमंत यानी फॉरेन मिनिस्टर जैसे पोस्ट्स थे। हर मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्टली छत्रपति को रिपोर्ट करता था। ये आज के मॉडर्न कैबिनेट जैसा ही सिस्टम था जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन बना। ये तो हो गई पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव उथल-पुथल। लेकिन जरा सोचिए, जब रूलर्स वॉर्स और टैक्सेस में उलझे थे, तब सोसाइटी का क्या हो रहा था? यहां से हमारा सेगमेंट शुरू होता है, भक्ति एंड सूफी सेंट्स। इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल सिचुएशंस में सोसाइटी को गाइड करने वाले फिलोसोफर्स आगे आ रहे थे। क्या पॉलिटिक्स ही इस मूवमेंट का रीजन था? इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जब पॉलिटिक्स अनस्टेबल होती है और रिलीजियस रिचुअल्स बहुत रिजिड हो जाते हैं, तो आम इंसान घुटन फील करता है। वो ईश्वर तक पहुंचने का ऐसा रास्ता ढूंढता है जहां किसी बिचौलिए या प्रीस्ट की जरूरत ना हो। इन्हीं सेंट्स ने वो रास्ता दिखाया। अगर फिलॉसफी की बात करें तो सबसे पहले रामानुजा का नाम आता है, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत फिलॉसफी दी। एग्जाम्स में विशिष्टाद्वैत पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पर यह वर्ड थोड़ा हैवी लगता है। इसे इजीली कैसे याद रखें? इसे समुंदर और लहर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अद्वैता कहता है आत्मा और परमात्मा एक हैं, पर रामानुजा का विशिष्ट अद्वैता यानी क्वालिफाइड मोनिज्म कहता है कि आत्मा परमात्मा का हिस्सा है। जैसे लहर समुंदर का हिस्सा है, लेकिन लहर की अपनी पहचान भी होती है। यानी आत्मा भगवान से जुड़ने के बाद भी अपना सटल अस्तित्व रखती है। ये डिवोशन पर बेस्ड था। और इसी डिवोशन में आगे चलकर हमें कबीर दिखते हैं। कबीर के नाम से सीधा निर्गुणा भक्ति याद आनी चाहिए। उन्होंने हर तरह के रिचुअल्स, आइडल्स और शो ऑफ का ओपनली विरोध किया। इसे याद रखना आसान है, निर्गुणा यानी विदाउट एनी फॉर्म। कबीर का मानना था कि ईश्वर हर कण कण में है। और दूसरी तरफ सगुणा भक्ति भी चल रही थी, जो ईश्वर को एक स्पेसिफिक फॉर्म में पूजती थी। मीराबाई इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भगवान कृष्ण के लिए उनका डिवोशन बहुत पावरफुल था। उन्होंने सारे रॉयल कंफर्ट्स और सोशल रूल्स को छोड़ दिया। वैसे ही बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट किया। संकीर्तन, जहां लोग साथ मिलकर गाते और डांस करते थे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि जब लोग एक ताल पर झूम रहे होते थे तो वहां कोई कास्ट बैरियर नहीं रहता था, कोई ऊंच नीच नहीं। सही कहा। अब आते हैं लेक्चर के 8वें सेगमेंट पर, जहां हम सिख और सूफी ट्रेडिशंस की बात करेंगे। पंजाब रीजन में गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म की फाउंडेशन रखी, इक्वालिटी और लंगर प्रथा के साथ। पर टाइम के साथ और मुगल से कॉन्फ्लिक्ट के कारण इस धर्म में एक हिस्टोरिक शिफ्ट आया, जिसका क्रेडिट गुरु गोबिंद सिंह जी को जाता है। हाँ, 1699 में खालसा पंथ की एस्टैब्लिशमेंट एक डिफाइनिंग मोमेंट था। उन्होंने संत और सिपाही को मर्ज कर दिया, यानी एक स्पिरिचुअली प्योर इंसान जो इनजस्टिस के खिलाफ हथियार उठाने को भी रेडी रहे। बिल्कुल। और सूफी मूवमेंट ने भी उस टाइम सोसाइटी को डीपली इन्फ्लुएंस किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इंडिया में चिश्ती सिलसिला शुरू किया।
उनकी अजमेर की दरगाह ने लोकल ट्रेडिशंस को बहुत खूबसूरती से अपनाया। और इसी चिश्ती सिलसिले में निजामुद्दीन औलिया थे दिल्ली में। उनकी सबसे इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि वो सुल्तान से हमेशा दूर रहते थे। मैंने सुना है कि कई सुल्तान्स ने उन्हें दरबार में बुलाया पर वो नहीं गए, क्योंकि वो मानते थे कि पॉलिटिकल पावर से जुड़कर एक सेंट अपना रास्ता भटक सकता है। उनका आश्रम सिर्फ आम और गरीब जनता के लिए ओपन रहता था। यही वजह थी कि वो आम लोगों में इतने पॉपुलर थे। पोएट्स, दरबारी इतिहासकारों की किताबें आज हमारा सबसे बड़ा हिस्टोरिकल सोर्स हैं। अबुल फजल ने जैसे अकबरनामा और ऐने अकबरी लिखी। हाँ, ये किताबें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेजर है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनमें सब कुछ बहुत आइडियलाइज्ड और तारीफ के फॉर्म में लिखा गया है। तो क्या उस दौर की ऐसी कोई बुक है जो थोड़ा क्रिटिकल व्यू देती हो? एग्जाम के लिए उसका नाम जानना बहुत वैल्यूबल होगा। बिल्कुल। उसी टाइम एक और हिस्टोरियन थे, बदाऊनी। उन्होंने मुंतखब उत तवारीख लिखी। बदाऊनी थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे और उन्होंने अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज, स्पेशली दीन इलाही को कड़ी तरह से क्रिटिसाइज किया। इसका मेमोरी हुक ये है कि अरबिक वर्ड मुंतखब का मतलब है सिलेक्शन। बदाऊनी ने बस वो फैक्ट सिलेक्ट किए जो अबुल फजल ने अपनी बुक में इग्नोर कर दिए थे। वाह, ये मेमोरी ट्रिक बहुत सॉलिड है। और अगर थोड़ा और हिस्ट्री में पीछे जाएं तो गजनवी के टाइम पर अल बिरूनी और उनकी किताबुल हिंद आती है। ये सिर्फ लड़ाइयों के बारे में नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस टाइम की इंडियन सोसाइटी, साइंस और मैथमेटिक्स का मिरर थी। अल बिरूनी ने स्पेशली संस्कृत सीखी थी ताकि वो इंडियन टेक्स्ट को डायरेक्टली पढ़ सकें। इसके बाद आमिर खुसरो आते हैं। वो पोएट थे, म्यूजिशियन थे और निजामुद्दीन औलिया के बहुत बड़े फॉलोवर थे। तबला और सितार का इन्वेंशन उन्हीं के नाम से जुड़ा है। उन्होंने रीजनल और पर्शियन लैंग्वेज को मिला के लिखा। लैंग्वेज को कॉमन लोगों तक पहुंचाना एक बड़ा रेवोल्यूशन था। तुलसीदास जी ने अवधी लैंग्वेज में रामचरितमानस लिखी, जिससे लॉर्ड राम की स्टोरी हर घर तक पहुंची। और सूरदास जी ने ब्रिज भाषा में कृष्ण भक्ति पर जो पोएट्री की, वो आज भी फेमस है। सही कहा आपने। अब हम अपने 10th सेगमेंट पर बढ़ते हैं, जो आर्टिस्ट्स और आर्किटेक्ट्स पर है। वापस ताजमहल पर आते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में एक ट्रिकी सवाल आता है कि इसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था। और प्रेशर में स्टूडेंट्स गलती से वहां शाहजहां टिक कर आते हैं। शाहजहां ने डेफिनेटली बनवाया था, पर उस डिजाइन को पेपर से जमीन पर उतारने वाले मेन आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इसे याद रखना बहुत सिंपल है, बस ये लाइन दिमाग में रखिए, लाहौरी ने बनाई सबसे बड़ी ग्लोरी। और अब अगर पेंटिंग की बात करें तो जहांगीर का दरबार सबसे ऊपर था, जहां मंसूर जैसा ग्रेट पेंटर था। मंसूर, जो स्पेशली रेयर बर्ड्स और फ्लावर्स पेंट करने के लिए फेमस था। इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। मंसूर का मन नेचर में लगता था और म्यूजिक में नवरत्ना, तानसेन। पर यहां कंफ्यूज नहीं होना है। तानसेन को अकबर के दरबार से और मंसूर को जहांगीर के दरबार से ही जोड़ना है। एग्जैक्टली। इस कंफ्यूजन से बचने का बेस्ट तरीका है बेसिक इंटरेस्ट को पकड़ना। अकबर का इंटरेस्ट ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूजिक में था। जहांगीर को प्योरली नेचर और पेंटिंग का शौक था। शाहजहां का फोकस बड़ी बिल्डिंग्स पर था। इस लॉजिक को समझेंगे तो फैक्ट्स मिक्स नहीं होंगे। तो अब हम लेक्चर के 11वें सेगमेंट यानी एग्जाम स्ट्रैटेजी और रैपिड रिवीजन पर आ गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट पेयर्स का एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि ये दिमाग में छप जाएं। ये स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। हमें बस एग्जैक्ट मैच याद होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। रूलर्स से स्टार्ट करते हैं। बाबर के साथ जुड़ेगी बाबरनामा, शेर शाह सूरी के साथ रुपया और ग्रैंड ट्रंक रोड, अकबर के साथ आएगा मनसबदारी और सुल-ए-कुल, शाहजहां के साथ ताजमहल पर आर्किटेक्ट में उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम, और औरंगजेब के साथ जिजिया टैक्स का वापस आना। परफेक्ट। अब सेंस की बात करें तो कबीर के साथ निर्गुणा भक्ति, रामानुजा के साथ विशिष्ट द्वैता और गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ खालसा पंथ। और इनमें लिटरेचर और आर्ट, अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा, बदाऊनी ने लिखी मुंतखब तवारिख, अल बिरूनी के साथ आएगी किताब उल हिंद, तुलसीदास जी के साथ रामचरितमानस। और मंसूर का कनेक्शन जहांगीर से और तानसेन का अकबर से। बहुत बढ़िया। यहाँ हमारा 12वां और आखिरी सेगमेंट शुरू होता है, जो इस लेक्चर का समरी है। इस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और लॉजिक लगाने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये पर्सपेक्टिव ना हिस्ट्री को देखने का नजरिया ही बदल देता है।
इस डीप डाइव लेक्चर को क्लोज करने से पहले मैं चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स एक बात पर जरूर गौर करें। हम लोग अक्सर हिस्ट्री को सिर्फ एक बीता हुआ काल समझ लेते हैं, जिसे बस एग्जाम के लिए रटना है। लेकिन जरा सोचिए, आज हम मार्केट में जो रुपया यूज करते हैं, जो खूबसूरत बिल्डिंग्स एज अ टूरिस्ट देखने जाते हैं, या जो सूफी म्यूजिक आज भी हमें रिलैक्स करता है, ये सब सदियों पहले इन्हीं स्पेशल लोगों के दिमाग का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था। एग्जैक्टली। अगर शेरशाह ने वो करेंसी रिफॉर्म नहीं किया होता या सेन्स ने आम लोगों की भाषा में नहीं लिखा होता, तो हमारा कल्चर, इकोनॉमी और सोसाइटी ऐसी नहीं होती जैसी आज है। सही कहा, हम लोग इनडायरेक्टली उसी मिडिएवल हिस्ट्री की लेगेसी को आज जी नमस्कार। रहे हैं। इस थॉट के आज साथ के इस गहरे अध्ययन में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आधुनिक भारत की पूरी बुनियाद को समझने के लिए सबसे जरूरी है। मतलब मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडिया का प्रशासन और उसका कालक्रम। हाँ, और देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो आज जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हमारे आसपास दिखते हैं ना, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं उसी दौर में हुई थी। एकदम सही कहा। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य उन सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों, प्रशासनिक शब्दों और ऐतिहासिक तारीखों का विश्लेषण करना है, जो इतिहास के छात्रों और खासकर परीक्षार्थियों के लिए बेहद अहम है। बिल्कुल, जो भी परीक्षार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस खाके को समझना मार्क्स दिलाने का सबसे सटीक तरीका है। पर हम इस चर्चा को सिर्फ किसी ड्राई सिलेबस की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। नहीं, हम ये समझेंगे कि आखिर ये व्यवस्थाएं बनाई क्यों गई थी, जैसे कि इक्ता सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, या मनसब क्या था और उसने बगावतों को कैसे रोका। या फिर विदेशी यात्रियों ने उस दौर के भारत को किस नज़र से देखा। तो इन्हीं डायरेक्ट एसोसिएशंस और उनके पीछे के कारणों पर हमारा पूरा फोकस रहेगा आज। तो शुरू करते हैं। हाँ, चलिए सीधे अपने पहले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम दिल्ली सल्तनत के बैकग्राउंड और उनके प्रशासनिक शब्दों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सही रहेगा। इतिहास की किताबों में सबसे पहला और सबसे भारी शब्द जो टकराता है वो है इक्ता। तो सल्तनत काल के इस शब्द का आखिर व्यवहारिक अर्थ क्या था? देखिए, इक्ता को समझने के लिए उस दौर की आर्थिक स्थिति को देखना होगा। उस समय इतना नकद पैसा या कैश फ्लो नहीं था कि इतनी बड़ी सेना और अधिकारियों को हर महीने सैलरी दी जा सके। अच्छा। तो सल्तनत के शासकों ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अधिकारियों को नकद वेतन देने के बजाय जमीन का एक बड़ा टुकड़ा देना शुरू किया। इस जमीन के टुकड़े को ही इक्ता कहा जाता था। मतलब सैलरी के बदले जमीन? एकदम। इसका सीधा सा मतलब था सैलरी के बदले जमीन का प्रबंधन और वहां से निकलने वाला राजस्व। ये तो कुछ वैसा ही लगता है जैसे आज के वक्त में किसी स्टार्टअप में एम्प्लॉइज को कैश सैलरी के बजाय कंपनी के स्टॉक्स या इक्विटी दे दी जाती है। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। ताकि वो उस जगह के फायदे के लिए खुद मेहनत करे। तो जो व्यक्ति इस इक्ता या जमीन को संभालता था, उसका रोल क्या होता था? उस अधिकारी को मुक्ति या इक्तदार कहा जाता था, और उसका काम सिर्फ जमीन का मालिक बनना नहीं था। तो और क्या जिम्मेदारियां थीं उसकी? उसका मुख्य काम था उस इक्ता से राजस्व या टैक्स जमा करना। उस जमा किए गए टैक्स से वो अपना खर्चा निकालता था, अपनी एक छोटी सेना मेंटेन करता था जो सुल्तान के काम आए। और अगर टैक्स का पैसा बच जाए तो? अगर कुछ पैसा बच जाए तो उसे वापस केंद्रीय खजाने में जमा कराना होता था। एक तरह से वो उस इलाके का टैक्स कलेक्टर और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर दोनों बन जाता था। ये तो एक इंडिविजुअल लेवल की बात हो गई, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम या विभाग भी तो होते होंगे, जैसे आजकल अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। सुल्तानत काल का एडमिनिस्ट्रेशन काफी हाईली स्ट्रक्चर्ड था, और यहां से एमसीक्यूज बार बार बनते हैं। इन विभागों को दीवान कहा जाता था। दीवान, ठीक है। सबसे मुख्य था दीवाने विजारत, जो पूरे साम्राज्य का वित्त या फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता था। इसके हेड वजीर होते थे, जो सबसे ताकतवर मंत्री होता है। सही। फिर आता था दीवाने अर्ज, जो उनका सैन्य या मिलिट्री विभाग था। इसका काम सेना की भर्ती और उनका मेंटेनेंस देखना था। तो फाइनेंस और मिलिट्री के अलावा पूरे एम्पायर में कम्युनिकेशन कैसे होता था? संदेश भेजने या आधिकारिक फरमान जारी करने का काम कौन करता था? उसके लिए एक अलग विभाग था जिसे दीवाने इंशा कहा जाता था। ये उनका पत्र व्यवहार या स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट था। इसके बिना इतने बड़े साम्राज्य में सेंटर का स्टेट से संपर्क रखना नामुमकिन था। और चौथा विभाग? चौथा सबसे अहम विभाग था दीवाने रिसालत, जो धार्मिक मामलों और रिलीजियस अफेयर्स को संभालता था।
क्योंकि उस दौर में धर्म और प्रशासन एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे। परीक्षार्थियों को इन चारों डिपार्टमेंट्स का उनके क्षेत्रों के साथ ठीक से मिलान करना आना चाहिए। विजारत फाइनेंस के लिए, अर्ज मिलिट्री के लिए, इंशा पत्र व्यवहार के लिए और रिसालत धर्म के लिए। बिल्कुल सटीक समरी है। इन विभागों की चर्चा से एक बात तो साफ है कि मिलिट्री उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन सेना के अंदर होने वाले भ्रष्टाचार या करप्शन को रोकने के लिए भी कुछ कड़े कदम उठाए गए थे। हाँ, अलाउद्दीन खलजी का नाम सैन्य सुधारों में बहुत आगे आता है। उन्होंने दाग और चेहरा जैसी प्रथाएं शुरू की थी ना, उसकी वजह क्या थी? अलाउद्दीन खलजी एक बेहद प्रैक्टिकल शासक था। उसे पता था कि सेना में बहुत हेराफेरी होती है। अधिकारी इंस्पेक्शन के वक्त अच्छे घोड़े दिखाते थे और बाद में उन्हें कमजोर घोड़ों से बदल देते थे। ओह, घपला होता था वहां। इसे रोकने के लिए खलजी ने दाग सिस्टम शुरू किया, यानी सेना के घोड़ों की बॉडी पर एक आधिकारिक दाग या ब्रांड लगाना ताकि उनकी पहचान हो सके। और दूसरा था चेहरा सिस्टम। अगर मैं इसको आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ूं तो दाग एक तरह से घोड़ों के लिए RFID टैग या बारकोड सिस्टम हो गया, ताकि इन्वेंट्री ट्रैक की जा सके। एकदम सही कहा। तो क्या चेहरा उनका बायोमेट्रिक या ID कार्ड सिस्टम था? बिल्कुल सटीक उदाहरण है। चेहरा हर सैनिक का एक डिस्क्रिप्टिव रोल या हुलिया रजिस्टर था। उसमें सैनिक की हाइट, रंग, रूप और निशान लिखे जाते थे, ताकि प्रॉक्सी ना चल सके। बिल्कुल, ताकि कोई एक सैनिक की जगह किसी दूसरे अनारी व्यक्ति को सेना में भेजकर पैसे ना खा सके। इन सुधारों ने खलजी की सेना को अपने वक्त की सबसे खतरनाक ताकत बना दिया था। इसके अलावा इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया एक समूह भी इतिहास में बहुत चर्चित है, चहलगानी। ये तो 40 तुर्की अमीरों या नोबल्स का एक समूह था ना? इल्तुतमिश ने इन्हें पावर क्यों दी थी? देखिए, इल्तुतमिश को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने आसपास के सबसे ताकतवर लोगों का समर्थन चाहिए था। इसलिए उसने इन 40 वफादार अमीरों का एक इनर सर्कल बनाया, जो उसके सबसे करीबी थे। हाँ, पर बाद में यही चहलगानी इतनी ताकतवर हो गई कि वो तय करने लगे कि कौन अगला सुल्तान बनेगा। ये बिल्कुल किसी मॉडर्न कंपनी के अग्रेसिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह थे, जो चाहें तो CEO को ही नौकरी से निकाल दें। बहुत ही खतरनाक पावर डायनामिक बन गया था ये। और यहाँ एक परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम रिमाइंडर में देना चाहता हूँ। एकता, दीवान और ये दाग जैसी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुल्तानते काल की हैं। इन्हें आने वाले मुगल काल के मनसबदारी सिस्टम से कंफ्यूज नहीं करना है। ये एक बेहतरीन ट्रांजिशन पॉइंट है अपने तीसरे विषय की तरफ बढ़ने के लिए, जो है मुगल प्रशासन के कोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। सुल्तानत के इक्ता सिस्टम से आगे बढ़कर मुगलों ने अपना एक पूरा नया कॉर्पोरेट स्टाइल स्ट्रक्चर खड़ा किया, जिसे मनसब कहा गया। आखिर इस मनसब का मूल अर्थ क्या था और ये इक्ता से अलग कैसे था? मनसब शब्द का आसान और व्यवहारिक मतलब है पद, रैंक या स्टेटस। मुगल दरबार में काम करने वाले छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर सबसे बड़े सेनापति तक हर किसी का एक मनसब होता था। मतलब एक यूनिवर्सल रैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल। ये मनसबदारी व्यवस्था ही अकबर के प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। इस मनसब के 2 मुख्य हिस्से होते थे जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जात और सवार। इन दोनों का अंतर अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। अगर इसको थोड़ा आसान करके समझें तो जात किसी अधिकारी का पर्सनल स्टेटस होता था। सही। जैसे कॉर्पोरेट दुनिया में आपका जॉब टाइटल, कि क्या आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं। टाइटल जितना बड़ा, दरबार में आपकी इज्जत और आपकी बेसिक सैलरी उतनी ही ज्यादा। तो फिर ये सवार क्या था? जात की ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ सवार का मतलब था कि उस रैंक के अधिकारी को अपने अंदर कितने घुड़सवार या कैवलरी मेंटेन करके रखने हैं, यानी आपकी टीम का साइज क्या होगा। अच्छा। अगर आपका जात 5000 है तो आपका दर्जा बहुत ऊंचा है, पर अगर आपका सवार सिर्फ 500 है तो इसका मतलब आपको सेना छोटी रखनी है। ओह, तो पावर चेक करने का तरीका था ये। सही पकड़ा। इस व्यवस्था से मुगलों ने एक तीर से 2 शिकार किए। उन्होंने अमीरों को बड़ा जात देकर खुश रखा, लेकिन उनका सवार रैंक कंट्रोल करके ये सुनिश्चित किया कि किसी के पास इतनी बड़ी सेना ना हो जाए कि वो कल को राजा के खिलाफ ही बगावत कर दे। ये तो सच में मास्टर स्ट्रोक था। रैंक बड़ा पर पावर उतनी ही जितनी एम्परर चाहे। इन मनसबदारों की सैलरी के लिए फिर से जमीन दी जाती थी, जिसे जागीर कहते थे। हाँ, जागीर। लेकिन मुगलों का जमीन नापने और टैक्स वसूलने का तरीका बहुत ज्यादा साइंटिफिक था सल्तनत के मुकाबले। वहां पर जब्त सिस्टम का नाम आता है। हाँ, जब्त एक लैंड मेजरमेंट और रेवेन्यू फिक्सिंग सिस्टम था, जिसे टोडरमल ने काफी रिफाइन किया था।
इसमें जमीन के पिछले 10 साल की पैदाइश और कीमत का विश्लेषण करके एक एवरेज निकाला जाता था और उस आधार पर टैक्स तय होता था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आज के समय में प्रॉपर्टी टैक्स निकालने के लिए पिछले रिकॉर्ड्स और सर्कल रेट्स का आकलन किया जाता है। एकदम सटीक बात बोली। इसके बाद आती हैं मुगल प्रशासन की इकाइयां, यानी पूरे देश को कैसे बांटा गया था। अगर पूरे एम्पायर को तोड़कर देखा जाए तो उन्होंने साम्राज्य को सूबे में बांट रखा था। हाँ, सूबा यानी आज के हिसाब से हमारे स्टेट्स या प्रांत। बिल्कुल। और इन प्रांतों का जो हेड होता था वो सूबेदार कहलाता था, जैसे आज के गवर्नर या चीफ मिनिस्टर होते हैं। और हर सूबा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और मिलिट्री ड्यूटीज संभालने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे फौजदार कहा जाता था। इसे आज के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी के रूप में देखा जा सकता है। और शहरों का क्या हिसाब था? वहां कौन कानून व्यवस्था देखता था? शहरों की कानून व्यवस्था, पुलिस और मार्केट कंट्रोल का पूरा जिम्मा कोतवाल के पास होता था। एक सिटी पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल ऑफिसर दोनों का रोल मिलाकर एक कोतवाल बनता था। ये बिल्कुल वैसा ही फ्रेमवर्क है जो आज हमारे आधुनिक प्रशासन में इस्तेमाल होता है। इतने बड़े और डिटेल्ड प्रशासन को चलाने वाले इन अधिकारियों और राजाओं का ब्यौरा हमें कहाँ से मिलता है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। इतिहास को किसी बाहरी व्यक्ति के नजरिए से देखना हमेशा दिलचस्प होता है। इसलिए चौथे विषय में हम विदेशी यात्रियों और उनके लेखों का विश्लेषण करेंगे। ये ट्रैवलर्स भारत को किस नजर से देख रहे थे? विदेशी यात्रियों के ब्यौरे इतिहास के सबसे अनबायस्ड सोर्सेज माने जाते हैं, क्योंकि वो किसी राजा के दबाव में नहीं लिख रहे थे। परीक्षाओं में इनके आगमन का समय पूछा जाता है। सबसे प्रसिद्ध और शुरुआती नामों में से एक है अल बिरूनी। हाँ, अल बिरूनी। ये महमूद गजनी के साथ भारत आए थे ना? सही कहा। उनकी मशहूर किताब किताबुल हिंद सिर्फ राजकाज के बारे में नहीं, बल्कि उस वक्त के भारतीय समाज, विज्ञान और फिलॉसफी पर एक बहुत ही गहरी रिसर्च है। एक और बहुत ही दिलचस्प किरदार है इब्न बतूता। इनका सफरनामा तो अपने आप में एक अद्भुत किस्सा है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आए थे। और इब्न बतूता के लेखों की खासियत ये है कि उन्होंने तुगलक की सनकी और विरोधाभासी शख्सियत को बहुत करीब से देखा और लिखा। वहीं अगर दक्षिण भारत की तरफ नजर डालें तो मार्को पोलो का जिक्र मिलता है, जिन्होंने पांड्या कल के दौरान दक्षिण की यात्रा की थी। उन्होंने वहां के व्यापार और बेहिसाब दौलत का जिक्र किया है। सही कहा। और एक और यात्री थे निकोलो कॉन्टी। वो विजयनगर साम्राज्य के दौरे पर आए थे और उन्होंने इस शहर की भव्यता और विशालता का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इन सभी के अलावा जब ब्रिटिश आना शुरू हुए तब एक डिप्लोमैट का नाम बहुत प्रोमिनेंटली उभरता है, सर थॉमस रो। ये जहांगीर के दरबार में आए थे। बिल्कुल। इनका आना तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था। हाँ, क्योंकि सर थॉमस रो किसी शौकिया यात्री के रूप में नहीं आए थे। वो ब्रिटिश राजा के आधिकारिक प्रतिनिधि या एक कॉरपोरेट लॉबिस्ट के रूप में आए थे, जिनका मकसद जहांगीर से व्यापारिक छूट हासिल करना था। तो यहाँ परीक्षार्थियों के लिए क्या याद रखना जरूरी है? परीक्षार्थियों के लिए यहाँ दो जोड़े सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें बार बार मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में पूछा जाता है। पहला है इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक का जोड़ा, और दूसरा है थॉमस रो और जहांगीर का जोड़ा। इन्हें किसी भी हाल में भूलना नहीं चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। इन यात्रियों ने आकर जिन राजाओं से मुलाकात की, उन राजाओं की शख्सियत उनके टाइटल्स यानी उपाधियों से झलकती थी। और यही हमारा पांचवां विषय है, महत्वपूर्ण उपाधियां और उनकी नीतियां। बिल्कुल। जैसे कि सुल्तान और बादशाह के बीच का फर्क। सुनने में दोनों का अर्थ राजा ही लगता है, लेकिन क्या इनके सियासी मायने अलग थे? बहुत बड़ा फर्क था सियासी मायनों में। सुल्तानत काल के शासकों ने खुद को सुल्तान बुलवाया। सिद्धांत रूप से एक सुल्तान इस्लामिक दुनिया के कैलिफ या खलीफा का सबॉर्डिनेट या प्रतिनिधि होता था। तो मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं थे थ्योरी में? थ्योरी में नहीं थे, लेकिन जब बाबर भारत आए तो उन्होंने पुरानी व्यवस्था को तोड़ते हुए बादशाह या पातशाह की उपाधि अपनाई। बादशाह का मतलब होता है एक पूरी तरह से स्वतंत्र और सर्वोच्च शासक, जो किसी खलीफा को जवाबदेह नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक शिफ्ट था। ये दबदबा सिर्फ शब्दों में नहीं, पॉलिसीज में भी दिखता था। अकबर का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने एक नया आध्यात्मिक ऑर्डर बनाया जिसे दीन इलाही कहा गया। लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? एक नया धर्म बनाने की। अकबर को समझ आ गया था कि इतने विविध धर्मों वाले देश पर सिर्फ ताकत के बल पर राज नहीं किया जा सकता। दीन इलाही सभी धर्मों की अच्छाइयों का एक संचा था, जिसका उद्देश्य लोगों को एम्परर के प्रति वफादार बनाना था। यूनिटी लाने के लिए? हाँ, और इसी सोच से निकली उनकी दूसरी नीति, सुलह कुल,
इसका अर्थ है सार्वभौमिक शांति या यूनिवर्सल पीस। ये उस दौर में एक तरह का सेक्युलरिज्म था, जहां सभी धर्मों को दरबार में बराबरी का दर्जा दिया गया। लेकिन सभी शासक इतने उदार नहीं थे। अगर हम सुल्तानत कल के बलबन को देखें तो उसने खुद को जिल्ले इलाही की उपाधि दी थी। इसका अर्थ होता है ईश्वर की परछाई या शैडो ऑफ गॉड। बलबन को इतने भारी भरकम टाइटल की जरूरत क्यों पड़ी? बलबन उस चहलगानी समूह का हिस्सा रह चुका था जिसका जिक्र हमने पहले किया था। वो जानता था कि ये 40 अमीर किसी भी सुल्तान को औकात में नहीं समझते। ओह, इसीलिए उसने पावर असर्ट की। बिल्कुल। जब बलबन खुद गद्दी पर बैठा तो उसे इन अमीरों को क्रश करना था। उसे दिखाना था कि वो उन जैसा नहीं है, बल्कि सीधे भगवान का प्रतिनिधि है। इसलिए जिल्ले इलाही टाइटल लिया। और इसके साथ उसने कुछ कड़े नियम भी बनाए थे दरबार में। हाँ, उसने सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना और पैबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना जैसी प्रथाएं शुरू की, ताकि बाकी सब उसके आगे झुके रहें। क्या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था ये। और दिलचस्प बात यह है कि पावर दरबार की चार दीवारी में ही नहीं थी, हरम में भी थी। मुगल रानियों के टाइटल्स भी काफी पावरफुल थे। मुगल दरबार में पतशाह बेगम का टाइटल होना एक बहुत बड़ी बात थी। सही कहा। पतशाह बेगम किसी भी आम रानी का टाइटल नहीं था। ये दरबार की सबसे वरिष्ठ और ताकतवर मुगल रानी को दिया जाता था। इस टाइटल वाली महिला के पास आधिकारिक मोहरें यानी सील्स होती थीं और राजकाज के फैसलों में उनकी राय बहुत मायने रखती थी। तो एग्जाम के नजरिए से यहाँ क्या ध्यान रखना है? परीक्षार्थियों को इन कॉन्सेप्ट्स को मिलाना आना चाहिए। अकबर के साथ दीन इलाही और बलबन के साथ जिल्ले इलाही, ये क्लियर मैचिंग आनी चाहिए। इन तारीखों को हम किसी रटने वाली लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक टाइमलाइन की तरह समझेंगे। टाइमलाइन से याद रखना सबसे आसान होता है। तो शुरुआत करते हैं साल 1206 से। 1206 ये साल इतना अहम क्यों है? 1206 वो साल है जहां से दिल्ली सल्तनत की औपचारिक शुरुआत होती है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण तारीख आती है 1296। 1296। ये अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था। हाँ। ये वो साल है जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा और उसने साम्राज्य का दक्षिण की तरफ बेहतरीन विस्तार शुरू किया। फिर आता है 1320। 1320? यहां से तुगलक वंश का आरंभ होता है और एडमिनिस्ट्रेशन में नए प्रयोग शुरू होते हैं। इसके बाद का जो समय है वो सीड है, एक ऐसे मैदान से जुड़ा है जिसे भारत का नसीब तय करने वाला मैदान कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्धों की। पहला युद्ध हुआ 1526 में 1526, और इस पहले युद्ध ने बाबर को जीत दिलाई, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। सुल्तनत खत्म हुई। इसके बाद 1556 में 1556 दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, जिसने अकबर को शुरुआती दुश्मनों से बचाया। बिल्कुल, इसने अकबर को अपने शुरुआती दौर में मजबूत किया और मुगल काल को स्थिरता दी। और फिर तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ, 1761, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच था। इस युद्ध ने तो काफी कुछ बदल दिया था। सही कहा। इस तीसरे युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय किया कि कौन राज नहीं करेगा, और वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रास्ते खुलने लगे हैं। ये युद्ध तो टर्निंग पॉइंट्स हैं ही, पर 2 महत्वपूर्ण शासकों की मृत्यु की तारीखें भी पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल देती हैं। 1605 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। इस साल तक मुगल साम्राज्य अपनी स्टेबिलिटी के चरम पर था, लेकिन 1707 1707 इतना बड़ा टिपिंग पॉइंट क्यों माना जाता है? क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब ने साम्राज्य को इतना बड़ा कर लिया था कि उसे संभालना नामुमकिन हो गया था। उसके मरते ही मुगल एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गया। रीजनल ताकतें उभरने लगी। एक पतन का दौर शुरू हो गया था। और इस पतन पर आखिरी कील ठोकी 1739 में नादिर शाह ने। नादिर शाह का आक्रमण, ये वो वक्त था जब दिल्ली में भारी लूटपाट हुई और मशहूर मयूर सिंहासन या पीकॉक थ्रोन लूट लिया गया। एक तरह से मुगल सम्मान की धज्जियां उड़ गई थीं। बिल्कुल। तो क्रम बनता है 1206 में सल्तनत शुरू, 1526 में मुगल आए, 1707 में मुगलों का पतन शुरू और 1739 में पूरी तरह से लाचार हो गए। ये तारीखें अपने आप में एक पूरी कहानी कहती हैं। और ये कहानियां जिन जगहों पर घटी वही हमारा 7वां विषय है, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। हमने अभी पानीपत का जिक्र किया। पानीपत का भूगोलिक महत्व ऐसी किसी भी दूसरी जगह से अलग है। ऐसा क्यों?
हर युद्ध पानीपत में ही क्यों होता था? खैबर पास से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए पानीपत वो आखिरी बड़ा समतल मैदान था जहां दिल्ली पर कब्जा करने से पहले एक बड़ी फौज के साथ युद्ध लड़ा जा सकता था। इसलिए हर बड़ा आक्रमण यहीं टकराकर डिसाइसिव बैटल में बदल जाता था। पानीपत के बाद एक और जगह जो इतिहास और स्थापत्य दोनों के लिए अमर है, वो है फतेहपुर सीकरी। अकबर ने इस शहर को बनवाया जरूर, पर शायद पानी की कमी के कारण ये लंबे समय तक राजधानी नहीं रह सका। थी वहां। उसके बाद बात आती है आगरा और दिल्ली की। आगरा बहुत लंबे समय तक मुगलों का पावर सेंटर रहा। ताजमहल और आगरा फोर्ट उस दौर की खुशहाली के प्रतीक हैं। और दिल्ली? लेकिन दिल्ली का अट्रैक्शन कभी खत्म नहीं हुआ। चाहे सुल्तानती काल हो या बाद के मुगल शासक, दिल्ली हमेशा सेंट्रल अथॉरिटी का प्रतीक बनी रही। वहीं अगर हम धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को देखें तो अजमेर का नाम बेहद जरूरी है। अजमेर खासकर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। और इसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी था। हाँ, शासकों के लिए ऐसी दरगाहों पर जाना और उनका समर्थन पाना आम जनता में अपनी लेजिटिमेसी साबित करने का एक बहुत बड़ा जरिया होता था। पर इन जगहों की बातों के बीच दौलताबाद की कहानी सबसे अजीब है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से यहाँ शिफ्ट करने का फैसला लिया था, जो एक विशाल डिजास्टर साबित हुआ। सोचिए, एक शासक अचानक आदेश देता है कि पूरी राजधानी, हर एक नागरिक अपना सब कुछ छोड़कर लगभग 1500 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ दौलताबाद शिफ्ट हो जाए। ऐसा फैसला लेने के पीछे लॉजिक क्या था उसका? तुगलक का प्लान दक्षिण भारत को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना था, जो स्ट्रेटेजिकली गलत नहीं था, पर बिना लॉजिस्टिकल प्लानिंग के गर्मी में लोगों को पैदल चलाना एक भयानक भूल थी। बाद में उसे अपनी राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। ये जगह उसकी एक महान पर नाकामयाब योजना की गवाह है। तो आज के इस गहरे अध्ययन में हमने सिस्टम, लोगों, तारीखों और जगहों की एक जोरदार यात्रा की। अब वक्त है इस पूरे अध्याय के आखिरी विषय का, समरी एंड एग्जाम पॉइंटर्स। एक रैपिड फायर रिकैप करते हैं ताकि ये सारी महत्वपूर्ण बातें दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएं। मैं शब्द बोलूंगी, आप अर्थ बताएंगे। शुरू करें? बिल्कुल तैयार। एकता। सुल्तानत काल में नकद वेतन की जगह जमीन के टुकड़े का आवंटन। मनसब और उसके हिस्से, जात और सवार। मनसब एक मुगल आधिकारिक रैंक है। जात मतलब व्यक्ति का जॉब टाइटल या औकात, और सवार मतलब उसे कितनी सेना या कैवलरी मेंटेन करनी है। अलाउद्दीन खिलजी का दाग सिस्टम। सेना में करप्शन रोकने के लिए घोड़ों की ब्रांडिंग या उन पर आधिकारिक थप्पा लगाना। विदेशी यात्री इब्ने बतूता और सर थॉमस रो। इब्ने बतूता का मिलन होगा मोहम्मद बिन तुगलक के साथ और सर थॉमस रो का मिलन होगा जहांगीर के साथ। नीतियां दीन इलाही और जिल्ले इलाही। दीन इलाही अकबर का बनाया हुआ नया आध्यात्मिक धर्म था और जिल्ले इलाही बालबन की उपाधि थी, जिसका मतलब है ईश्वर की परछाई, ताकि वो अमीरों को डरा सके। और आखिर में मुख्य तारीखें 1526, 1707 और 1739। 1526 मतलब पानीपत का पहला युद्ध, जहां बाबर की जीत हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत। और 1739 में नादिर शाह का हमला, जिसने दिल्ली को पूरी तरह तबाह कर दिया। बेहतरीन। यही तथ्य बिल्कुल इसी क्लियर फॉर्मेट में परीक्षाओं में बार बार आते हैं। जो परीक्षार्थी इन डायरेक्ट मैचिंग्स को ठीक से समझ लेता है, वो इन सवालों के आगे किसी दूसरे उम्मीदवार के मुकाबले ज्यादा तेजी और कॉन्फिडेंस से सही जवाब पर पहुंच सकता है। आराम से 2 से 4 मार्क्स यहाँ पक्के हो जाते हैं। ये क्लैरिटी ही इस पूरे सेशन का सबसे बड़ा टेक अवे है। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं चाहूंगी कि हम सब एक बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली दिशा की ओर अपना ध्यान ले जाएं। कैसी दिशा? हमने आज जिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की, जैसे कोतवाल जो शहर संभालता था, फौजदार जो लॉ एंड ऑर्डर देखता था, या सूबा सिस्टम जहां सूबेवार एक पूरे प्रांत का मालिक होता था, तो आपका कहना है कि क्या हम आज तक उसी व्यवस्था के साए में नहीं जी रहे हैं? बिल्कुल। अगर ध्यान से देखें तो समझ आता है कि अंग्रेजों ने भी आकर इस बेस स्ट्रक्चर को नहीं बदला। उन्होंने बस इसमें इंग्लिश नाम जोड़ दिए। सूबा बन गया प्रोविंस या स्टेट, सूबेदार बन गया गवर्नर, फौजदार का काम लेने लगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एसपी, और कोतवाल बन गया सिटी पुलिस कमिश्नर। ये वाकई में एक फैसिनेटिंग थॉट है। सोचने वाली बात यह है कि आज का हमारा मॉडर्न आधुनिक स्टेट, जिस पर हमें इतना गर्व है, जहां डेमोक्रेटिक लेबल्स लगे हैं, क्या वो जाने अनजाने में बिल्कुल वही पुराना सल्तनत और मुगल ढांचा इस्तेमाल कर रहा है? वो जमीन नापने से लेकर टैक्स जमा करने का तरीका, पावर को सेंटर से स्टेट्स में बांटने की सोच,
कहीं ना कहीं उसी मध्यकालीन दिमाग की ही देन है। इसका मतलब इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आज के हमारे थाने, तहसील और मंत्रालयों की ईंटों में भी जिंदा है। इसी सोच विचार के साथ इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। पढ़ने के और नई चीजें सीखने के इस सफर में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।